लोगो टोमाटोमटियल एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 361 शिक्षक यान प्रॉप्स के साथ भगवान। उफ, शुक्र है मैं तेज भागी, वरना तो मेरा काम तमाम हो जाता। यान शियाओ ने सिर हिलाया और दूसरा पोकेबॉल निकाला। पिज़ियोट, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। दूसरी तरफ शियाओसोंग ने भी अबोमसनो को वापस बुलाया। फ्रॉस्टलेस, बर्फ में नाचो। एक नीले और सफेद रंग का मानवाकार पोकेमोन जो कि मोनो पहने लड़की जैसा दिखता था और एक शानदार चांदी भूरे रंग का पक्षी मैदान पर एक साथ प्रकट हुए। बर्फीले तूफान में उसकी आकृति प्रकट होती और गायब हो जाती थी, मानो किसी रहस्यमय कहानी की बर्फीली स्त्री हो। फ्रॉस्टलेस लेवल 158 एडवांस जिम लीडर। क्षमता स्नोक्रोक। बर्फीले मौसम में उपयोगकर्ता का रूप छिप जाता है और बचाव क्षमता काफी बढ़ जाती है। यान शियाओ ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, बर्फ की टीम, वाह, ये तो काफी दुर्लभ है। हे, आखिरकार प्रतिद्वंदी आप हैं टीचर यान, इसलिए मुझे अपना तुरुप का पत्ता निकालना ही होगा। शियाओसोंग ने गंभीर आंखों से कहा, फ्रॉस्टलेस, बर्फीला तूफान चलाओ। गड़गड़ाहट। मैदान में एक जोरदार बर्फीला तूफान गूंज उठा और सुंदर बर्फ के टुकड़े तेज धार वाले ब्लेड में बदल गए जो हवा में पिज़ियोट की ओर बढ़ रहे थे। यान शियाओ ने फ्रॉस्टलेस के सामने लाइफ ऑर्ब को चमकते और गायब होते देखा। उसके होठों पर मुस्कान थी। दिलचस्प। पिज़ियोट, इसे दबाने के लिए बर्फीला तूफान चलाओ। पिज़ियोट। चील की तेज आवाज के साथ पिज़ियोट के शरीर से एक उड़ने वाला रत्न निकला और घनी उड़ने वाली ऊर्जा में बदल गया। अगले ही पल डोजो में एक तेज हवा चली और कांच के दरवाजे खुल गए। पिज़ियोट के पंखों के हर फड़फड़ाने के साथ ही हवा के तेज झोंके आपस में टकराने लगे और विशाल हवा के ब्लेड में तब्दील होकर बाहर की ओर फैल गए। बूम। बर्फीला तूफान हवा में ही आंधी से टकराया, लेकिन आंधी की शक्ति के आगे बर्फीला तूफान बिल्कुल भी टिक नहीं पाया और दब गया। जियाओसोंग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, फ्रॉस्टलेस, शैडो क्लोन। जज। फ्रॉस्टलेस से शैडो क्लोन अलग हो गए, लेकिन तेज हवा के झोंके से वे तुरंत गायब हो गए। बर्फ और हवा में छिपा हुआ उसका मुख्य शरीर तेजी से इधर उधर भागा और तूफान की बची हुई ताकत से बाल बाल बचा। वूश। इससे पहले कि जियाओसोंग राहत की सांस ले पाता, एक चांदी भूरे रंग की आकृति बिजली की गति से वहां पहुंच गई। यान जियाओ, हीट वेव का इस्तेमाल करो। अपनी लाइटवेट क्षमता सक्रिय होने के साथ ही पिज़ियोट की गति एलीट 4 स्तर की सबसे तेज थी। जिम लीडर स्तर की फ्रॉस्टलेस के लिए इतनी नजदीक से आई हीट वेव का सामना करना नामुमकिन था। बूम। झुलसा देने वाली हवा ने फ्रॉस्टलेस को दूर फेंक दिया, जिससे वह एक छोटे से बर्फ के टीले पर जोर से जा गिरी और उसमें धंस गई। उसकी ताकत अब कम होती जा रही थी। निस्संदेह ऑरोरा वेल की सुरक्षा के बिना इस भीषण गर्मी के कारण वह मौके पर ही लड़ने में असमर्थ हो जाती। फ्रॉस्टलेस, डेस्टिनी बॉन्डर का इस्तेमाल करो। शियाओसोंग की आवाज में थोड़ी घबराहट थी। हालांकि उसके सामने यान शियाओ ने पहले ही अपने पिज़ियोट को वापस बुला लिया था। समय से पहले प्रकट हुआ डेस्टिनी बॉन्डर अब बेअसर हो गया था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। यान शियाओ के चेहरे पर स्पष्ट मुस्कान देखकर शियाओसोंग ने अपने हाथों को कमर पर रखकर कहा, शिक्षक यान, आप नियमों का पालन नहीं करते। हाँ, फ्रॉस्टलेस को पिज़ियोट से लड़ने देना बहुत बड़ा नुकसान होगा। यान शियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, उनके शब्दों में दृढ़ आत्मविश्वास झलक रहा था। भूत प्रकार के विरोधियों के प्रति सतर्क रहना उनकी आदत बन चुकी थी। लाइव स्ट्रीम। शिक्षक यान की दैनिक दिनचर्या, डेस्टिनी बॉन्डर को उकसाना। सचमुच, अपनी शुरुआत से लेकर अब तक टीचर यान को किसी भी प्रतिद्वंदी के डेस्टिनी बॉन्डर से कभी हार नहीं मिली। ये तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। रुको, क्या तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया? एक फ्रॉस्टलेस जिसके पास लाइफ ऑर्ब है, बर्फ में बर्फीला तूफान, उसे पिज़ियोट के हरिकेन ने नाकाम कर दिया। क्या ऊपर वाला यहाँ नया है? टीचर यान का पिज़ियोट, जो एक जिम लीडर है, एलीट 4 के सदस्य को हरा सकता है। आजकल भले ही एलीट 4 का सदस्य चैंपियन पर पूरी तरह हावी न हो, लेकिन जिम लीडर फ्रॉस्टलेस को हराना किसी बेटे को हराने जैसा है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लड़ाई अखाड़े में जारी रही। यान शियाओ ने एक और चिपकली भेजी, जबकि शियाओसोंग ने उसकी जगह लंबे दांतों वाला भूरे फर से ढका और एक छोटी पहाड़ी जितना बड़ा मेमोस्वाइन उतारा। मेमोस्वाइन लेवल 59 एडवांस जिम लीडर। ये थिक फैट एबिलिटी है ना? यान शियाओ ने बर्फीले तूफान में साफ दिखाई दे रहे मेमोस्वाइन को घूरते हुए कहा। मेमोस्वाइन प्रजाति में 3 क्षमताएं होती हैं, ओब्लिवियन, इंटिमिडेट, फैट गेज और टॉन्ट से प्रतिरक्षा, स्नोक्रोक बर्फीली परिस्थितियों में सक्रिय, और थिक फैट एक ड्रीम एबिलिटी जो बर्फ और आग से होने वाले नुकसान का प्रतिरोध करती है। तुलनात्मक रूप से थिक फैट प्रभावी रूप से अग्नि प्रकार की कमजोरी की भरपाई करता है, जिससे ये जिम की लड़ाइयों के लिए अधिक उपयुक्त हो जाता है। शिक्षक यान से यही उम्मीद थी। ये ज्ञान वाकई प्रभावशाली है। शियाओसोंग ने सिर हिलाया। हमेशा की तरह मोटोश, गियर बदलो और करीब आओ। गियर बदलने और अपनी रीजनरेटिव क्षमता को सक्रिय करने के बाद मोटोश ऊर्जावान हो गया। उसके टायर तेजी से घूमने लगे और वह आगे बढ़ गया। पुराने हथकंडे काम नहीं करेंगे। मेमोस्वाइन, आइस शॉट का इस्तेमाल करो। शियाओसोंग ने एक मुक्का मारा। आइस शॉट, बर्फ प्रकार का शारीरिक हमला, शक्ति 40, संघनित बर्फ के टुकड़ों से तुरंत प्रतिद्वंदी पर हमला करता है। यह एक प्राथमिकता वाला हमला है। बैंग। आइस शॉट तुरंत लॉन्च हुआ और मोटोश के सिर पर जा लगा, जिससे उसके अगले पहिए जमीन से ऊपर उठ गए। अब भूकंप का प्रयोग करो। गरज। मेमोस्वाइन दहाड़ा और अपने दोनों अगले खुर जमीन पर पटके, जिससे बर्फ में दरार पड़ गई और एक शक्तिशाली मिट्टी पीली जमीन प्रकार की शॉकवेव निकली जो तेजी से मोटोलिजार्ड की ओर फैल गई। आइस शॉट के तुरंत प्रभाव का उपयोग करके प्रतिद्वंदी की लय को बिगाड़ने के बाद एक शक्तिशाली भूकंप का प्रयोग करते हुए शियाओसोंग के सरल लेकिन प्रभावी कॉम्बो ने उसके ठोस कौशल का प्रदर्शन किया। हे, यान शियाओ के होठों पर मुस्कान आ गई और उसकी मानसिक शक्ति फूट पड़ी, जिससे एक बंधन श्रृंखला बनी, मोटोलिजार्ड। बर्नआउट का प्रयोग करो। बर्नआउट 130 की शक्ति वाला एक शक्तिशाली अग्नि प्रकार का विशेष आक्रमण। यह उपयोगकर्ता के विशेष आक्रमण स्तर को 2 चरणों तक कम कर देता है। मोटोलिजार्ड के मुंह से आग का एक भयानक घूमता हुआ स्तंभ निकला जो अथाह गति से सीधे मेमोस्वाइन से टकराया। बूम। लपटों ने सब कुछ ढक लिया, जिसके बाद भूकंप आया। जमीन और अग्नि प्रकार की ऊर्जाओं के प्रभाव से बर्फ का मैदान चकनाचूर होकर पिघल गया और तेजी से टूटती बर्फ और उठते धुएं में बदल गया। काफी देर बाद धुआं छटा और जियाओसोंग ने यान जियाओ को वहां फिर से शांत खड़ा देखा। हालांकि उसके सामने के मैदान में मोटोस्टोक कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। जियाओसोंग हैरान रह गया। यह क्या? मेरे मोटोस्टोक के पास एक सुरक्षित थैला था, इसलिए तुम्हारे भूकंप ने मुझे नहीं मारा। यान जियाओ ने मुस्कुराते हुए समझाया। रेफ्यूज बैकपैक, एक बार इस्तेमाल होने वाली वस्तु जो उपयोगकर्ता के स्टैट्स कम होने पर तुरंत सक्रिय हो जाती है, उन्हें उनके पोकेबॉल में वापस भेज देती है और पीछे की पंक्ति में एक साथी खिलाड़ी की जगह ले लेती है। जियाओसोंग अचंभित रह गया और आश्चर्य से बोला, अरे, तो वो बेवजह ही जल गई। उसे गंभीर चोट तो नहीं आई, है ना? लेकिन ये पूरी तरह से पहुंच से बाहर होने का एहसास इतना निराशाजनक क्यों है? उसी क्षण बर्फबारी धीरे धीरे रुक गई और ऑरोरा गायब हो गया। जीत का पलड़ा यान शियाओ के पक्ष में झुकता हुआ प्रतीत हो रहा था।
लाइव स्ट्रीम एस्केप बैकपैक, ये चीज़ सच में काम करती है। मिल गया एस्केप बैकपैक, जोड़ रीजनरेशन जोड़ बर्नआउट। ये कॉम्बो एक तरह से स्वप्रबलित हमले जैसा है। हिट एंड रन और प्रतिस्थापन के कारण बर्नआउट के दुष्प्रभाव खत्म हो गए हैं। साथ ही स्टेमिना रिकवरी के लिए थोड़ा रीजनरेशन भी है। वाह, क्या टीचर यान सच में जीनियस हैं। तो लगता है एस्केप बटन का इस्तेमाल इस तरह भी किया जा सकता है। टीचर यान सच में एक टैक्टिकल जीनियस हैं। सामान ढोने के भगवान। मैं कोई रोने वाला और दिशाहीन व्यक्ति नहीं हूँ। अंडरवर्ल्ड सुविधा स्टोर से एस्केप बैकपैक खरीदने का लिंक। ऑर्डर दे दिया गया है, कृपया जल्दी भेजें स्वामी। ऑर्डर नहीं दिया गया है, शिपिंग का इंतजार है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। शाओ सोंग शिंजी प्रीवियस अध्याय 361 शिक्षक ज्ञान प्रॉप्स के साथ भगवान। नेक्स्ट सेटिंग्स टॉप बुक कैटलॉग ग्लॉसरी रिप्लेसमेंट बुकशेल्फ हिस्ट्री न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट डिस्कवर मोर मूवीज प्लेइंग कार्ड्स नॉवल एजेंट थ्रिलर बुक्स एल्व्स फेरीज फैंटेसी बुक्स हिस्ट्री इन्फिनिट लूप नॉवेल्स यानडरे कैरेक्टर बुक्स डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमोटोमटियल V0.1 यानामी अन्ना फैंकी रैंडम नॉवेल्स लोगो टोमोटोमटियल एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 362 षड्यंत्र। मेमोस्वाइन ने बचे हुए खाने में से कुछ ढूंढा और अपनी ऊर्जा फिर से भरने के लिए एक निवाला खाया। यान शियाओ ने पित्जियोट का पोके बॉल फिर से निकाला। पित्जियोट, मैं तुमसे एक बार फिर विनती कर रहा हूँ। पित्जियोट, शानदार पक्षी फिर से प्रकट हुआ जिससे अखाड़े में हवा का प्रवाह तेज हो गया। शियाओ सोंग ने पोके बॉल नहीं बदला बल्कि तुरंत हमला किया। मेमोस्वाइन, आइस शॉट का इस्तेमाल करो। टेलविन का इस्तेमाल करके बचो। उफ, मेमोस्वाइन दहाड़ा और पलक झपकते ही एक बर्फ का गोला फेंका, लेकिन पित्जियोट ने फुर्ती से एक चक्कर लगाकर उसे चकमा दिया। टेलविन सक्रिय हो गया जिससे उसकी चाल और भी तेज हो गई। शियाओ सोंग, तो फिर मेमोस्वाइन स्टील द रॉक का इस्तेमाल करो। यान शियाओ का चेहरा गंभीर हो गया और वह दहाड़ा, उसे मार गिराओ। हाइपर बीम का इस्तेमाल करो। क्या? बगल में खड़ी एली हैरान दिखी। बचे हुए खाने को ले जा रहे मेमोस्वाइन को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। ये शुरुआती हमला जिससे क्षणिक अचेतन अवस्था उत्पन्न हुई किसी अनुभवी नौसिखिए की याद दिलाता था। तेज धार वाले पत्थर अखाड़े में गायब हो गए। तभी पित्जियोट ने अचानक अपने पंख फड़फड़ाए और शुद्ध सफेद प्रकाश की एक किरण छोड़ी। हाइपर बीम 150 की शक्ति वाला एक सामान्य प्रकार का अंतिम हमला। इसके इस्तेमाल के बाद उपयोगकर्ता क्षणिक रूप से अचेत हो जाता है, हिलने डुलने या बाहर निकलने में असमर्थ। धमाका, मेमोस्वाइन पर जबरदस्त बल लगा और वह नियंत्रित होकर पीछे की ओर उड़ गया। उसका लगभग 300 किलोग्राम का शरीर जमीन पर गिर पड़ा जिससे पहले से ही टूटी हुई बर्फ और भी क्षतिग्रस्त हो गई। धूल छटने पर कुंडलित आंखों वाला मेमोस्वाइन फिर से सबके सामने आ गया। यह अली रुका, फिर प्रतिक्रिया दी और फैसला सुनाया, मैजिकार्प लड़ाई के लिए तैयार नहीं है। जिम लीडर, कृपया पोकेमोन बदलें। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। शियासोंग अपनी हैरानी से बाहर निकली, मैजिकार्प को वापस बुलाया और उसके होठों पर मुस्कान खिल उठी। कितनी शक्तिशाली आभा है। शिक्षक यान वाकई एक शानदार प्रशिक्षक हैं। तो फिर मैं आपको अपनी असली कला दिखाऊंगी। ये कहते हुए उसने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म के कॉलर में हाथ डाला और क्रिस्टल जड़ा हुआ हार निकाला। लाल और सफेद गेंद आसमान में ऊंची उठी, बाहर से कठोर अंदर से गर्म। अबोमास्नो मेगा इवोल्यूशन की स्टोन से चकाचौंध भरी सुनहरी रोशनी निकली और आकाश से इंद्रधनुषी रोशनी नीचे उतरी जो घूमते हुए अबोमास्नो के शरीर में समा गई। एक नया पोकेमोन दहाड़ा और रोशनी के स्तंभ को चकनाचूर कर दिया। अबोमास्नो के पीछे से बर्फ के 4 नुकीले खंभे निकले, उसके बाल और लंबे हो गए और एक अद्भुत आभा पूरे मैदान में गूंज उठी। स्नोफॉल क्षमता सक्रिय हो गई और ठंडी हवा में भारी बर्फ के टुकड़े गिरने लगे जिससे सबकी दृष्टि धुंधली हो गई। मेगा इवॉल्व्ड अबोमास्नो का स्नोफॉल क्षमता पर नियंत्रण और भी बेहतर हो गया था। ब्लिज़र्ड का प्रयोग करो। हाइपर बीम से पित्जियोट के अचेत होने का फायदा उठाते हुए शियाओसोंग ने एक जोरदार मुक्का मारा। बर्फीला तूफान आया और पलक झपकते ही पित्जियोट को अपनी चपेट में ले लिया। काफी देर बाद बर्फीला तूफान थोड़ा शांत हुआ और यान शियाओ ने आकाश की ओर देखा। वहां आग की एक हल्की सी लौ धीरे धीरे भड़क रही थी। अली स्तब्ध रह गया। ये चीख, आकाश में बाज की तेज आवाज गूंजी और पित्जियोट के पंख फड़फड़ाते ही बर्फीला तूफान पूरी तरह थम गया। हीट वेव मूव की मदद से उसने इस बेहद शक्तिशाली बर्फीले तूफान का सीधा सामना कर लिया था। ठंडी हवा में उसका रूप थोड़ा अस्थिर था, फिर भी उसने सबको चौंका दिया। पित्जियोट, हाइपर बीम का इस्तेमाल करो। यान शियाओ ने बिना झिझक के आदेश दिया। शियाओसोंग घबरा गया। इसे मौका मत दो, आइस शॉट का इस्तेमाल करो। आमतौर पर कमजोर पित्जियोट के खिलाफ आइस शॉट निर्णायक वार होता, खासकर जब वह हाइपर बीम जैसा शक्तिशाली हमला कर रहा हो। पीछे हटना और बचना बेहद मुश्किल होता। लेकिन वूश, पित्जियोट ने हाइपर बीम चलाने की कोशिश भी नहीं की। उसने बस अपने पंख फैलाए, आइस शॉट से बचने के लिए घूम गया और हवा के सहारे उड़ता हुआ मानो किसी प्रेत की तरह अबोमास्नो के सामने प्रकट हो गया। उसके बाद झुलसा देने वाली हवा का एक झोंका आया। ये हाइपर बीम नहीं था, ये साफ तौर पर गर्मी का झोंका था। बूम, अबोमास्नो दर्द से चिल्ला उठा। अबोमास्नो की अपनी ताकत से 4 गुना ज्यादा तेज लू भी उसके लिए असहनीय थी। शियाओसोंग, धिक्कार है। अबोमास्नो, हिम्मत जुटाओ, इसे रोको। धड़ाम, लू के बीच अबोमास्नो ने आंखें खोलने के लिए संघर्ष किया और उसकी पीठ से बर्फ के नुकीले टुकड़े निकले जिनसे बर्फ के टुकड़ों की बौछार होने लगी। गर्मी से बर्फ के टुकड़े थोड़े पिघल गए, लेकिन फिर भी पित्जियोट को लग गए जिससे वह उड़कर जमीन पर जोर से गिर पड़ा। पित्जियोट, एक दुख भरी चीख के साथ पित्जियोट ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। पित्जियोट लड़ने में असमर्थ है। चुनौती देने वाले, कृपया अपना पोकेमोन बदलें। धड़ाम, शियाओसोंग के खुश होने से पहले ही अबोमास्नो भी एक घुटने पर बैठ गया। उसकी ताकत साफ तौर पर खत्म हो चुकी थी। लाइव स्ट्रीम, शियाओसोंग घबरा गया। शिक्षक यान की आखिरी ऊर्जा के विस्फोट ने इस लहर को बर्बाद कर दिया। बहुत बड़ा नुकसान। अहम, ऊपर वाले ने तो तीखे शब्द बोल दिए। जैसा कि सब जानते हैं, लाइव स्ट्रीम में मौजूद हर कोई जीनियस है। डॉग उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वापस आओ अबोमास्नो। शियाओसोंग ने अपनी कुछ ताकत बचाकर एक पोके बॉल निकाली। फ्रॉस्टलेस, कृपया। भूमि, फ्रॉस्टलेस कमजोर होकर होंठते हुए फिर से प्रकट हुई। मोटलिजार्ड, मैं तुम्हें चुनता हूँ। यान शियाओ ने एक और मोटलिजार्ड भेजा। रीजनरेटर का कुछ बार इस्तेमाल करने के बाद भी मोटलिजार्ड में अभी भी काफी ताकत बची थी, जो कमजोर फ्रॉस्टलेस को संभालने के लिए काफी थी। मोटलिजार्ड, बर्नआउट। यान शियाओ ने अपना अंतिम हमला किया। मोटोलिस्मन ने बिना किसी हिचकिचाहट के आदेश का पालन किया। आग का एक घना घुमावदार स्तंभ शियाओसोंग की ओर तेजी से बढ़ा जिससे उसका चेहरा लाल हो गया।
उसकी आंखों में संघर्ष की झलक दिखी, लेकिन अंत में उसने मुट्ठी भींच ली। फ्रॉस्टलेस ऑरोरा वेल का इस्तेमाल करके प्रतिरोध करो। उसका आदेश सुनकर यान शियाओ मुस्कुराया। गड़गड़ाहट। फ्रॉस्टलेस ने अपनी आस्तीनें खोली और ऑरोरा प्रकाश नीचे गिरने लगा। विस्फोटित लपटें ऑरोरा वेल से टकराईं। तीव्र गर्मी के कारण वह तुरंत बेहोश हो गई। लपटें शांत हुई और फ्रॉस्टलेस जमीन पर गिर पड़ी। फ्रॉस्टलेस लड़ने में असमर्थ है, कृपया अपना पोकेमोन बदलें, जिम लीडर। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। शियासोंग ने अपने होंठ से कुरे मोटोलिसमैन को याद करते हुए बोली, माफ करना फ्रॉस्टलेस, आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। उसने यान शियाओ की ओर देखा। शिक्षक यान, आप बहुत सख्त हैं। हे, यान शियाओ मुस्कुराया और मोटोलिसमैन को याद करते हुए उसकी प्रशंसा स्वीकार की। सब कुछ जलाकर राख कर देने की यह रणनीति पूरी तरह से जायज़ और खुली रणनीति है। ये सब शियासोंग के फैसले पर निर्भर करता है। उसकी लगभग सारी शक्ति समाप्त हो चुकी है। चाहे वह हमले झेले, बचाव करे या ऑरोरा वेल का इस्तेमाल करे, उसके पास लड़ने की क्षमता खोने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। डेस्टिनी बॉन्ड चुनने से वह मोटोस्क्विटो से मुकाबला कर पाएगी। हालांकि इससे शियासोंग की बैकलाइन में मौजूद बोमास्क्विटो, जो एक धीमी गति से चलने वाला बुर्ज है, रणनीतिक रूप से बेकार हो जाएगा। आखिरकार मेगा इवॉल्व्ड बोमास्क्विटो की स्पीड सिर्फ 30 है, जिससे वह लगभग चकमा देने में असमर्थ है। ऑरोरा वेल की सुरक्षा के बिना उसे हमला करने का दूसरा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए काफी सोच विचार के बाद शियासोंग ने ऑरोरा वेल को सक्रिय करने का फैसला किया और अपनी बैकलाइन की दोनों यूनिट्स पर दांव लगाया। और यान शियाओ ने इसे भांप लिया और आसानी से 1 पॉइंट हासिल कर लिया, जिससे स्कोर 2-1 हो गया। मोटोस्क्विटो, लोरेना, शियासोंग, कृपया समर्थन करें, धन्यवाद। प्रीवियस अध्याय 362 षड्यंत्र। नेक्स्ट सेटिंग्स। टॉप बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, हिस्ट्री, फैंकी रैंडम नॉवेल्स, मूवीज, ऑडियो बुक सब्सक्रिप्शन सर्विस, ई-स्पोर्ट्स नॉवल मर्चेंडाइज, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमोटोमटियल V0.81, यानामी एनालोगो, टोमोटोमटियल, एवटा, गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 363 ग्लेशियर बैज। वीविल, बर्फ पर नाचो। शियाओसोंग ने अपना आखिरी पोकेबॉल फेंका और बर्फ पर एक लाल और काला पोकेमोन प्रकट हुआ। उसकी कलगी, स्कार्फ और पूंछ चमकीले लाल रंग की थी। उसके पंजे और उंगलियां नुकीले सफेद नाखूनों से बनी थी और उसका चेहरा कुछ हद तक खूंखार था। वीविल लेवल 59 एडवांस जिम लीडर। यान शियाओ ने एक पोकेबॉल फेंका और साथ तुम्हारी बारी। काकी, मजबूत उर्सारिंग बर्फ पर प्रकट हुआ। उसके शक्तिशाली शरीर ने बर्फ की दरारों को चीर दिया। उसकी एलीट 4 लेवल की आभा ने वीविल के खूंखार चेहरे को भी क्षीण कर दिया। सच में हर कोई टाइप डिसएडवांटेज में है। शियाओसोंग ने आंख भरी, खुद को शक्तिहीन महसूस करते हुए। टाइप एडवांटेज होने के बावजूद उस पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो सामने वाला लड़का आसानी से उसके मन की बात पढ़ सकता हो, जिससे टाइप एडवांटेज होने के बावजूद भी वह हिचकिचा रही थी। लेकिन अनाड़ी उर्सारिंग के सामने वीविल का पलड़ा भारी है। जियाओसोंग ने मन ही मन बुदबुदाते हुए खुद को प्रोत्साहित किया और अपनी ऊर्जा वापस पाई। कौन जानता था कि जियाओसोंग इतनी आशावादी है। लड़ाई देख रही जियाओ कियान ने पलकें झपकाते हुए कहा। अली मुस्कुराए और सिर हिलाया। हाँ, वो हमेशा इतनी ऊर्जावान लगती है। लड़ाई फिर से शुरू हुई। जियाओसोंग ने मुट्ठी लहराते हुए आदेश दिया, वीविल, बर्फ का इस्तेमाल करके तेजी से आगे बढ़ो। स्नीजल। वीविल ने सिर हिलाया और बर्फ पर स्केटिंग करने वालों की तरह तेजी से फिसलने लगी। वीविल एक विशिष्ट गति प्रकार का पोकेमोन है, जिसकी गति और आक्रमण दोनों ही 120 तक पहुंचते हैं। मौसम, भूभाग और ऑरोरा वेल की मदद से इसमें उर्सारिंग से आमने सामने की लड़ाई करने की क्षमता पहले से ही मौजूद है। आइस शॉट का प्रयोग करो। स्नीजल। जैसे ही वीविल ने अपनी गति बढ़ाई, एक विशाल बर्फ का टुकड़ा उसकी ओर तेजी से आया। यान शियाओ ने पलक झपकाए। अगला, भूकंप का प्रयोग करो। काकी, उर्सारिंग दहाड़ा और साथ ही अपने अगले पंजे उठाकर बर्फ के टुकड़े को सीधे पकड़ लिया, आसानी से उसे रोककर अपने पैरों पर पटक दिया। बूम, बर्फ धीरे धीरे टूट गई। यहाँ तक कि पास में स्केटिंग कर रहे वीविल को भी चोट लगी, जिससे उसे नुकसान से बचने के लिए कूदना पड़ा। यान शियाओ ने इस अवसर का लाभ उठाया और आदेश दिया, बल कप का प्रयोग करो। उर्सारिंग की मांसपेशियां फूल गईं, उसका आक्रमण और रक्षा दोनों एक स्तर बढ़ गए। शियाओसोंग, चीख का प्रयोग करो। चीख एक तीव्र ध्वनि तरंग का उपयोग करके प्रतिद्वंद्वी को विचलित करता है, जिससे उसकी रक्षा 2 स्तर कम हो जाती है। चीख के प्रभाव में वीविल ने सफलतापूर्वक दूरी कम कर ली। शियाओसोंग, ड्रेन पंच का प्रयोग करो। लड़ाई प्रकार के आक्रमण डार्क आइस प्रकार के वीविल के विरुद्ध 4 गुना अधिक प्रभावी होते हैं। यदि यह ड्रेन पंच लगता है तो लड़ाई समाप्त। शियाओसोंग, स्लाइड का प्रयोग करो, बचो। वूश। वीविल ने कमर के बल स्लाइड टैकल किया। अम्ब्राउन के पैरों के बीच से निकल गया, उसके नुकीले पंजे चमक रहे थे। धड़ाम, ड्रेन पंच जमीन पर लगा, जिससे कई दरारें पड़ गईं। अब डार्क स्ट्राइक, स्नीजेल। सफेद रोशनी की एक चमक के साथ वीविल के पंजे अम्ब्राउन की गर्दन के पिछले हिस्से पर जोर से लगे। डार्क स्ट्राइक, डार्क टाइप का शारीरिक हमला, शक्ति 70, जिससे आसानी से गंभीर वार हो सकते हैं। काची, अम्ब्राउन दर्द से चिल्लाया और वीविल को मुक्का मारने के लिए मुड़ा। इस क्षण जियाओसोंग ने अपना तुरुप का पत्ता खोला। वीविल, मैलिशियस परसूट का प्रयोग करो। मैलिशियस परसूट, डार्क टाइप का शारीरिक हमला, शक्ति 60। थोड़े समय के भीतर प्रतिद्वंदी को क्षति पहुंचाने के बाद दोबारा प्रयोग करने पर इसकी शक्ति 2 गुनी हो जाती है। वीविल ने वही रणनीति फिर से अपनाई। उसका बायां पंजा अम्ब्राउन की भुजा के चारों ओर लिपटा और उसकी बगल के नीचे से निकल गया, जबकि उसका दायां पंजा पहले से ही गहरे भूरे रंग की रोशनी से घिरा हुआ था। धड़ाम, पंजा मांस में धंस गया। अम्ब्राउन की गर्दन पर एक और जोरदार प्रहार हुआ। ये देखकर जियाओसोंग के चेहरे पर आत्मविश्वास का भाव आ गया। कितना फुर्तीला है, लेकिन कितना अफसोस है। यान जियाओ की आवाज गूंजी, साथ ही उसकी जानी पहचानी मुस्कान भी। नॉक ऑफ का प्रयोग करो। काकी, अम्ब्राउन घूम गया, उसका पंजा सीधे वीविल के कंधे और गर्दन पर लगा। धड़ाम, एक नुकीला पंजा जमीन पर गिरा। नुकीला पंजा जब इसे इस्तेमाल किया जाता है तो हमले के महत्वपूर्ण अंगों पर लगने की संभावना बढ़ जाती है। उसी समय उर्सारिंग के शरीर से एक जलता हुआ गोला स्वतः ही निकला और वीविल ने उसे ले लिया। लेकिन उसका चेहरा तुरंत बदल गया। उसके पूरे शरीर में जलन फैल गई और आग भड़क उठी। उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। शियाओसोंग चौंक गया, फिर उसे समझ आया कि क्या हो रहा है। ये वीविल की क्षमता चोरी थी। जब उसके पास कोई वस्तु नहीं होती तो संपर्क हमले से हमला होने पर वह प्रतिद्वंद्वी की वस्तु चुरा लेता। लेकिन उर्सारिंग के पास एक जलता हुआ गोला था। वीविल, जो एक शारीरिक हमलावर है, जलने से बेकार हो गया। और लगातार जलने से होने वाला नुकसान इस नाजुक जीव के लिए बेहद हानिकारक था।
ये सोचकर जियाओ सोंग की शुरुआती बढ़त धराशायी हो गई। लड़ाई पूरी तरह खत्म हो गई और सुरिन के होश में आने के बाद जला हुआ वीविल लगभग बेबस हो गया और एक ही ब्रेन पंच से आसानी से ढेर हो गया। विकल्प के तौर पर आया बोमासनो को भी कोई मौका नहीं मिला और वह भी एक ही पंच से गिर गया। जिम लीडर के सभी पोकेमोन लड़ने में असमर्थ हैं, इसलिए ये जिम लड़ाई चैलेंजर यान जियाओ ने जीत ली है। लाइव स्ट्रीम। टीचर यान की लड़ाइयां सचमुच अप्रत्याशित होती हैं। एक पल उन पर हमला होता है, अगले ही पल वे बाजी पलट देते हैं। विरोधी की चोरी करने की क्षमता का इस्तेमाल करके बाजी पलटना बेरहमी है। क्या आप लोगों ने ध्यान दिया? पिट्जियोट, लिजार्ड और उर्सारिंग तीनों चोरी होने से अप्रभावित हैं। क्या टीचर यान ने इसकी पहले से योजना बनाई थी? अब जब आपने इसका जिक्र किया है तो ये सच है। ये क्या बकवास है? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। शाओ सोंग ने बर्फीले तूफान के राजा का बैज एक तरफ रख दिया और यान शाओ को बर्फ के पहाड़ के आकार का बैज देते हुए कहा, ये ग्लेशियर बैज तुम्हारी सफल चुनौती का प्रमाण है। मैं लिली ऑफ द वैली सम्मेलन में तुम्हारे प्रदर्शन का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। धन्यवाद। यान शाओ ने सिर हिलाकर बैज स्वीकार किया और संग्रह पेटी खोलकर बैज को अंदर रख दिया। सिन्नो क्षेत्र के 8 बैज और 5 स्वर्ण मोहरे प्रकाश में विभिन्न रंगों से जगमगा उठी, जिससे उसके दिल में गर्व की एक हल्की सी भावना जागृत हुई। क्लिक। कैमरे के शटर की आवाज सुनाई दी। यान शाओ चौंक गया और ऊपर देखा। शियाओ कियान ने कैमरा अपने सामने रखा और प्यारी सी मुस्कान के साथ पास आकर बोली, इस अवसर की याद में ली गई तस्वीर, आखिरकार तुम्हें सारे बैज मिल गए। तुम अपने लक्ष्य के और करीब पहुंच रही हो। यान शियाओ ने हाथ बढ़ाकर उसके बालों को सहलाते हुए कहा, यही तो हमारा लक्ष्य है। हाँ। चूंकि यान शियाओ भी लेक विजडम और स्नो पीक टेंपल जाना चाहता था और उसका अभी जाने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उसने हाल ही से इस बारे में बात की और कल उससे फिर से मुकाबला करने का फैसला किया। इस समय वह शियाओ कियान को उत्तर पूर्व में स्थित लेक विजडम की ओर ले जा रहा था। शियाओ सोंग ने कहा था कि वहां की जमी हुई झील और बर्फ के फूल बेहद खूबसूरत हैं। उसने सोचा कि वह शियाओ कियान के साथ जाकर उन्हें निहार सकता है। चलते चलते कभी कभी कीचड़ भरे पानी में धंसते हुए यान शियाओ ने सिस्टम पैनल भी खोला। डिंग। मुख्य क्वेस्ट सिनो जिम चैलेंजर ने स्नो पीक जिम के खिलाफ चुनौती सफलतापूर्वक पूरी की। टीएम, आइस स्पिन, ट्रिपल स्पिन और एवलॉन्च प्राप्त हुए। मास्टर पॉइंट्स 100। नया मुख्य क्वेस्ट जारी हुआ। ये तीनों मूव बर्फ प्रकार के फिजिकल अटैक हैं। आइस स्पिन टेरन इफेक्ट्स को बाधित कर सकता है और यान शियाओ ने इसे लिजार्ड को सिखाया ताकि उसकी कवरेज और उपयोगिता बढ़ सके। ट्रिपल स्लैश एक निरंतर हमला है जिसकी अधिकतम शक्ति 120 है, जो तेज गति से हमला करने वाले पोकेमोन के लिए उपयुक्त है और यह मिलोएटा को सिखाया गया था। एवलांच एक अनुवर्ती हमला है। हमले के बाद इसकी शक्ति दोगुनी हो जाती है, जो अधिकतम 120 तक पहुंच जाती है और यह कंसकान को सिखाया गया था। उशिरू परिवार। शाओ सोंग। सीनियर नेमो। प्रीवियस। अध्याय 363 ग्लेशियर बैज। नेक्स्ट। सेटिंग्स। टॉप। बुक। कैटलॉग। ग्लॉसरी। रिप्लेसमेंट। बुकशेल्फ। हिस्ट्री। न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट। डिस्कवर मोर। एल्व्स फेरीज फैंटेसी बुक्स। आइसबर्ग मिस्ट्री नॉवेल्स। फैंकी रैंडम नॉवेल्स। अकेडमिक जीनियस रिसोर्सेज। डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल V0.1। यानामी एनालोगो। टोमाटोमटियल। एवटा। गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 364 पौराणिक पत्थर की पट्टिका। इस जिम मुकाबले के बाद लिजार्ड का स्तर काफी बढ़ गया और वह 42वें स्तर पर पहुंच गया। उसकी मित्रता का स्तर भी अधिकतम हो गया और उसने उपयोगी चाल रिटर्न सीख ली। स्टेट पॉइंट्स आवंटित करने के बाद उसका कुल टैलेंट को 580 हो गया। पिट्जियोट 64वें स्तर पर पहुंच गया। उसका HP टैलेंट 20 बढ़ गया और उसका कुल टैलेंट को 680 हो गया। उस्टिल 66वें स्तर पर पहुंच गया। उसका ड्यूल रेजिस्टेंस टैलेंट 10 अंक बढ़ गया और उसका कुल टैलेंट को 710 हो गया। चूंकि मुख्य समूह एलीट 4 स्तर पर पहुंच गया है, इसलिए स्तर बढ़ने की गति धीमी हो गई है। हालांकि सिस्टम की मदद से अधिकांश कौशल में महारत हासिल कर ली गई है, जो लड़ाइयों के लिए पर्याप्त है। लेकिन अब यान शियाओ डाकराई के बढ़ते दबाव को लेकर अधिक चिंतित है। डाकराई के उद्देश्य को छोड़ दे तो 3 महीने बाद होने वाले लिली ऑफ द वैली सम्मेलन को ध्यान में रखते हुए यान शियाओ को लेवल 2 के दिग्गज खिलाड़ियों की एक टीम का सामना करना पड़ेगा, जो उसकी वर्तमान लेवलिंग गति के हिसाब से बहुत मुश्किल होगा। सिर हिलाते हुए यान शियाओ ने क्वेस्ट पैनल खोला। मुख्य क्वेस्ट लिली ऑफ द वैली सम्मेलन। आवश्यकता। सिनो लीग लिली ऑफ द वैली सम्मेलन में भाग लें और जीतें। पुरस्कार। घास हराओ, पौराणिक पत्थर की गोली 18 एट्रीब्यूट पत्थर की गोलियां एकत्र करना आवश्यक है। असफलता का दंड। सिस्टम अनबाइंडिंग। यान शियाओ एक नजर में ही रुक गया। क्या हुआ हनी? शियाओ कियान ने मुड़कर हैरानी से पूछा। कुछ नहीं, मुझे लगता है कि मैंने किसी नुकीली चीज पर पैर रख दिया। यान शियाओ ने अपना हाथ हिलाकर हैरानी को दबा लिया। यह पहली बार था जब उसे दंड के साथ कोई मिशन मिला था और वह दंड था सिस्टम से अलग होना। इसके अलावा पुरस्कार भी बेहद उदार थे। घास हरा गोला, ईश्वर स्तरीय वस्तु, आकाश की इच्छा का प्रतीक, एक शक्तिशाली गोला। इसे धारण करने वाला रेक्वाजा से टेलीपैथिक रूप से संवाद कर सकता है। पौराणिक पत्थर की थली, सुपर गॉड स्तरीय वस्तु, 18 विश्व तत्वों के सार को संघनित करने वाली परम पत्थर की थली। जब आर्सिस इसे धारण करता है तो वह स्वतंत्र रूप से गुणों को बदल सकता है और लाइट शॉट हमलों से निपटने पर यह स्वचालित रूप से प्रतिकार में बदल जाता है। 2 वस्तुएं, एक गोला जो उसे रेक्वाजा से जुड़ने की अनुमति देता है और दूसरी आर्सिस की अनन्य परम कलाकृति। सिर्फ एक लिली ऑफ द वैली टूर्नामेंट, इसमें इतनी अद्भुत चीजें कैसे मिल सकती हैं और इतना कठोर दंड। यान शियाओ ने मन ही मन सोचा। उसे आस में नाश का आभास हो रहा था। सिस्टम लिली ऑफ द वैली टूर्नामेंट, क्या ये डाको की वजह से है? सिस्टम से कई बार पुकारने पर भी कोई जवाब न मिलने पर उसके पास हार मानने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। हनी, लगता है वहां कोई है। शाओ कियान अचानक रुक गई और उसे याद दिलाया। यान शियाओ अपने ख्यालों से बाहर आया और आगे देखा। जंगल के अंत में पहाड़ों से घिरी बर्फ से ढकी एक शांत झील थी। उसके चारों ओर बर्फ से ढके चीड़ के पेड़ ऊंचे खड़े थे और साफ नीले आसमान के नीचे कभी कभार परियां बर्फ में खेलती हुई अपने बच्चे ने छोड़ती हुई नजर आ रही थी। लेकिन झील के पास चांदी की वर्दी पहने गैलेक्टिक टीम के सैनिकों का एक दल गश्त कर रहा था और पहरा दे रहा था। उनके हाथों में हथियार थे। प्रवेश द्वार पर पहरा था और एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, अंदर आना मना है। अगर कोई ध्यान से नहीं देखेगा तो उसे सच में वापस लौटना पड़ेगा। यान शियाओ ने अपनी आंखें सिकुड़ी। ऐसा लग रहा था कि चीड़ी को सचमुच बहुत जल्दी थी। उसने दिन दहाड़े ही एक ऑपरेशन शुरू कर दिया था। वह गैलेक्टिक बम के उत्पादन की प्रगति और उसके विस्फोट के समय के बारे में सोच रहा था। पत्नी, यही मेरा इंतजार करो, मैं जाकर देखता हूं और तुरंत वापस आता हूं।
ठीक है, जरूर। यान शियाओ ने शियाओ कियान के हाथ पर थपथपाया और पलक झपकते ही पास की झाड़ियों में गायब हो गई। झील के किनारे एक सुनसान कोने में पहुंचकर यान शियाओ ने अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करते हुए युक्षी से संपर्क करने की कोशिश की। भनभनाहट, एक हल्की सी गूंज सुनाई दी और युक्षी की चेतना यान शियाओ से जुड़ गई। यान शियाओ, तुम यहाँ हो। उक्सी, कृपया एजेल फॉर मेमरूटो को सूचित कर दो कि टीम गैलेक्टिक तीनों झीलों को नष्ट करने के लिए बमों का इस्तेमाल करेगी। मैं उन्हें रोकने की कोशिश करूंगी, लेकिन तुम भी एक साथ रहने की कोशिश करो ताकि एक एक करके मारे न जाओ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उक्सी एक पल के लिए रुकी और फिर बोली, तीनों झीलें सिन्हों की जीवन रेखा हैं, इन्हें खोया नहीं जा सकता। हम तीनों की सुरक्षा के लिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। यान शियाओ ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, लेकिन मैं समझ गया, लेकिन यहाँ के ये छोटे जीव अपनी जिंदगी के लिए लेक विजडम पर निर्भर हैं। मैं इन्हें यूं ही नहीं छोड़ सकता। ये सुनकर यान शियाओ ने बर्फ के मैदान पर चारों ओर देखा। साइडिक, स्नेजर, बिकिनी बॉटम, जिनिक्स और कई अन्य जंगली पोकेमोन या तो अपने घोंसलों में छिपे थे, बर्फ के मैदान पर भोजन की तलाश कर रहे थे या अपने साथियों के साथ खेल रहे थे। अगर गैलेक्टिक बम फट गया तो यहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो जाएगा और लेक विजडम बिना पानी के जीवन के उद्गम स्थल के रूप में अपनी भूमिका खो देगी। मैं समझ गया। आहरते हुए यान शियाओ ने सिर हिलाया, उसका चेहरा गंभीर हो गया। रेडसन के अतीत के बारे में जानने के बाद वह भावनात्मक रूप से उससे टकराव नहीं करना चाहता था, लेकिन अगर दूसरी पार्टी सचमुच इस दुनिया को नष्ट करना चाहती थी तो उसके पास कड़ा प्रहार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यान शियाओ ने कई पोके बॉल फेंके। शियाओ है, मेलोइडा, अपनी मानसिक शक्तियों का उपयोग करके पूरे क्षेत्र को घेर लो। ये सुनिश्चित करो कि टीम गैलेक्टिक का कोई भी सदस्य बच ना पाए। जोरॉक, लोपुनी, सिल्वाली और लिजार्ड, तुम जंगल में खोजो और उन्हें एक एक करके मार गिराओ। पिज्जियूट और ब्रेवेरी, तुम दोनों हवा में रहो और सुरक्षा सुनिश्चित करो। बाकी सब मुझसे सीधे मुकाबला करो। संक्षेप में आदेश देने के बाद यान शियाओ स्लेकिंग और सारिंग, ओलिवियर, ब्लिसी, ईवे और अन्य पोकेमोन को जंगल से बाहर ले आया, जिससे वे टीम गैलेक्टिक की नजर में आ गए। सावधान, कोई पोकेमोन लेकर आ रहा है। सब लोग युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ओह! इससे पहले कि वह युद्ध शब्द बोल पाता, खरगोश के कान वाले बेनेडिक्ट ने उसे लात मारकर बेहोश कर दिया। फिर कुछ और ब्लिंक डैगर से उसने आसपास के सभी साथियों को एक एक करके ढेर कर दिया। थोड़ी ही दूर पर जोरो भी प्रकट हुआ और कई बेहोश साथियों को फेंक दिया। यान शियाओ को सिर हिलाकर इशारा किया कि आसपास टीम गैलेक्टिक का कोई और सदस्य नहीं है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। यान शियाओ के होंठ फड़फड़ाए। यह एक अति प्रतिक्रिया लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि यह सिर्फ एक जासूसी दल था। रेडसन का असली अभियान अभी शुरू भी नहीं हुआ था। डॉट 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 रिपोर्ट, टीम गैलेक्टिक का एक संदेशवाहक घबराकर दफ्तर में घुस आया। रेडसन ने बिना सिर घुमाए कहा, क्या बात है? रिपोर्ट कर रहा हूं बॉस, हमें अभी अभी खबर मिली है कि लेक विजडम के पास स्थित बेस को ध्वस्त कर दिया गया है और सभी सदस्यों को ऑफिसर जेनी अपने साथ ले गई हैं। क्या आपको पता है कि यह किसने किया? मुझे नहीं पता। दुश्मन बहुत तेज थे, ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने पल भर में सबको अपने कब्जे में ले लिया हो। बेस की निगरानी में तो स्थिति का कुछ भी पता नहीं चल पाया। समझ गया, अभी और कर्मियों को भेजने की जरूरत नहीं है। होक्सिंग को जल्दी वहां भेजो। जी। संदेशवाहक चला गया। चीली ने मेज पर अपनी उंगलियां थपथपाई। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी और उसने दो शब्द कहे, यान शियाओ। डॉट 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 डॉट। दूसरी तरफ वाइज लेक के पास यान शियाओ और शियाओ कियान दूसरे पोकेमोन के साथ इग्लू बना रहे थे। क्योंकि उन्हें पक्का नहीं था कि टीम गैलेक्टिक दोबारा आएगी या नहीं, इसलिए उन्होंने वहीं रुकने का फैसला किया। शियाओ कियान के साथ हर दिन झील और बर्फ के मैदान का नजारा देखना एक सुखद अनुभव था। नूह, भालू जैसे पोकेमोन ने दूर से बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा उठाया और जोरदार धमाके के साथ जमीन पर पटक दिया। बहुत खुश, अगेकाचिट ने अपने अधब के आइस बीम और स्लेकिंग के आइस पंच का इस्तेमाल करते हुए लगातार इग्लू को आकार दिया। दीवारों को चिकना रखने के लिए फायर पंच से कुछ छोटे छोटे हिस्सों को पिघलाया गया। अंत में यान शियाओ और शियाओ कियान ने जमा किए गए हिस्से को इंसुलेशन की एक परत से ढक दिया। कई घंटों की मेहनत के बाद एक गुंबदनुमा इग्लू बनकर तैयार हो गया। इग्लू का अगला हिस्सा दो देवदार के पेड़ों से छिपा हुआ था और पिछला हिस्सा झाड़ियों से घिरा हुआ था। बर्फ की अतिरिक्त परत के साथ ये दूर से देखने पर एक छोटे से बर्फ के टीले जैसा दिखता था, जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता था। ठीक है, अब ये पूरी तरह सुरक्षित है। यान शियाओ ने ताली बजाई, बर्फ पर बैठ गई और अपने बैग से तरह तरह के खाने निकालकर सबको खिलाया। और इस तरह वे दोनों और दर्जनों पोकेमोन बर्फ के मैदान पर पिकनिक मनाने लगे। ऊर्जा क्यूब चुनने के बजाय, जो आसानी से ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं और बेहद कुशल होते हैं, यान शियाओ और शियाओ कियान ने मिलकर स्वादिष्ट भोजन से भरी मेज तैयार की। इसमें साइडिक सॉल्टेड डक, ग्रिल्ड पोर्क बेली विद लॉन्ग हेयर पिग, एल्क्रीमी का 3 मंजिला डीलक्स केक, फ्लेमिंग चिकन पॉट और क्रैश बीफ स्टेक से लेकर जाहिर है शियाओ कियान का सिग्नेचर मूमू मिल्क भी शामिल था। भोजन सूर्यास्त तक चलता रहा और अंत में समाप्त हुआ। उफ, पेट भर गया। यान शियाओ अपनी प्रेमिकाओं से घिरे हुए लीव किंग से टिक गए और डूबते सूरज को निहारने लगे। उन्होंने शियाओ कियान की कमर पर अपनी पकड़ और कस ली। इस शांत और निर्मल जीवन ने उनके दिल को सुकून दिया। शायद यही सादगी भरी खूबसूरत खुशी होती है। मम, उनकी बाहों में बड़ी दूध की बोतल जैसी दिखने वाली लड़की धीरे से गुनगुनाई, करवट बदलते हुए साफ तौर पर सो गई। यान शियाओ ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, उसे गोद में उठाया और छोटे से घर में ले गया। कुछ ही देर में घर की बत्तियां बुझ गईं और वह और उसकी प्यारी सो गए। रेडसन, होशिंग, बिग मिल्क जार, शियाओ कियान, कृपया समर्थन करें, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीवियस अध्याय 364 पौराणिक पत्थर की पट्टिका। नेक्स्ट। सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, फिल्म अडैप्टेशन न्यूज़, हिस्ट्री, इन्फिनिट लूप नॉवेल्स, बुक सब्सक्रिप्शन बॉक्स, ई-स्पोर्ट्स नॉवल मर्चेंडाइज, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमोटोमटियल V0.81, यानामी एनालोगो, टोमोटोमटियल, एवटा, गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 365 स्वायत्त युद्ध प्रशिक्षण। डिंग, इष्टतम कौशल प्रशिक्षण सक्रिय हो गया है। लोबक, क्लोज कॉम्बैट, ओलिवियर, टाम, इंडिडी, ग्रेनकिस, स्लेकिंग, शैडो क्लॉथ, जोरोक रोड, ब्रेवेरी, गीगा इम्पैक्ट, उस्टिल्ट, रोड, ब्लिसी, स्लीप टॉक, ईवे, पार्टनर मूव्स, बर्स्ट और स्पार्कल स्टॉर्म, पिज्जियूट, मिमिक, कंस्कान, अर्थक्वेक, मॉस्किटो, गोल आउट, सिल्वर लोन, साइचिक फैंग, मेलोइडा, डेथ सॉन्ग। स्वप्नलोक में यान शियाओ ने व्यक्तिगत रूप से सभी पोकेमोन के लिए नए प्रशिक्षण कार्य तैयार किए। उनमें से अधिकांश का ध्यान उनकी आक्रमण क्षमता को बढ़ाने पर था, जबकि कुछ का ध्यान उनकी उपयोगिता को बढ़ाने पर था।
उदाहरण के लिए एसेसिन की रिकवरी बढ़ाने की रणनीति और सारिंग द्वारा पोकेमोन को स्विच करने के लिए मजबूर करना, ब्लिसी द्वारा स्लीप टॉक के साथ एक आसान और चालाकी भरी रणनीति का उपयोग करना, ईवे द्वारा ब्लेज से निश्चित रूप से जलाना और ब्राइटस्टॉर्म द्वारा स्थिति संबंधी बीमारियों को दूर करना। रणनीतियों के मामले में यान शियाओ ने लगभग सभी में महारत हासिल कर ली है, लेकिन उसकी वास्तविक क्षमता में अभी भी कमी है। बेशक इसमें जल्दबाजी नहीं की जा सकती, वह केवल अधिक प्रशिक्षण और लड़ाइयों के माध्यम से धीरे धीरे सुधार कर सकता है। सभी पोकेमोन के लिए स्थिति व्यवस्थित करने के बाद यान शियाओ स्वप्नलोक से बाहर आया, शियाओ कियान को गले लगाया और गहरी नींद में सो गया। अगले दिन सूरज आसमान में ऊंचा था। प्रशिक्षण का एक नया दिन शुरू हुआ। यान शियाओ ने सबसे पहले पोकेमोन को लेक विजडम के चारों ओर दौड़ाया, फिर जोड़ी प्रशिक्षण शुरू करने से पहले वार्म अप के लिए पोकेमोन सेंटर गए। प्रत्येक पोकेमोन ने अपने कौशल को निखारने के लिए समान शक्ति वाला एक साथी चुना, जिससे उनकी प्रतिक्रिया समय और अनुकूलन क्षमता में सुधार हुआ। यान शियाओ ने उनके लिए विशेष युद्ध नियम भी बनाए। कौशल या रणनीतियों पर कोई प्रतिबंध नहीं था, वे लगातार अपने प्रतिद्वंद्वी के कमजोर बिंदुओं पर हमला करने का प्रयास करते रहे। प्रत्येक अभ्यास सत्र 3 मिनट का था, जिससे तीव्र लड़ाइयों में भी न्यूनतम क्षति सुनिश्चित होती थी। रोटॉम पूरे अखाड़े की निगरानी करता था और प्रत्येक हमले की शक्ति और स्थान के आधार पर क्षति का आकलन करता था। समय सीमा समाप्त होने पर विजेता का निर्धारण किया गया। विजेता को यान शियाओ द्वारा विशेष रूप से बनाए गए एनर्जी क्यूब्स और विभिन्न प्रकार के उपहार मिले। इसके बाद वे उच्च स्तर के पोकेमोन को चुनौती दे सकते थे। हालांकि हारने वाले को निम्न स्तर के पोकेमोन से चुनौती स्वीकार करनी पड़ती थी। इससे टीम के लगभग 1 दर्जन पोकेमोन के बीच एक स्वस्थ और जीवन प्रतिस्पर्धी माहौल विकसित हुआ। अलग अलग स्तर के योद्धा भी आपस में मुकाबला कर रहे थे, एक दूसरे की खूबियों से सीख रहे थे और अपनी अपनी अनूठी युद्ध शैलियां विकसित कर रहे थे। अखाड़े के किनारे पर यान शियाओ ऊर्जा घन बना रहा था और बीच बीच में कुछ सुझाव भी दे रहा था। बर्फ से ढका अखाड़ा असामान्य रूप से जीवन था। समय बीतने के साथ शियाओ कियान के पोकेमोन भी शामिल हो गए। हालांकि उनकी युद्ध क्षमता थोड़ी कम थी, लेकिन उनका उत्साह बहुत अधिक था। यान शियाओ की नियुक्त गृहस्वामी होने के नाते शियाओ कियान इस समय सुविधा स्टोर, रोटोमॉन फोन और फार्म और जिम की आय के वित्तीय मामलों को संभालने में व्यस्त थी। दरअसल यान शियाओ के वर्तमान वित्तीय संसाधनों को देखते हुए उसे अब इन मामलों को विस्तार से देखने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि शियाओ कियान हमेशा कहती थी कि उसे अपने भावी बच्चों के लिए एक विरासत तैयार करनी है। वह नहीं चाहती कि उनके बच्चे उसके पिता की तरह भीख मांगे आदि। इस तरह की बातें यान शियाओ को कभी हंसाती थी तो कभी चिढ़ाती थी। मी लुओ, लंबे कानों वाले खरगोश ने एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे आसपास के पेड़ों की चोटियों पर जमी बर्फ गिरने लगी। चटक चटक चटक। ओलिविया द्वारा बनाया गया परावर्तक कवच पल भर में चकनाचूर हो गया। उसने मुक्के की बची हुई ताकत को आसानी से झेल लिया और एक ही शक्ति अवशोषक हमले से उसके घाव पूरी तरह ठीक हो गए। यान शियाओ के होठों पर मुस्कान आ गई। तुम दोनों अगर इसी तरह लड़ते रहे तो शायद पोकेमोन सेंटर को ही गिरा दोगे। ताली ताली ताली। तभी बाहर से तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। अली और शियाओ सोंग धीरे धीरे अंदर आए। लड़ने वाली लड़की की आंखें पहले से ही चमक रही थी जब उसने लोपुन्नी को देखा। कितना शानदार और आपंच। कोई आश्चर्य नहीं कि यह टीचयान का स्टार्टर पोकेमोन है। बोलते हुए उसका पट्टी बंधा हाथ कसकर बंद हो गया। टीचयान, मैं खास तौर पर आपको चुनौती देने आई हूँ। क्या हम अभी लड़ सकते हैं? यान शियाओ मुस्कुराया। मैं अभी इन लोगों के लिए खाना बना रहा हूँ। आप उनसे पूछ सकते हैं, जो भी लड़ना चाहे सीधे लड़ सकता है। शियाओ सोंग चौंक गया। पोकेमोन को अचानक लड़ने देना, ये तो बहुत ही दुर्लभ है। शियाओ कियान ने समझाया। यान शियाओ आजकल अपने साथियों की स्वतंत्र रूप से लड़ने की क्षमता का अभ्यास करा रहा है, इसलिए आश्चर्यचकित मत होइए। ठीक है मेरे साथियों, बाहर आओ। अली ने 6 पोकेबॉल हवा में उछाले। पॉप पॉप। पोकेबॉल एक एक करके खुले, जिनमें से ल्यूकारियो, माचैम्प, ब्रेलू, हिटमोनजान, मेडिचम और हेराक्रॉस कुल 6 पोकेमोन निकले। ल्यूकारियो और मेडिचम पहले से ही एलीट 4 स्तर तक पहुंचने वाले थे। ऐसा लग रहा था कि वे किसी भी क्षण से पार कर लेंगे। इन 6 जिम लीडर स्तर के पोकेमोन को देखकर शीर्ष स्तर के पोकेमोन ने तुरंत अपना ध्यान हटाकर सामने की लड़ाई पर केंद्रित कर लिया। उनके लिए इस स्तर के प्रतिद्वंद्वी महत्वहीन थे। हालांकि कंस्कान और लिजार्ड लड़ने के लिए उत्सुक थे और फुर्तीले चीजेग ने भी रुचि दिखाई। ये देखकर यान शियाओ ने कहा, चीजेग तुम कंस्कान और लिजार्ड को अपने साथ ले जाओ। ब्रेवियरी तुम मोर्चा संभालो। पोकेमोन ने सिर हिलाया और युद्ध क्षेत्र के किनारे इकट्ठा हो गए। यान शियाओ ने एली की ओर देखा। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये टीम एली की जरूरतों को पूरा करेगी। एली ने कुछ देर ब्रेवियरी और चीजकेक को देखा, फिर हल्के से सिर हिलाया। शिक्षक यान का अपनी पूरी ताकत को लड़ाई में उतारना वाकई सुखद आश्चर्य है। हाँ ठीक है, बाकी का काम उन्हें संभालने दो। यान शियाओ मुस्कुराई। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने चारों रत्नों की ओर देखा। अच्छा प्रदर्शन करो, बाद में बोनस मिलेगा। ये सुनकर चारों रत्न खुशी से झूम उठे। चिरप, हैप्पी, गारुरू, मो। जल्द ही ये कुछ हद तक परंपरागत स्व आयोजित लड़ाई शुरू हो गई और रोटोम के लाइव स्ट्रीम प्रसारण के साथ चैट में काफी संख्या में दर्शक जमा हो गए। रणनीतिज्ञ चीजकेक के निर्देशों के तहत कांस्कान ने एली के लेवल 58 माचम के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व किया, जिसमें गार्ड क्षमता नहीं थी। चूंकि यान शियाओ भाग नहीं ले रही थी, इसलिए कांस्कान ने विकास पत्थर नहीं लाया, बल्कि कमजोरी नीति वीकनेस पॉलिसी का इस्तेमाल किया। एक फेक आउट और फिर बैटन टॉस के साथ माचम को 2 मुक्के खाने के बाद पीछे हटना पड़ा, इससे पहले कि वह कोई चाल चल पाता। लाइव स्ट्रीम। कंगारू, भले ही शिक्षक यान अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा पूरी लड़ाई में मेरे साथ रहेगी। क्लासिक पहला वार, एक थप्पड़ और फिर फेंक कर अदला बदली के लिए मजबूर करना, किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बगाटो की जगह अली ने अपने सबसे शक्तिशाली हथियार लगभग एलीट 4 स्तर के मेडिचम को उतारा। उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी और तुरंत मेगा इवोल्यूशन सक्रिय कर दिया। एक मध्य स्तरीय एलीट 4 सदस्य जैसी आभलिए कंस्कान का चेहरा और भी गंभीर हो गया। अपनी तीव्र गति का उपयोग करते हुए मेडिचम आगे बढ़ा और एक शक्तिशाली हमला किया। एक नीचे की ओर वार करने वाली लात। नीचे की ओर वार करने वाली लात, फाइटिंग टाइप शारीरिक हमला, शक्ति 120। अगर यह चूक जाती है तो उपयोगकर्ता को भारी क्षति पहुंचाएगी। इस अविश्वसनीय रूप से प्रभावी नीचे की ओर वार करने वाली लात ने कंस्कान के कंधे और गर्दन पर सीधे प्रहार किया, जिससे उसके पैर आधा मीटर जमीन में धंस गए। हालांकि एक लाल रोशनी की चमक ने कंस्कान को घेर लिया, क्योंकि उसने घातक प्रहार को बलपूर्वक सहन किया। उसके शरीर से एक सुरक्षा कवच निकला, जिसने साथ ही साथ उसके दोनों आक्रमण स्तरों को 2 स्तर बढ़ा दिया, जिसके बाद एक मेगाटन लात मारी गई। खुशी। प्रीवियस अध्याय 365 स्वायत्त युद्ध प्रशिक्षण। नेक्स्ट सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, ई बुक रीडर डिवाइस।
Fantasy novel series, Yandere character books, War or Conflict, Infinite Loop novels, translation, Discord about blog. सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल V0.81 यानामी एनालोगो टोमाटोमटियल एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश गेटिंग बीटन अप से अध्याय 366 एक्सपीरियंस पैक। धमाका, माँ और बच्चे के संयुक्त हमले से मेगा मेडिचम पीछे की ओर उड़ गया और दो बड़े पेड़ों से टकराते हुए आखिरकार रुक गया। उसी समय थका हुआ कंसकान अपनी जगह बदल गया। अरे पिपी, चीजबॉल ने कंसकान के कंधे पर थपथपाया मानो शाबाश कहकर उसकी तारीफ कर रहा हो। यानशियाओ किनारे से ये सब देख रहा था और अपनी मुस्कान नहीं रोक पा रहा था। उसके प्रभाव में ये सभी कितने अच्छे व्यवहार वाले हैं। हालांकि इस कॉम्बो में ज्यादा तालमेल की जरूरत नहीं होती, फिर भी इसे इतनी कुशलता से अंजाम देना वाकई कमाल है। जहां तक दूसरे मेडिचम की बात है, वह पहले से ही कमजोर पड़ने लगा था। आखिरकार उसका बेस एचपी सिर्फ 60 है। वीकनेस पॉलिसी से बूस्ट किए गए मेगा किक और फेवरेटिज्म से मिले अतिरिक्त बूस्ट को झेलने के बाद यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह इसे सहन नहीं कर सका। लाइव स्ट्रीम में मौजूद दर्शक इस दृश्य को देखकर खिलखिलाकर हंस पड़े। अरे चलो दोहे बनाते हैं। पहली पंक्ति, सुपर रिवोल्यूशन, बड़ी लड़ाई के लिए तैयार। मैं बना देता हूँ। दूसरी पंक्ति, नीचे की ओर लात मारी लेकिन एक ही लात में ढेर हो गया। क्षैतिज स्क्रॉल, क्षणभंगुर डॉग, आहली, नो साउंड बॉल। अद्भुत, क्या तुम बिना ट्रेनर के ऐसे खेल सकती हो? मुझे लगता है कि अगर मैं कमांडर भी होती तो भी मैं इतनी सटीक रणनीति नहीं अपना पाती। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लड़ाई जारी रही। आहली ने अपने तीसरे पोकेमोन के रूप में हेराक्रॉस को मैदान में उतारा। ब्लिसी ने खुद ट्रिक का इस्तेमाल करके ब्लैक आयरन बॉल को प्रतिद्वंद्वी से बदल लिया और साथ ही एक पावर बैंड हासिल कर लिया। फिर रिफ्लेक्ट को सक्रिय करके उसने रॉक स्लाइड्स की बौछार कर दी। हेराक्रॉस काले लोहे के गोले को पकड़े हुए लगभग कोई प्रतिरोध नहीं कर पाया। केवल दो नामात्र के नजदीकी हमले करने के बाद वह लंबे समय तक निष्क्रिय अवस्था में चला गया। आहली बेहद निराश था और बदलने ही वाला था कि तभी आश्चर्यजनक रूप से एग ऑफ फॉर्चून ने जादुई ढंग से लोहे का गोला वापस रख दिया, खुद को साफ किया और रिजर्व टेबल पर वापस चला गया। लगता है वह पत्थर फेंकते फेंकते थक गया था और उसने आराम करने का फैसला किया। तभी आहली ने असली क्रूरता का अनुभव किया। कमजोर स्वास्थ्य वाला कंसकान युद्ध में उतरा। उसने एक क्लासिक हाई फाइव दिया और फिर बैटन थ्रो से कमजोर स्वास्थ्य वाले हेराक्रॉस को गिरा दिया और फिर अपना वर्चस्व कायम रखा। एंड्योर चाल के साथ कम स्वास्थ्य होना लगभग पूर्ण स्वास्थ्य के बराबर है। बेशक आहली को भी गुस्सा आता है। लुकारियो को सीधे भेजा गया और कई और स्फेयर के वार से आखिरकार कांसकान का अंत हो गया। लाइव स्ट्रीम, कांसकान, ये जीवन सार्थक था। याद रहे, कांसकान केवल मादा है। लुकारियो के पास दूर से वार करने की क्षमता है, वरना अगर कोई शारीरिक हमलावर नजदीकी लड़ाई में उलझ जाता तो कांसकान वही चाल फिर से चलती, जो बहुत दर्दनाक होता। ये तो हास्यास्पद है। ये लोग ज्ञान के निर्देश न देने पर और भी अच्छे व्यवहार वाले क्यों लगते हैं? क्या शिष्य गुरु से भी आगे निकल गया? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। इसके बाद ब्लिसी फिर से मैदान में आए और लाइट स्क्रीन से आसानी से एक और स्फेयर को रोक दिया। फिर लुकारियो को ब्लैक आयरन बॉल दी और उससे एक बिस्किट ले लिया। बिना कुछ कहे उसने उसे पकड़ा और अपने मुंह में डाल लिया। फिर क्लासिक सेलिंग ग्रेस और रॉक स्लाइड का इस्तेमाल किया। हालांकि ऐसा लगा जैसे स्वर्ग भी इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। 60% संभावना होने के बावजूद लुकारियो इस बार नहीं डरा, बल्कि उसे मौका मिल गया और उसने स्वॉर्ड्स डांस शुरू कर दिया। सौभाग्य से अगले पत्थर ने कॉइल को सक्रिय कर दिया और हैप्पी एग तुरंत उस क्षेत्र से भाग गया। धीमे होने पर पिटने के डर से वह शायद सहमा हुआ था। उसके गोल मटोल शरीर और मनमोहक हरकतों को देखकर यानशियाओ खिलखिलाकर हंस पड़ा। ही भी बड़े गुलाबी अंडे ने यानशियाओ की ओर देखा, फिर एक भारी जिम्मेदारी सौंपने का भाव दिखाते हुए अपने बगल में बैठे बहादुर चील को थपथपाया। नीले रंग का विशालकाय चील, जो लंबे समय से लुकारियो से परिचित था, पहले से ही लड़ने के जोश से भरा हुआ था। अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए वह हवा के झोंके की तरह अखाड़े में घुस गया। नीली लपटें फूट पड़ी। बिना कुछ कहे उसने अपना खास हमला, बहादुर पक्षी हमला, कर दिया। आहली ने इस भयंकर हमले का सीधा सामना करने की हिम्मत नहीं की और लुकारियो को जल्दी से बचने का निर्देश दिया। लेकिन बहादुर चील उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाला था। बहादुर पक्षी हमले को जारी रखते हुए उसने पूंछ की हवा का भी इस्तेमाल किया और उसका पीछा किया। ये देखकर कि वह समय पर बच नहीं पाया, लुकारियो की मुट्ठियां धातुई चमक से दमक उठीं। अपने पैरों को तेजी से घुमाते हुए कॉमेट पंच ब्रेव बर्ड अटैक से सीधे टकरा गया। बूम! यानशियाओ द्वारा अभी अभी तोड़े गए पेड़ के बेर धमाके की लहर से चारों ओर बिखर गए और एनर्जी क्यूब्स का बर्तन धूल से ढक गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उसने ताना मारा, ब्रेव ईगल, इतना हंगामा मत करो वरना आज रात धूल चाटोगे। ब्रेव ईगल, चिरप, ओ हे ओ हैश, मैं लड़ाई में पूरी तरह से मग्न था और तुम मुझे ये कह रहे हो? उसकी तीखी चील जैसी आंखें सामने खड़े लुकारियो पर गुस्से से भड़क उठीं। चीख! उसके विशाल पंख अचानक खुल गए। उसके शरीर से एक शक्तिशाली जड़ी बूटी निकली जिससे एक अद्वितीय तीक्ष्ण आभा निकली। आकाश और पृथ्वी को चीरने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली प्रहार किया गया। दिव्य पक्षी प्रहार। उसकी चोंच किसी छुरी की तरह लुकारियो के धातु के नुकीले कांटों के बीच से सटीक रूप से गुजरी और उसे हवा में उछाल दिया। धड़ाम! लुकारियो आसमान से नीचे गिरा और बेसुध पड़ा रहा। कितना ताकतवर! अली थोड़ा अचंभित होकर बुदबुदाया। बहादुर चील ने यानशियाओ को दया भरी निगाहों से देखा, मानो उसके मूल्यांकन का इंतजार कर रहा हो। उसकी जिंदा रहने की प्रबल इच्छाशक्ति देखकर यानशियाओ अपना दिखावा नहीं कर सका और बस एक शरारती मुस्कान दे बैठा। ये देखकर बहादुर चील ने खुशी से अपने पंख फड़फड़ाए और किनारे लौट गया। इस दृश्य पर लाइव स्ट्रीम चैट टिप्पणियों से फिर से भर गई। बहादुर चील, मुझे लड़ाई जीतने की परवाह नहीं, मुझे बस धूल भरा खाना चाहिए। क्या यह अभी भी वही आतंकवाद रोधी चील है जिसे मैं जानता हूँ? ये तो साफ तौर पर शिक्षक यान का पालतू पक्षी है। सीधे शब्दों में कहें तो जीने की उसकी इच्छाशक्ति बेमिसाल है, ठीक वैसे ही जैसे मैं उसकी चापलूसी कर रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अली के 2 तुरुप के पत्तों का सामना करने के बाद बचे हुए पक्षी ज्यादा खतरा नहीं बन पाए। ब्लिसी जानबूझकर लिजार्ड को अभ्यास का मौका दे रही थी, लगातार उसका इस्तेमाल डबल स्क्रीन बनाने के लिए कर रही थी, फिर ट्रिक से विरोधी के आइटम निष्क्रिय कर रही थी, उसके बाद रॉक स्लाइड से उसकी एचपी कम कर रही थी और फिर लिजार्ड उसे खत्म कर रहा था। कभी कभी ब्रेवेरी का इस्तेमाल टेलविन के लिए किया जाता था। ये दोनों बड़े भाई स्पष्ट रूप से एक दूसरे का साथ दे रहे थे, असल में अपने छोटे भाई को अनुभव दे रहे थे। मुख्य विषय आपसी स्नेह था। अंततः लिजार्ड के बनअप और ब्रेलून के मच पंच के एक साथ लगने के बाद दोनों पोकेमोन हार गए। यह अनोखी खुद से चुनी गई लड़ाई 2-6 के स्कोर पर समाप्त हुई।
अली ने अपना बेलूम वापस खींच लिया और यान शियाओ को प्रणाम करते हुए कहा, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद गुरु यान। इस लड़ाई ने मुझे कई कमियां दिखाई, अगली बार मैं आपसे सीखने जरूर आऊंगा। यान शियाओ मुस्कुराए और हाथ हिलाते हुए बोले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सच कहूं तो ऐसी टीम मिलना बहुत मुश्किल है जिसमें सभी लगभग एलीट 4 के बराबर उच्च स्तर के हों। ऐसे मुफ्त अभ्यास साथी का मिलना तो मानो सपने में भी हंसने वाली बात हो। क्या तुमने नहीं देखा कि लड़ाई के तुरंत बाद छिपकली का स्तर 2 गुना बढ़ गया? चारों रत्नों की प्रतिभा लगातार निखरती जा रही है। यान शियाओ की आहली की ओर निगाहें काफी नरम पड़ गईं। यह कोई चुनौती नहीं थी, ये तो मानो अनुभव हासिल करने का एक जरिया था। मैं तो बस स्नोपीक मंदिर जाने की योजना बना रहा था और शायद कुछ समय के लिए स्नोपीक सिटी में ही रहूंगा। अगर श्रीमती आहली चुनौती स्वीकार करना चाहें तो मैं हमेशा तैयार हूं। ठीक है, तो पहले से ही धन्यवाद शिक्षक यान। आहली ने सम्मान के भाव से हाथ जोड़ लिए। पढ़ने वालों की संख्या 50,000 से नीचे आ गई है। अगर आपको ये किताब पसंद आई है तो कृपया इसे दूसरों को भी सुझाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीवियस गेटिंग बीटन अप से अध्याय 366 एक्सपीरियंस पैक। नेक्स्ट सेटिंग्स, टॉप बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, साइफाई ई बुक्स, हिस्ट्री, फैंटेसी नॉवल सीरीज, ई स्पोर्ट्स नॉवल मर्चेंडाइज, इन्फिनिट लूप नॉवल्स, फिल्म अडेप्टेशन न्यूज, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल 0.81 यानामी एनालोगो टोमाटोमटियल। एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 367 की पटकथा लिखी जा चुकी है। हाल ही में हुए जलवायु परिवर्तन के कारण स्नोपीक श्राइन शायद बंद है। अगर टीचर यान वहां जाना चाहती हैं तो उन्हें मिस मिको को सूचित करना होगा, शियाओ सोंग ने बगल से कहा। मिको यान शियाओ चौंक गई। मिको स्नोपीक श्राइन में रहने वाली एक पुजारिन है। वह और उनका परिवार पीढ़ियों से इस मंदिर की रक्षा करते आ रहे हैं। ठीक है, तभी पोकेमोन सेंटर के बाहर से एक कार के रुकने की आवाज आई और एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। नसजॉय, पोकेमोन सेंटर द्वारा मंगाई गई पोकेबॉल्स आ गई हैं। क्योंकि ये बहुत ज्यादा थी इसलिए मैंने खुद गाड़ी चलाकर आने का फैसला किया। हम शियाओ के यान ने ऊपर देखा और पाया कि यह वेलस्टोन शहर से रायजी थे। श्रीमान रायजी बहुत दिनों बाद मिले। यान शियाओ और एरी भी मुड़ गईं। उन्होंने रायजी को कार से पोकेबॉल से भरी टोकरी निकालते देखा और जैसे ही पीछे का दरवाजा खुला पिछली सीट पर बैठा शिंजी नजर आया। शिंजी और श्रीमान रायजी। यान शियाओ ने पलकें झपकाईं। अली ने मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। अरे रायजी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप स्नोपीक सिटी आ रहे हैं? अरे मैं आजकल प्रजनन केंद्र में व्यस्त था, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था कि आप लोग यहाँ हैं। रायजी हंसते हुए बोले। फिर यान शियाओ और शियाओ के यान की ओर देखा। बहुत दिनों बाद मिले तुम दोनों। शिंजी कार से बाहर निकले और पोकेबॉल्स उठाने में मदद की। उनकी नजरें आंगन में यान शियाओ के कई साथियों पर सरसरी नजर डाल रही थीं। थप्पड़। रेजी ने उसके कंधे पर थपथपाया। फिर यान शियाओ की ओर मुस्कुराते हुए कहा, मेरा छोटा भाई वापस आने के बाद से तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बता रहा है और वह अक्सर तुम्हारे बैटल वीडियो देखता है। एक मैच खेलें? हम शिंजी मेरे वीडियो देखता है। यान शियाओ ने अनजान बनने का नाटक करते हुए चिढ़ाया। अरे नहीं, किसी को हराने के बाद वह हमेशा इतना जिद्दी हो जाता है। हम शिंजी ने ठंडी सी आवाज निकाली और सीधे पोकेमोन सेंटर में चला गया। शियाओ सोंग ने अपनी उंगली से हल्के से अपने होठों को छुआ। उसका रूप वाकई अनोखा है। मुझे याद है कुछ समय पहले जब उसने स्नोपीक जिम को चुनौती दी थी तब उसका यही चेहरा था, लेकिन वह रणनीति में काफी मजबूत था। उस मैग्मार ने मुझे काफी देर तक सिर दर्द दिया। मैग्नेमस। शियाओ की यान हैरान होकर देखने लगी। ये मैग्मार का विकसित रूप है, यान शियाओ ने समझाया। शिंजी ने जब अपना चिमचार छोड़ा तो उसने जरूर कोई नया शक्तिशाली अग्नि प्रकार का पोकेमोन प्रशिक्षित किया होगा। यही होना चाहिए। हमने इसे एक बार बिन्हाई शहर के समुद्र तट पर देखा था, है ना? ओह हाँ, तब मैंने ठीक से नहीं देखा था। शियाओ की यान ने हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी थोड़ी सी शर्मिंदगी छुपाई। थोड़ी देर बाद सभी ने शिंजी और रेसी को सामान उतारने में मदद की और दोनों वापस कार में बैठ गए। रेसी ने शिंजी से पूछा, हम लिली ऑफ द वैली सम्मेलन की तैयारी कर रहे हैं, मैं प्रजनन केंद्र खुद संभाल सकती हूँ, तुम यहीं रुककर शिक्षक यान और बाकी लोगों के साथ प्रशिक्षण क्यों नहीं लेते? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। शिंजी की आंखों में जिज्ञासा की चमक थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अकाने ने साफ साफ कहा, अगर तुम रुकना चाहते हो तो रुक जाओ, दूसरों से बहाना क्यों बना रहे हो? सच में? शिंजी ने आंखें घुमाई। चलो भाई, मैं घर पर ठीक हूँ। रायसी ने उसे तिरस्कार भरी नजर से देखा, फिर अकाने को माफी मांगते हुए मुस्कुराए। माफ कीजिए, उस स्थिति में हम। शिंजी के बोलने से पहले ही यान शियाओ ने उसे टोकते हुए कहा, शिंजी मैं तुम्हें थोड़ी देर रुकने की सलाह देता हूँ। शिंजी ने यान शियाओ की ओर मुड़कर देखा, मानो पूछ रहा हो कि यान शियाओ के अलावा और क्या है जिसके लिए रुकना चाहिए। कार्यक्रम के हिसाब से ऐश और बाकी लोग 1-2 दिन में यहाँ आ जाएंगे, क्या तुम यह नहीं देखना चाहते कि चिमचार में कितना बदलाव आया है? यान शियाओ मुस्कुराया। 2 अलग अलग प्रशिक्षण पद्धतियों को मिलाकर बने उस नन्हे चिमचार के बारे में सोचते हुए शिंजी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उसने फिर से सिर झुका लिया। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। ये देखकर यान शियाओ के पास अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने अपना फोन निकाला और कहा, मैंने अभी स्नोपीक टेम्पल की दिव्य बालक देवी से पूछा और उन्होंने बताया कि कांटो क्षेत्र के श्री कामेशिरो जल्द ही आने वाले हैं। मैंने सुना है कि वे एक चैंपियन के बराबर शक्तिशाली प्रशिक्षक हैं। उसके बोलने से पहले ही शिंजी की आंखों में एक तीखी चमक आ गई। तुम्हारा मतलब कामेशिरो से है? वही जिन्होंने पिरामिड के फराव से युद्ध किया था? हाँ, यान शियाओ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और रेजी की ओर देखा। श्री रेजी को श्री कामेशिरो को चुनौती देनी चाहिए थी, है ना? मुझे याद है कि तुम्हारे कमरे में कांटो बैटल फ्रंटियर का सम्मान चिन्ह है। रेजी ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन मैं उस समय श्री कामेशिरो को हरा नहीं पाया था, बल्कि मुझे मार पड़ी थी। हाँ भाई, हम यहीं रुकेंगे। प्रशिक्षण केंद्र 2 दिनों के लिए बंद रहेगा। शिंजी ने रेजी को कुछ कहने का मौका दिए बिना कहा और सीधे कार का दरवाजा खोलकर पोकेमोन सेंटर में कमरा तैयार करने के लिए चले गए। ये देखकर यान शियाओ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मूल एनीमे में शिंजी रेजी के भाग्य को लेकर बहुत चिंतित थे। ब्रैंडन से हारने के बाद रेई को एहसास हुआ कि वह ट्रेनर बनने के लायक नहीं है, इसलिए उसने ब्रीडर बनने का रास्ता चुना और अपने गृहनगर में एक ब्रीडिंग सेंटर खोला। हालांकि शिंजी, जो अपने भाई की चारों क्षेत्रीय जिमों को चुनौती देने की कहानियां सुनकर बड़ा हुआ था, इस बात से सहमत नहीं था। उसके विचार में रेई, जिसने चारों क्षेत्रों में सभी जिम बैच जीते थे, एक बेहद प्रतिभाशाली ट्रेनर था, लेकिन ब्रैंडन की अत्यधिक शक्ति के कारण उसने अपनी क्षमता पर भरोसा करना छोड़ दिया था।
इसलिए शिंजी के इस सफर पर निकलने के पीछे एक मकसद ब्रैंडन से बदला लेना भी था। मूल एनीमे में शिंजी ने स्नोपीक सिटी में ब्रैंडन से मुकाबला करने के लिए एक बेहद प्रभावी टीम चुनी थी। लेकिन बैटल फ्रंटियर के पिरामिड फराओ के नाम से मशहूर ब्रैंडन पौराणिक रेजिस के इतिहास का व्यापक ज्ञान रखने वाला एक पुरातत्वविद भी था। इसके अलावा प्राचीन खंडहरों की खोज के दौरान उन्होंने एक के बाद एक 3 महान रेगिस रेगिरॉक, रेगिस और रेजिस्टीर को पकड़ लिया। शिंजी ने तीव्र भावनाओं के साथ लड़ाई लड़ी, लेकिन अंततः वह पूरी तरह से पराजित हो गया और पलटवार करने में असमर्थ रहा। 6 के मुकाबले 3 वह एक को भी नहीं हरा सका, बल्कि उसे पूर्ण पराजय का सामना करना पड़ा। उसकी पूरी सेना नष्ट हो गई। मूल कहानी में शिंजी के जागृत होने का यह एक महत्वपूर्ण अवसर भी था, और यान शियाओ नहीं चाहता था कि शिंजी इस दुनिया में अपनी तीव्र विकास दर के कारण इसे खो दे। और इस तरह शिंजी और राइजी पोकेमोन सेंटर में बस गए। यान शियाओ ने फोन पर दिव्य बालक से स्नोपीक श्राइन के बारे में भी जानकारी ली। वर्षों से मंदिर के रखरखाव के कारण कई संरक्षक चले गए थे और अब उनके परिवार के कुछ ही सदस्य बचे थे। सर्दियों और वसंत ऋतु में जब भारी बर्फबारी से पहाड़ बंद हो जाते हैं और मौसम बेहद ठंडा होता है, तो वे अब उस दूरस्थ मंदिर में नहीं रहते, बल्कि स्नोपीक सिटी में रहते हैं। मंदिर का रास्ता काफी लंबा है और उस पर कोई पक्का मार्ग नहीं है। वहाँ केवल पोकेमोन लंबी दूरी की यात्रा या हवाई जहाज से ही पहुंचा जा सकता है। चूंकि शिनोदा 2 दिन में मंदिर का निरीक्षण करने आ रही हैं, इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि यान शियाओ और बाकी लोग शिनोदा के बैटल पिरामिड में एक साथ यात्रा करें, जिससे बार बार आने जाने की परेशानी से बचा जा सके। बैटल पिरामिड शिनोदा का विशेष विशाल उड़ने वाला वाहन, जो एक पिरामिड के आकार का युद्ध क्षेत्र भी है। यान शियाओ को इस पर कोई आपत्ति नहीं थी। सामान्यतः रैगिंगिग्स एक कीमती गोले के रूप में सोता है। मूल कहानी में पोकेमोन हंटर जे ने गोले की रक्षा करने वाले चट्टानी खंभों, बर्फीले खंभों और स्टील के खंभों को नष्ट कर दिया, जिससे मंदिर में सो रहा रैगिंगिग्स जाग गया और बेकाबू हो गया। इसलिए अगर यान शियाओ अभी भी जाता है तो वह उसे पकड़ नहीं पाएगा। इसलिए वो कुछ दिनों से स्नोपीक सिटी में घात लगाकर बैठा है। जैसे ही जे रैगिंगिग्स को जगाएगा, वो उसकी सुबह की चिड़चिड़ाहट दूर करेगा और उसे आसानी से अपने संग्रह में शामिल कर लेगा। क्या ये बढ़िया नहीं होगा? स्क्रिप्ट तैयार है, बस कलाकारों को अपनी जगह पर आना बाकी है। उर्सा और टीम रॉकेट प्रीवियस अध्याय 367 की पटकथा लिखी जा चुकी है। नेक्स्ट सेटिंग्स टॉप बुक कैटलॉग ग्लॉसरी रिप्लेसमेंट बुकशेल्फ हिस्ट्री न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट डिस्कवर मोर अर्बन फिक्शन जॉनरा ऑडियो बुक सब्सक्रिप्शन सर्विस एजेंट थ्रिलर बुक्स हिस्ट्री एल्व्स फेरीज फैंटेसी बुक्स डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल V0.81 यानामी एनालोगो टोमाटोमटियल एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश अध्याय 368 एरेना प्लेटिनम स्तरीय लड़ाई शुरू। रात में यान शियाओ ने सिस्टम पैनल खोला और उन चारों पोकेमोन को क्षमताएं प्रदान की जिन्होंने उस दिन हाल ही से लड़ाई की थी। वॉरियर ईगल की दोहरी प्रतिरोधक क्षमता बढ़कर 100 हो गई, जिससे उसकी कुल क्षमता 710 हो गई, जो लगभग अधिकतम थी। ब्रिसी की दोहरी प्रतिरोधक क्षमता बढ़कर 220 हो गई, जिससे उसकी अधिकतम क्षमता 720 हो गई। 250 HP की क्षमता के साथ ये समान स्तर के विरोधियों के सामने लगभग अजेय थी। कंसकान का आक्रमण 200 हो गया, जिससे उसकी कुल क्षमता 610 हो गई और वह आधिकारिक तौर पर छद्म पौराणिक श्रेणी में आ गया। मोटोस्कोपी का दोहरा आक्रमण बढ़कर 110 हो गया, जिससे उसकी अधिकतम क्षमता 600 हो गई और उसका स्तर एलीट इंटरमीडिएट तक पहुंच गया, जो एक बहुत तेज वृद्धि थी। ड्रीम स्पेस में पोकेमोन के प्रशिक्षण की व्यवस्था करते हुए यान शियाओ ने यह भी योजना बनाई कि वह कल प्लेटिनम स्तरीय एरेना चुनौती शुरू कर सकता है। उसके इतने लंबे इंतजार के 2 कारण थे। पहला, वह व्यस्त था और उसके पास अखाड़े में लड़ने का ज्यादा समय नहीं था। दूसरा, उसने प्लेटिनम स्तर के खिलाड़ियों के संसाधनों का लाभ उठाने की योजना बनाई थी, जिनमें से प्रत्येक के पास कम से कम एक जिम लीडर था, ताकि वह पोकेमोन को ठीक से प्रशिक्षित कर सके। पहले मोटोस्केलेटन का स्तर बहुत कम था, जिससे उसे अनुकूलन में कठिनाई हो रही थी। अब डायनामाक्स और अन्य युद्ध प्रणालियों की मदद से उसका उच्च स्तरीय कौशल लगभग पर्याप्त है। अब लाइव स्ट्रीम में दर्शकों को एक और ट्यूटोरियल मैच दिखाने का समय आ गया है। यान शियाओ के होंठ ऊपर उठे और वह अपने पोकेमोन की चालों और पकड़ी हुई वस्तुओं को मन में व्यवस्थित और संयोजित करने लगा। एक के बाद एक रणनीतियां उभरने लगी। अगले दिन यान शियाओ जल्दी उठा, सो रही शियाओ कियान को थपथपाया और वार्म अप शुरू कर दिया। क्योंकि वे वाइस झील के किनारे बने इग्लू में रह रहे थे, इसलिए वह और शियाओ कियान पिछले 2 दिनों से हर सुबह स्नोपीक सिटी तक जॉगिंग कर रहे थे। हालांकि उनकी शारीरिक स्थिति को देखते हुए इतनी कसरत बहुत कारगर नहीं होती। इस साथ में की गई कसरत का फायदा यह था कि वह टीम के बीच बढ़ती एकजुटता को साफ तौर पर महसूस कर सकता था। ये थोड़ी सी आपसी समझ टीम की लड़ाइयों में बहुत बड़ा असर डाल सकती थी। मेहमत, फ्लेमथ्रोवर और सारिंग आर्म हैमर से ब्लॉक करो। जैसे ही यान शियाओ पोकेमोन सेंटर के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, उसने शिंजी को पिछवाड़े में कसरत करते सुना। यान शियाओ, ये लड़का कहता है उसे परवाह नहीं, पर यह सुबह सुबह ही ट्रेनिंग कर रहा है। शियाओ कियान ने प्यारी सी मुस्कान के साथ आंखें घुमाई। पुरुष ये सब तो अपनी इज्जत बचाने के लिए बेताब रहते हैं। अगर मैंने तुमसे इतनी मिन्नतें न की होती तो तुम फार्म पर मदद करने के लिए कभी आगे ना आते। हे, यान शियाओ ने उसके भरे पूरे सीने को घूरते हुए शरारती मुस्कान के साथ कहा, जरूरी नहीं। आखिर न्याय में देरी हो सकती है, पर वो कभी नहीं मिलेगा। उसकी निगाहों के नीचे उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया। तुम बदमाश, हमेशा इतने बदतमीज। हाँ। पोकेमोन सेंटर में घुसते हुए दोनों में नोकझोंक हुई। नाश्ते के बाद यान शियाओ अकेले स्नोपीक सिटी के अखाड़े की ओर चल पड़ा। हालांकि स्नोपीक सिटी दूरदराज का इलाका है, लेकिन वहां के ट्रेनर किसी भी समय कहीं भी बस एक दूसरे को देखकर लड़ाई शुरू करने के लिए जाने जाते हैं। इसलिए यह अखाड़ा यहाँ बेहद लोकप्रिय बना हुआ है। यान शियाओ ने आसानी से रिसेप्शन पर पंजीकरण कराया और तैयारी कक्ष में प्रतीक्षा करने के लिए एक सीट पा ली। मार्च का महीना बीत चुका था। जून की शुरुआत में लीग सम्मेलन और उसके बाद जुलाई में विश्व चैंपियनशिप होने में 3 महीने बाकी थे। यान शियाओ के पास समय बहुत कम नहीं था, लेकिन बहुत कम भी नहीं। आखिरकार वह सिर्फ 6 महीने से थोड़ा अधिक समय से पेशेवर खिलाड़ी था और 3 महीने उसके लिए एक बड़ा बदलाव लाने के लिए काफी थे। अगले प्रशिक्षक क्रमांक 789 श्री यान शियाओ और प्रशिक्षक क्रमांक 258 श्री मू शियाओ का स्वागत कीजिए। कुछ ही दूरी पर ठंडे भावों वाला एक दुबला पतला व्यक्ति यान शियाओ के साथ खड़ा हुआ। यान शियाओ ने अनजाने में ही उस पर एक नजर डाली। उस व्यक्ति की आंखें साफ और चमकदार थी, उसकी त्वचा स्वस्थ और सांवली थी और उसके थोड़े बड़े खुले हुए हाथ किसी विशेष गुण से युक्त प्रतीत होते थे। यान शियाओ ने धीरे से कहा। उस व्यक्ति की निगाहें कुछ मुद्दान जैसी लग रही थीं। आगे सोचने का समय न मिलने पर ही स्टाफ ने उसे मू शियाओ के साथ खिलाड़ी प्रवेश द्वार में प्रवेश करने के लिए कहा।
शिक्षक यान, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। वू शियाओ की आवाज़ गहरी थी, जिसमें थोड़ी सी कर्कशता और आकर्षण था। ओह नमस्कार। यान शियाओ ने अनुमान लगाया कि वह व्यक्ति उसका एक प्रशंसक था, लेकिन वू शियाओ के अगले शब्दों ने उसे चौंका दिया। अगर मौका मिला तो मैं तुम्हें पाडिया क्रेटर घूमने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। यान शियाओ का चेहरा जम गया। क्या? मंजिन शहर में ली किंग नाम की लड़की से मिलने के बाद उसने पहली बार पाडिया क्रेटर शब्द सुना था। हाँ, लड़ाई खत्म होने के बाद बात करेंगे, वू शियाओ ने एक अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे अपनी ताकत साबित करोगे। ये देखकर यान शियाओ मुस्कुराए और सिर हिलाकर बोली, ठीक है। कुछ ही क्षणों में हजारों दर्शकों की जय जयकार के बीच दोनों युद्ध मंच पर उतरे। उनकी पोकेमोन सूची बड़ी स्क्रीन पर प्रदर्शित की गई। यान शियाओ, जोरॉक, ब्रेवियरी और सारिंग, ईवे, पिज़ियोट, सिलवाली। वू शियाओ, कंस्कान, रोरिंग ब्लेड, म्याउथ, विम्सिकॉट, कॉम्बो और रायकोचा। इस टीम को देखकर यान शियाओ की भौहें तन गईं। 6 पोकेमोन, जिनमें से 3 पाडिया क्षेत्र के लिए अद्वितीय थे। विरोधी टीम का दावा था कि वे पाडिया जायंट क्रेटर का अन्वेषण करना चाहते हैं, और ऐसा लग रहा था कि उनका दावा झूठ नहीं था। कृपया अपने पोकेमोन चुनें। रेफरी के निर्देश देते ही बड़ी स्क्रीन पर 60 सेकंड की उल्टी गिनती शुरू हो गई। दोनों खिलाड़ियों को निर्धारित समय के भीतर अपनी टीम बनानी थी। यान शियाओ ने ज्यादा सोचे बिना सीधे 3 पोकेबॉल चुन लिए और इशारा करते हुए सिर हिलाया। इस पर कमेंटेटर ने तुरंत उत्साह से कहा, टीचर यान ने पलक झपकते ही टीम का चयन कर लिया। अब दबाव वू शियाओ पर है। वू शियाओ ने कुछ देर सोचा और अपनी टीम चुन ली। अब लड़ाई शुरू। कमांड फ्लैग लहराते हुए दोनों पक्षों ने एक साथ पोकेबॉल फेंकी। कंस्कान, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। पिज़ियोट, मैं तुम्हें चुनता हूं। कंस्कान लेवल 64 एलिट 4 इंटरमीडिएट। क्षमता, साहस, सामान्य और फाइटिंग टाइप के मूव्स घोस्ट टाइप के लक्ष्यों पर भी असर कर सकते हैं। ये जानकारी देखकर यान शियाओ के चेहरे पर थोड़ा सा भाव बदल गया। सच में तुम में कुछ हुनर है। ये सिर्फ लेवल की बात नहीं थी, बल्कि विरोधी के शुरुआती पोकेमोन के चुनाव की भी बात थी। दरअसल टीम की संरचना के मामले में यान शियाओ के पास कहीं बेहतर विकल्प था। ईवी और सिलवाली दोनों ही ऑलराउंडर थे और जोरॉक की मौजूदगी विरोधी को काफी उलझन में डाल देगी। वहीं दूसरी ओर विरोधी की टीम में ग्राउडॉन और मिलिट्रिडॉन शामिल थे। दोनों ही फिश टाइप के थे, जिन्हें आसानी से तैनात करने के लिए वाटर टाइप इलाके की आवश्यकता होती थी। बचे हुए विम्सिकॉट और लीरॉय ग्रास टाइप के थे, जिससे यान शियाओ के पिज़ियोट और ब्रेवेरी के खिलाफ चुनाव करना मुश्किल हो गया था। कॉम्बो का फाइटिंग टाइप फ्लाइंग टाइप से भी बेहतर हो जाता है। इसलिए करेजेबिलिटी वाला कंस्कान न केवल हर स्थिति में फायदेमंद है, बल्कि जोरॉक की स्थिति का पता लगाने के लिए फेकआउट का भी इस्तेमाल कर सकता है, जिससे ये सबसे अच्छा विकल्प बन जाता है। अगले ही पल वू शियाओ ने अपना हमला शुरू किया। कंस्कान, फेकआउट का इस्तेमाल करो। यान शियाओ, जिसने इसका अनुमान लगा लिया था, ने तुरंत आदेश दिया, मिमिक। मिमिक प्रतिद्वंदी की चाल की नकल करता है और उसे अंजाम देता है। मिमिक का प्रभाव इमिटेशन के समान है, लेकिन इसमें प्रतिबंध कम है। ये चाल गेम्स की तीसरी पीढ़ी में एक सार्वभौमिक चाल है, जो केवल उन पोकेमोन के लिए उपलब्ध है जिनकी पोकेडेक्स प्रविष्टियां संख्या 386 से शुरू होती हैं। और अब यान शियाओ इसका इस्तेमाल करके सबको दिखा रहा है कि शुरुआती फेकआउट से कैसे निपटा जाए। एसन, मेलोइडा, चाहे जीवन हो या मृत्यु, कृपया मुझे मुफ्त उपहार और किताबों के सुझाव देकर मेरा समर्थन करें, मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। प्रीवियस अध्याय 368, एरेना प्लेटिनम स्तरीय लड़ाई शुरू। नेक्स्ट, सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, अर्बन फिक्शन जॉनरा, वॉ, साइफाई ई बुक्स, राइटर्स रिसोर्सेज, ऑडियो बुक सब्सक्रिप्शन सर्विस, फिल्म अडेप्टेशन न्यूज़, ई बुक रीडर डिवाइस, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल V0.1 यानामी एनालोगो, टोमाटोमटियल। एवटा, गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 369, मैंने अपनी हिमा को इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि उनकी मृत्यु हो गई। वूश, अपनी तेज गति से पिज़ियोट ने पहले हमला किया, घूमते हुए अपने पंख को कंस्कान के बगल में जोर से मारा, जिससे वह चौंक गया। वलविन का प्रयोग करो। यान शियाओ ने तुरंत स्विच ऑन किया। वू शियाओ चिल्लाया, अपने साथी को जगाने की कोशिश करते हुए, कंस्कान उठो। रॉक स्लाइड का प्रयोग करो। गार, कंस्कान की आंखों का चौंकना गायब हो गया। जैसे ही उसके पैरों के नीचे बवंडर उठा, उसके हाथ में एक विशाल चट्टान प्रकट हुई, जो हवा में पिज़ियोट की ओर एक शक्तिशाली हवा का झोंका लेकर आए। बूम, विशाल चट्टान एक धीमी सी आवाज के साथ टकराए। पिज़ियोट ने अपने पंख फैलाए और उसकी सुरक्षात्मक ढाल धीरे से ठोस हो गई। बैंग, हवा में कई मीटर पीछे उड़ने के बाद पिज़ियोट ने अपना संतुलन वापस पा लिया। इसी बीच वू शियाओ का कंस्कान लाल रोशनी में बदल गया और अपने पोकेबॉल में वापस चला गया। उसी समय उसकी कमर पर बंधी दूसरी पोकेबॉल अपने आप खुल गई, जिससे एक छोटा सा पोकेमोन दिखाई दिया, जो चाय के कप जितना छोटा था। करीब से देखने पर चाय के कप के अंदर एक छोटा हरा जीव दिखाई दिया। उसके छोटे छोटे हाथ थे, सिर पर एक विस्प था और उसके पैर कटोरे के तल से बाहर निकले हुए थे। लाइबेई कुचा लेवल 63 एलिट 4 बिगिनर। टाइप, ग्रास जोर घोस्ट। एबिलिटी, हीट रेजिस्टेंस, फायर टाइप मूव्स की शक्ति आदि कर देता है। लगता है तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है, यान शियाओ मुस्कुराया। ग्रास जोर घोस्ट टाइप का कॉम्बिनेशन पिज़ियोट के लिए बेहद आसान था, एक मूव रेजिस्टेंट था और दूसरा इम्यून। विरोधी के 2 स्टैब मूव्स को पूरी तरह से बेअसर कर देता था। साथ ही ऊष्मा प्रतिरोध क्षमता लगभग बेकार हो गई थी। यह अच्छा है या बुरा, ये तो लड़ाई के बाद ही पता चलेगा। वू शियाओ ने हाथ उठाकर आदेश देते हुए कहा, लाइबेई कुचा, श्राप का प्रयोग करो। अब लाइबेई कुचा हवा में तैरने लगा, उसकी भूत प्रकार की ऊर्जा उसके चारों ओर फैल गई और पिज़ियोट को भी मानसिक आघात लगा। मृत्युपंथ का प्रयोग करो। पिज़ियोट, श्राप से हुए नुकसान को सहते हुए पिज़ियोट नीचे झपटा और दूरी कम करते हुए काले और लाल रंग का तूफान खड़ा कर दिया। वू शियाओ, सुरक्षा का प्रयोग करो। श्राप का प्रयोग करने के बाद लाइबेचा की बहुत सारी एचपी कम हो गई थी, इसलिए वह इस अत्यधिक प्रभावी क्षति को सहन नहीं कर सका। बैंग बैंग बैंग, सुरक्षा कवच पर लगातार हवा के ब्लेड से हमला हो रहा था, जिससे लाइबेचा का शरीर पूरी तरह से गिर गया। इसे खत्म करो। डेथविंग फिर से। यान शियाओ ने कोई रहम नहीं दिखाया। पिछला तूफान अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक और डेथविंग आ गिरा। वू शियाओ ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल करो। अब लाइबेचा का शरीर 2 टुकड़ों में बंध गया। सब्स्टिट्यूट ने वार झेल लिया, जिससे मुख्य शरीर तूफान की सीमा से बाहर निकल गया। वापस आओ। वू शियाओ ने एक पोकेबॉल निकाली और उसे रख दिया, फिर से कंस्कान को भेजा। वूश, दर्शक खुश हो उठे। दोनों ने तेजी से एक दूसरे पर वार किए। दृश्य प्रभाव आंखों को चकाचौंध कर देने वाले थे।
शिक्षिका यान सचमुच अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप हैं, मूशियाओ ने कहा। उनका दाहिना हाथ उनकी जेब में गया। कुछ देर तक जेब में टटोलने के बाद उन्होंने एक जेब घड़ी निकाली और उसे ध्यान से खोला। अंदर लगे प्रमुख पत्थरों में से एक हल्की रोशनी से जगमगा रहा था। कंस्कान, मेगा इवोल्यूशन के आविष्कारक को हमारी दोस्ती का गवाह बनने दो। मेगा इवोल्यूशन। घारू, कंस्कान इंद्रधनुषी प्रकाश से घिरकर आकाश की ओर दहाड़ा। कुछ ही क्षणों में तीव्र प्रकाश छट गया और थैली में मौजूद नन्हा कंस्कान अपनी मां के साथ अखाड़े में खड़ा दिखाई दिया। उसका छोटा सा विकास पूरा हो चुका था। हाई फाइव। कंस्कान, मां और बच्चा अचानक फैल गए और तेजी से पित्जियोर की ओर बढ़ने लगे। नकल का प्रयोग करो। यान शियाओ ने फिर से वही चाल चली और पित्जियोर ने नकली हमले से पलटवार किया, अपनी गति का इस्तेमाल करते हुए कंस्कान की चाल को एक बार फिर रोक दिया। ये देखकर मू शियाओ ने सिर हिलाया, वही चाल काम नहीं करेगी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, स्थिति बदल गई। हालांकि बड़े कंस्कान की चाल रुक गई, लेकिन छोटे कंस्कान के नकली हमले का कोई असर नहीं हुआ। उसने पित्जियोर के पंख पर प्रहार किया, जिससे वह शानदार पक्षी लड़खड़ा गया। यान शियाओ मुस्कुराया, मुझे पता है कि यह काम नहीं करेगा, लेकिन कम नुकसान उठाना हमेशा बेहतर होता है। वैसे भी तुम्हारा कंस्कान वापस जा रहा है। बैंग, उसके बोलते ही पित्जियोर के शरीर से एक लाल कार्ड निकला और कंस्कान, जो हमला करने ही वाला था, वापस लाल रोशनी में बदल गया और अपने पोकेबॉल में लौट गया। पिजिटो, डेथविंग। प्रतिद्वंदी के पोकेमोन बदलने से पहले ही यान शियाओ ने हमला कर दिया। यह अभिशाप एक नकारात्मक प्रभाव है जिससे स्टेमिना तेजी से और लगातार कम होता है। कई बार हमले के बाद पिजिटो पर 2 बार अभिशाप लग चुका था और उसका स्टेमिना आधे से भी कम हो गया था। उसे अपनी स्थिति सुधारने और इस संकट से निकलने के लिए डेथविंग की सख्त जरूरत थी। इस बार किस्मत फिर से यान शियाओ के साथ थी। जिस पोकेमोन को बदला जा रहा था, लाइबेई कुचा, उसे प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला और डेथविंग ने उस पर हमला कर दिया। क्लैंग, चाय का कप जमीन पर गिर गया और छोटा पोकेमोन बेहोश हो गया। लाइबेई कुचा लड़ने में असमर्थ है। कृपया मू शियाओ अपना पोकेमोन बदलें। उद्धरण चिन्ह ... वाह, कुछ पल की खामोशी के बाद दर्शकों में फिर से खुशी की लहर दौड़ गई। लाइव स्ट्रीम चैट टिप्पणियों से भर गई। अविश्वसनीय, बिल्कुल अविश्वसनीय, ये तो लाल कार्ड वाले बौने से भी ज्यादा शक्तिशाली है। आमतौर पर तो मेगास्टोन या फ्लाइंग जेम ही होता है। मैं कंस्कान हूँ और मैं तो बहुत निराश हो गया था। कंस्कान, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपनी माँ को वापस पोकेबॉल में डाल दूंगा। यान शियाओ के शियाओ में मू शियाओ के शियाओ से 3 अंक ज्यादा हैं, तो यह और भी जबरदस्त है। पुष्टि हो गई। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। मू शियाओ ने अपना चाय का कप एक तरफ रख दिया। उसके शांत चेहरे की जगह पहली बार बेबसी छा गई। ये सच में वैसा ही है जैसा नेटिजन्स ने कहा था। क्या? यान शियाओ ने उत्सुकता से पूछा। जो लोग चालबाजी करते हैं वे सब गंदी मानसिकता वाले होते हैं। हे, यान शियाओ शर्माते हुए हंसा। उसकी निर्लज लेकिन गर्व भरी मुस्कान देखकर मू शियाओ ने कहा, तुम तो ऊंचे दर्जे के हो। न सिर्फ तुम्हारा दिल इतना मजबूत है, बल्कि तुम्हारी चमड़ी भी बेहद मोटी है। तुम लगभग अजय हो। यान शियाओ ने दिखावा छोड़ दिया और मुस्कुराते हुए विनम्रता का नाटक करते हुए बोला, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। किनारे से देख रहे रेफरी अवाक रह गए। क्या अभी भी लड़ाई चल रही है? हाँ, चलो अभी लड़ते हैं। लड़ाई जारी रही। मू शियाओ ने उसी रणनीति का इस्तेमाल करते हुए कंस्कान को फिर से मैदान में उतारा। कंस्कान और पित्जियोर दोनों ने एक साथ अचानक हमला किया, जिससे पित्जियोर घबरा गया। जैसे ही मू शियाओ रॉक स्लाइड से उसे खत्म करने की तैयारी कर रहे थे, एक लाल किरण गुजरी। कमेंटेटर, नाजुक समय पर शिक्षक यान ने स्विच करने का फैसला किया। कितना सटीक समय। इस तरह पित्जियोर ने अपनी लड़ने की शक्ति बचा ली। मू शियाओ, मिनहेस्ट, मुझे एक किल दिलाने के लिए तुम क्या कर सकते हो? बिल्कुल नहीं, हमारा पित्जियोर दर्द से डरता है। यान शियाओ ने शरारती मुस्कान के साथ दूसरा पोकेबॉल फेंका। सिलसिलेम, बाहर आओ और खेलो। तादा, सिलसिलेम दहाड़ते हुए जोरदार अंदाज में बाहर आया। अपनी सीमित शक्ति के कारण उसे प्रकट होने के ज्यादा मौके नहीं मिलते थे, लेकिन जब भी वह प्रकट होता, वह अपनी पूरी ताकत लगा देता था। इसका कारण सिर्फ वह आजादी थी जो उसके पीछे खड़े लड़के ने उसे दी थी। कितना शक्तिशाली। सिजिलिम के विशाल आकार को देखकर, जो किसी चैंपियन के बराबर था, मू शियाओ का चेहरा गंभीर हो गया। यान शियाओ ने एक चमकीली नारंगी डिस्क फेंकी, जो सिजिलिम के सिर के किनारे लगे रिसीवर में सटीक रूप से जा लगी। अपनी शक्ति दिखाओ सिजिलिम। मल्टी टाइप अटैक। सिलसिलेम। प्रीवियस अध्याय 369। मैंने अपनी हिमा को इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट। सेटिंग्स। टॉप। बुक। कैटलॉग। ग्लॉसरी। रिप्लेसमेंट। बुकशेल्फ। हिस्ट्री। न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट। डिस्कवर मोर। फैंटेसी नॉवल सीरीज। साइफाई ई बुक्स। प्लेइंग कार्ड्स नॉवल। अकेडमिक जीनियस रिसोर्सेज। पीपल और सोसाइटी। ट्रांसलेशन। डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल V0.81। यानामी एनालोगो। टोमाटोमटियल। एवटा। गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 370 पाडिया गड्ढे की यात्रा। क्लिक। डिस्क लोड हो गई और सिलवाली की चोटी और पूंछ अचानक नारंगी लाल हो गई। टाइप स्विच। फाइटिंग। धीमी गुर्राहट के साथ वह नीचे झुक गया और आसपास की हवा में मौजूद ऊर्जा लगातार कम होती गई और संघनित होकर उसके चारों ओर प्रकाश का एक विशाल गोला बन गया, जो अभूतपूर्व बल के साथ आगे बढ़ा। मू शियाओ के होठों पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। आमने सामने की टक्कर। वाह, कंस्कान और मैं कभी नहीं डरे। कंस्कान, गार, गीगा इंपैक्ट का इस्तेमाल करो। गर्राहट। दोनों कंस्कान एक साथ दहाड़े, अपने पैरों को जमीन पर जोर से पटका और आगे बढ़े। गति तेजी से बढ़ी और नीले बैंगनी रंग की हवा के झोंके से एक विशाल सर्पिलाकार सुरक्षात्मक कवच बन गया। बूम। सबकी निगाहों के सामने दो शक्तियों के हमले आपस में टकराए। दो ऊर्जाएं अखाड़े के केंद्र में एक दूसरे से टकराकर एक दूसरे को नष्ट कर दी गईं। धड़ाम। नन्हा कंस्कान चीख उठा, जो सबसे पहले हवा में उड़ गया। कंस्कान का ध्यान इस झटके से भटक गया। अगले ही पल सिलवाली के पंजे उसकी गर्दन पर थे। वूश बैंग। कंस्कान इतनी तेजी से हवा में उड़ गया कि नंगी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वह अखाड़े के किनारे एक पत्थर के खंभे में धंस गया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। अखाड़ा शांत हो गया। किसी ने नहीं सोचा था कि मेगा इवॉल्व कंस्कान आमने सामने की टक्कर में सिलवाली का मुकाबला नहीं कर पाएगा। गार। कंस्कान ने अपने बंधनों से मुक्त होने के लिए संघर्ष किया और नन्हे कंस्कान के साथ उठ खड़ा हुआ, जो देखने में बिल्कुल सुरक्षित लग रहा था। यान शियाओ के होठों पर मुस्कान आ गई। ये तो दिलचस्प होता जा रहा है। इतना कहते ही उसका चेहरा बदल गया और उसने फिर से हाथ हिलाते हुए आदेश दिया, सिल्वली, एक के बाद एक कई गुणों वाले हमले करो। सिल्वली एक युद्ध मशीन की तरह बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ गया। मू शियाओ की आंखें फड़क उठी। चोट से बचने के लिए रॉक स्लाइड का इस्तेमाल करो।
कंगाला ने एक हाथ से चट्टान बनाए, अपने दाहिने मुंह से जोरदार वार किया और झटके का इस्तेमाल करते हुए हवा में 2 शरीर की लंबाई तक उछल गया, बाल बाल सिल्वरली को बचाते हुए। बूम! सिल्वरली अखाड़े की दीवार के किनारे से टकराया और मलबे के नीचे दब गया, जिससे वहां मौजूद सभी लोग कांप उठे। खटखट! मलबा गिरता रहा, जिससे एक भयानक आभा निकली। धड़ाम! सिल्वरली मलबे से उछल पड़ा, उसके शरीर से एक बीमा पॉलिसी धीरे धीरे निकल रही थी, उसका शरीर तेजी से चमक रहा था। टिप्पणी: सिल्वरली का आइटम मिसिंग स्ट्राइक इंश्योरेंस है। काम्स्कान खतरे में है। मिसिंग स्ट्राइक इंश्योरेंस: जब कोई अनैच्छिक चाल चूक जाती है तो यह सक्रिय हो जाता है और इसकी गति को 2 चरणों तक बढ़ा देता है। इसे खत्म करो। बहुविशेषता वाला हमला। सिल्वरली की दोगुनी गति के सामने काम्स्कान के पास प्रतिक्रिया करने का कोई मौका नहीं था और वह असहाय होकर देखता रह गया जब सिल्वरली ने उसकी छाती पर हमला किया। बूम! धूल छंटने पर काम्स्कान अपने मेगा इवोल्यूशन रूप से वापस सामान्य अवस्था में आ गया और जमीन पर गिर पड़ा। काम्स्कान लड़ने में असमर्थ है। कृपया पोकेमोन बदलें। मूशियाओ ने सिल्वरली को देखा, जो अखाड़े में जबरदस्त शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था, और उसने अपना तीसरा पोके बॉल फेंका। कॉमोडॉक्स, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। गैलांस। अलोला का छद्म पौराणिक लड़ाकू ड्रैगन युद्ध के मैदान में प्रवेश करते ही दहाड़ा, मानो वह एलीट 4 के किसी सदस्य जैसा दहाड़ रहा हो। मॉर्फोडॉन लेवल 65, इंटरमीडिएट एलीट 4 लेवल। यानशियाओ ने सिर हिलाया। फेरी टाइप के सामने 4 गुना कमजोरी होना बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। फिर उसने एक गुलाबी डिस्क फेंकी। सिल्वर कंपेनियन ने अपना टाइप फिर से फेरी में बदल लिया। इस बिंदु पर लड़ाई पूरी तरह से तय हो चुकी थी। भले ही मूशियाओ ने आयरन हेड, पॉइजन जैब और अन्य फेरी टाइप के लिए फायदेमंद मूव्स के साथ साथ सोनिक वेव, एक अंधाधुंध व्यापक क्षेत्र पर हमला करके यानशियाओ को कुछ हद तक परेशान किया था। हालांकि 4 गुना बढ़त और भारी स्तर के अंतर के बावजूद सिल्वरली अंततः अपने पंजे के एक ही वार से जमीन पर गिर गया। यानशियाओ ने भी प्लेटिनम स्तर में एक जीत हासिल की। इस लड़ाई के बाद पिज़्जियोट का स्तर 1 अंक बढ़ गया और उसकी प्रतिभा का स्तर 700 हो गया। सिल्वरली, जिसका स्तर लंबे समय से अपरिवर्तित था, उसने भी सफलता प्राप्त की और चैंपियन स्तर में पहुंच गया और उसकी प्रतिभा का स्तर भी 700 हो गया। दूसरे प्लेटिनम स्तर के मुकाबले में भाग न लेते हुए यानशियाओ मूशियाओ के पीछे पीछे अखाड़े से बाहर चला गया। अब क्या आप पैडिया रसातल के बारे में कुछ बता सकते हैं? यानशियाओ ने उत्सुकता से पूछा। आपने जो ताकत दिखाई है उसके आधार पर कहें तो रसातल की गहराई तक पहुंचने के लिए ये लगभग पर्याप्त है। मूशियाओ ने सिर हिलाया और संक्षेप में अपने ज्ञान का वर्णन किया। उनके अनुसार वह मूल रूप से एक इंटरपोल एजेंट थे और उनका मिशन पाडिया क्षेत्र में पाडिया रसातल से संबंधित मामलों की जांच करना था। मिशन के दौरान उसने लीकिंग के अभियान दल और कुछ खजाना खोजने वालों का पता लगाया। अपनी दिव्य शक्ति से उसने इन अवैध खोजकर्ताओं को दंडित भी किया। हालांकि मिशन के दौरान उसका सुरक्षात्मक कवच गलती से फट गया, जिससे उसने अत्यधिक मात्रा में क्रिस्टलीकरण ऊर्जा ग्रहण कर ली। इसके परिणामस्वरूप उसकी जांघ पर क्रिस्टलीकरण के लक्षण दिखाई देने लगे, जिससे उसे इंटरपोल छोड़ना पड़ा। मैं विशाल गड्ढे की गहराई में जाकर क्रिस्टलीकरण के रहस्यों को उजागर करने के लिए अपना खुद का अभियान दल बनाने की योजना बना रहा हूँ। मूशियाओ बोलते हुए अपनी पैंट का एक कोना खोलकर अपनी जांघ दिखाई, जो सफेद क्रिस्टलों से ढकी हुई थी। अगर सब ठीक रहा तो शायद इससे मेरे शरीर पर हो रही इस अजीब घटना का समाधान हो जाए। यानशियाओ की आंखें चौड़ी हो गईं। वह इन क्रिस्टलों से परिचित था। पोकेमोन जब क्रिस्टलीकृत होते हैं तो उनका प्रकार बदलने के लिए उन्हें इन सफेद क्रिस्टलों से ढक दिया जाता है। हालांकि मूशियाओ के पास जो क्रिस्टल था वह अधिक शुद्ध था और उसकी ऊर्जा में उतार चढ़ाव अधिक सौम्य और स्थिर थे। शायद यह एक छिपा हुआ आशीर्वाद है। मेरी ताई क्रिस्टल मालाएं वास्तव में इसी से रिचार्ज हो रही हैं। मूशियाओ ने एक ताई क्रिस्टल माला निकालते हुए कहा, जिसकी प्रचुर ताई क्रिस्टल ऊर्जा चमक रही थी। तो तुम जोन 0 तक पहुंच गए होगे? यानशियाओ ने पूछा, फिर समझाया, विशाल गड्ढे की तलहटी। हाँ, ऐसा लगा जैसे वहां लोग रहते थे। बेहोश होने से पहले मैंने धुंधली सी एक भविष्यवादी इमारत देखी। पता नहीं यह मतिभ्रम था या नहीं। यानशियाओ ने सिर हिलाया। अपने पिछले जीवन में खेल खेलने के अनुभव के आधार पर मूशियाओ ने शायद उस शोध संस्थान को देखा होगा जिसे डॉक्टर ओरेन और डॉक्टर फुटू ने गड्ढे की तलहटी में बनाया था। कुछ देर सोचने के बाद उसने मूशियाओ से वादा किया, मुझे स्नोपीक सिटी में कुछ और समय रुकना चाहिए। उसके बाद करने के लिए और कुछ नहीं होगा, इसलिए मैं आपके साथ पाडिया जायंट पेट की खोज में चल सकता हूँ। ये सुनकर मूशियाओ का चेहरा खिल उठा। बहुत खूब डॉक्टर यान की मदद से मुझे पूरा यकीन है कि हम महान क्रिस्टलीकरण के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। मूशियाओ से संपर्क जानकारी का आदान प्रदान करने के बाद यानशियाओ जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। उसने मूशियाओ के अनुरोध को 2 कारणों से स्वीकार किया। पहला, महान गड्ढे के बारे में मूशियाओ की समझ स्पष्ट रूप से कहीं अधिक गहरी थी। यानशियाओ को पाडिया गड्ढे का ज्ञान केवल एक खेल के स्तर तक सीमित था। एक मार्गदर्शक होने से अन्वेषण बहुत आसान हो जाता। दूसरा, वह इस अवसर का उपयोग तालिबागों को वश में करने और संभावित दिव्य युद्ध की तैयारी करने के लिए भी कर सकता था। संयोगवश यानशियाओ ने अपना फोन उठाया और मोडन को एक संदेश भेजा। चूंकि दूसरा पक्ष इंटरपोल का सदस्य था, इसलिए मोडन के नेटवर्क से उसे स्वाभाविक रूप से उसकी जानकारी मिल गई होगी। इस तरह के अभियानों में एक विश्वसनीय साथी अक्सर किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ज़ोरोयाक, होशिंग, रास्ते में हूँ। कृपया मेरा समर्थन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीवियस अध्याय 370 पाडिया गड्ढे की यात्रा। नेक्स्ट, सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमोटोमटियल V0.81 यानामी एनालोगो, टोमोटोमटियल, एवटा, गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 371 पिरामिडों के विरुद्ध युद्ध। अखाड़े में लौटकर यानशियाओ ने दिन का अपना दूसरा मैच शुरू किया। हालांकि स्नोपीक सिटी की आबादी काफी अधिक थी, लेकिन प्लेटिनम रैंक तक पहुंचने वाले प्रशिक्षक बहुत कम थे। यानशियाओ 2 घंटे से अधिक समय तक इंतजार करता रहा और आखिरकार जब उसे नींद आने लगी तभी उसके मैच की घोषणा हुई। और इस बार उसकी प्रतिद्वंदी कोई और नहीं बल्कि लोरेना थी, जिससे वह लंबे समय से नहीं मिला था। बहुत दिनों बाद मिले यानशियाओ सांवली लड़की ने मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन किया। बर्फीले स्नोपीक सिटी में लोरेना ने भी अपने पहले के साधारण स्विमसूट वाले पहनावे को बदलकर एक ट्रेंडी लुक अपनाया था, जिसमें सफेद क्रॉप टॉप, विंडरप्रूफ जैकेट और लो राइज क्रॉप जीन्स शामिल थी। उसके लंबे गहरे नीले बाल एक बेरेट में बंधे हुए थे, जो उसे गर्माहट देते हुए उसकी आकर्षक आकृति और फैशनेबल स्टाइल को प्रदर्शित कर रहे थे। यानशियाओ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सच में बहुत समय हो गया। लगता है तुम जिम को चुनौती देने आए हो। हाँ, मैं अखाड़े के पास से गुजर रही थी और सुना कि तुम यहाँ हो, तो मैंने सोचा कि अपनी किस्मत आजमा लूं। लोरेना ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा, लगता है मेरी किस्मत अच्छी है। यानशियाओ ने सिर हिलाया, इसे अच्छी किस्मत कहते हो? इस बार तो तुम पक्का सारे अंक जीतोगी।
उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लड़के के आत्मविश्वास से भरे हाव भाव को देखकर लुलिना की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने अपना सिर थोड़ा नीचे किया, बालों की एक लट कान के पीछे की और मन ही मन बुदबुदाई, क्या करूं? मुझे खुशी है कि तुम मुझे खा जाओगे। तुमने क्या कहा? यान शियाओ को लगा कि आसपास के दर्शक बहुत शोर मचा रहे थे और उसने लुलिना की बात नहीं सुनी। कुछ नहीं, चलो शुरू करते हैं। लुलिना ने मीठी मुस्कान के साथ रेफरी को मैच शुरू करने का इशारा किया। जल्द ही दोनों पक्षों की टीम संरचनाएं बड़ी स्क्रीन पर प्रदर्शित हुई। यान शियाओ, जोरॉक, ब्रेवियरी, ब्लिसी, ईवे, कंस्कान, मॉफिन, लोलिना, ड्रेडनॉफ, पेलिपर, गैस्ट्रोडॉन, किंगड्रा, गोलिसोमॉफ, टॉक्सपैक्स। अपनी टीम को देखकर यान शियाओ संतुष्टि से भर उठा। ये सभी पोकेमोन वही थे जो उसने पहले लुलिना को सुझाए थे। क्या तुम अपनी अनुपस्थिति के दौरान अलोला गई थी? लोलिना ने सिर हिलाया। हाँ, काशिरी वहां युद्ध की तैयारी कर रही थी और इन दोनों को द्वीप के राजा ने उसके अनुरोध पर मेरे लिए चुना है। हाँ, मैं इसके लिए उत्सुक हूँ। रेफरी ने दोनों को अभी भी बातें करते हुए देखकर उन्हें याद दिलाया, कृपया अपनी टीम संरचना को जल्द से जल्द अंतिम रूप दें। यान शियाओ और लुलिना ने एक दूसरे को देखा। दोनों ने संकेत दिया कि उन्होंने अपने चयन कर लिए हैं। अब लड़ाई शुरू। जवाब में 2 पोकेबॉल दागे गए। ड्रेंचेट, मैदान में आओ। ईवी, मैं तुम्हें चुनती हूँ। ड्रेंचेट लेवल 62 एलीट 4 बिगिनर। स्पष्ट रूप से लुलिना ने इस दौरान जोरदार अभ्यास किया था। इस लेवल वृद्धि के साथ वह यान शियाओ के दूसरे स्तर तक पहुंच चुकी थी। लेकिन दुर्भाग्य से अपने शक्तिशाली साथी ईवी के सामने ड्रेंचेट ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। लड़ाई की शुरुआत से ही लुलिना ने एक भयंकर और आक्रामक युद्ध शैली का प्रदर्शन किया। उसने तुरंत गिगेंटामैक्स का विकल्प चुना और मैक्स पंच का उपयोग करके बढ़त हासिल कर ली। आमतौर पर गिगेंटामैक्स ने किए गए लक्ष्यों के पास सबसे शक्तिशाली बूस्ट के सामने टिकने की बहुत कम संभावना होती है, लेकिन यान शियाओ का ईवे पूरी तरह से बेबस था। पहले उसे मैक्स पंच का वार लगा, फिर उसने नजदीकी रेंज से 100% जलन पैदा करने वाला इन्फर्नो हमला किया। एक फिजिकल अटैकर होने के नाते ड्रेंचर तुरंत बेबस हो गया और उसे यूटिलिटी फोकस रणनीति के लिए मैक्स एक्वा का इस्तेमाल करके रेन को एक्टिवेट करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यान शियाओ ने चाम्प चाल चुनी, जो डेवोरर के नए बढ़े हुए आक्रमण के विरुद्ध भ्रम पैदा करने की गारंटी देती है। पहल यान शियाओ के हाथ में आ गई। लुलिना के प्रतिस्थापन का लाभ उठाते हुए, जिससे भ्रम दूर हो गया, उसने काम माइंड का उपयोग करके अपने आक्रमण को बढ़ाया और फिर ईवे के विशिष्ट स्वीपिंग पैंतरेबाजी का प्रयोग किया। ब्लेजिंग इन्फर्नो ने प्रतिद्वंद्वी के आक्रमण को आधा कर दिया और एक्टिवेशन ने एक लाइट स्क्रीन बनाई जिसने विशेष आक्रमण क्षति को आधा कर दिया, जिससे आक्रमण और विशेष आक्रमण आधारित दोनों पोकेमोन पूरी तरह से निष्क्रिय हो गए। काम माइंड और चार्म के संयोजन से कमजोरियों को दूर किया गया। यहाँ तक कि दूसरा पोकेमोन स्विफ्ट स्विम का किंगड्रा अपनी उच्च गति के बावजूद ईवे के चार्म और फॉक्स कॉल का सामना नहीं कर सका। लुलिना ने एक बार फिर यान शियाओ की क्रूरता का अनुभव किया। बेशक वह पूरी तरह से बेकार नहीं थी। तीसरी लड़ाई में टॉक्सिक पोकेमोन की 100% सटीकता का उपयोग करते हुए उसके हाइपर मूवर से सब्स्टिट्यूट प्रोटेक्ट टॉक्सिक और पॉइजन टैकल का संयोजन ने लगभग यान शियाओ को हरा ही दिया था। टॉक्सेपैक्स। सौभाग्य से ईवे के स्टैट्स बहुत संतुलित थे, जिसके कारण उसे आखिरी मिनट में बदला जा सका। कितना अफसोस, अगर हमने पहले टॉक्सेपैक्स का इस्तेमाल किया होता तो शायद हम कुछ और लड़ाइयां खेल पाते, यान शियाओ ने ईवे को प्रोत्साहन देते हुए कहा। ये सुनकर लुलिना ने मुंह बनाया और नखरे से बोली, छी, अगर मैंने पहले मेगा एविल भेजा होता तो तुम शायद मुझे उकसाने के लिए किसी और को भेज देते। लाइव स्ट्रीम में मौजूद दर्शक इस दृश्य को देखकर जोर से हंस पड़े। चौंकाने वाला, मशहूर मॉडल लुलिना बुरी तरह हार गई। अस्पष्ट संदेश, क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम कितनी गंदी हो? जैसा कि कहावत है, जो तुम्हें सबसे अच्छी तरह समझता है वही तुम्हारा दुश्मन होता है। नाना, मेरी बेचारी नाना, दुखी, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। यान शियाओ ने टिप्पणियों पर झिझकते हुए नजर डाली, फिर लाइव स्ट्रीम बंद कर दी और हंसते हुए बोली, चलो चलो, क्या तुम जिम में चुनौती नहीं देना चाहती थी? संयोग से शियासोंग से मेरे अच्छे संबंध हैं। हम अच्छे संबंध? तुम्हारा मतलब ये तो नहीं कि तुमने कुछ दिन पहले ही उसे अपमानित किया था? ओह, क्या इसे ही बिना लड़ाई के दोस्ती नहीं कहते हैं? छी, इतना बेशर्म होना तो वाकई एक उपलब्धि है। डॉट 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 डॉट। लुलिना के आने की खबर सुनकर शियाओक्सी भी बहुत उत्साहित हो गई। आखिरकार वे कभी प्रेम में प्रतिद्वंद्वी थी, अब दोस्त हैं। दोनों ने स्नोपीक सिटी में एक पूरी दोपहर साथ बिताई और अपनी दोस्ती को ताज़ा किया। इससे यान शियाओ उपेक्षित महसूस करने लगा और वह केवल कभी कभार ही घमंडी शिंजी को चिढ़ा पाता था। हालांकि शिंजी के पास हाल ही में उसके लिए समय नहीं था, वह शिंजी को हराने के लिए कड़ी ट्रेनिंग में लगा हुआ था। शिंजी से प्रभावित होकर यान शियाओ ने भी अपनी तैयारी में जी जान लगा दी। अगले 2 दिनों तक उसने पहले दिन की तरह ही दिनचर्या बनाए रखी। सुबह लेक विजडम में ट्रेनिंग और गश्त, सुबह 2 अखाड़े के मुकाबलों में भाग लेना और दोपहर में अपने पोकेमोन को ट्रेनिंग देना। प्लेटिनम रैंक पर पहुंचने के बाद उसके विरोधियों की ताकत में काफी वृद्धि हुई, लेकिन पहले दिन के लुलिना और मू शियाओ जैसे विरोधी अभी भी दुर्लभ थे। इसलिए यान शियाओ ने अगले 2 दिनों में लगातार 3 लड़ाइयां जीतने का रिकॉर्ड बनाया या कांस्कान और उसके मोटोसॉरस को युद्ध के मैदान में तबाही मचाने दिया। इन 2 दिनों में पोकेमोन के स्तर और क्षमताओं में काफी सुधार हुआ। जादुई कैंडी की मदद से वांगजिलोन कान वाले खरगोश के बाद स्तर 70 तक पहुंचने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए। अम्ब्राउन, ब्रेवेरी और ईवे के स्तर परिवर्तित रहे, लेकिन युद्ध के दौरान उनकी प्रतिभाएं बढ़कर 720 के अधिकतम स्तर तक पहुंच गईं। पिजेट, जिसने हाल ही में एक महत्वपूर्ण प्रगति की है, अभी भी लगभग 700 के स्तर पर है और पूरी तरह से अनुकूलित नहीं हुआ है, लेकिन उसका स्तर पहले ही शीर्ष स्तर में प्रवेश कर चुका है। यान शियाओ के मुख्य प्रशिक्षक कंस्कान और सेप्टाइल के स्तर में तेजी से वृद्धि हुई और वे क्रमशः 58 और 48 के स्तर तक पहुंच गए। उन्होंने कई कौशल सीखे और उनकी प्रतिभाएं क्रमशः 630 और 620 तक बढ़ गईं। विशेष रूप से मेलोएडा ने अखाड़े के उत्साहपूर्ण वातावरण में उच्च युद्ध भावना का प्रदर्शन किया, एक प्राचीन गीत प्रस्तुत करने के बाद डांस मोड में स्विच किया और आश्चर्यजनक रूप से लगातार 3 दुश्मनों को मार गिराया। उसने अपने विरोधियों को पूरी तरह से अचंभित कर दिया। छोटी लड़की के स्तर और प्रतिभा में भी मामूली प्रगति हुई और वे क्रमशः 68 और 670 के स्तर तक पहुंच गईं। तीसरे दिन दोपहर को यान शियाओ एक मोटोलिजार्ड की पीठ पर सवार होकर बर्फ के मैदान में अन्य पोकेमोन के साथ रेसिंग खेल रहा था। तभी रास्ते के बीचों बीच झाड़ियों से 3 जाने पहचाने चेहरे निकले। मोटोलिजार्ड, यहीं रुक जाओ। स्क्वीक, बर्फ के टुकड़े चारों ओर उड़ने लगे और अचानक सड़क के बीचों बीच 3 बर्फ के पुतले प्रकट हो गए। ऐश, क्या यही वह रास्ता है जिस पर तुम हमें लाए थे? गुआंगजियांग ने बर्फ के टुकड़ों को झाड़ते हुए ऐश की नाक की ओर इशारा किया और उसे स्पष्टीकरण मांगा। ऐश ने अपने सिर के पीछे खुजली की। ओह, प्रक्रिया को छोड़ो, देखो क्या ये पोकेमोन सेंटर नहीं है? हाँ, ब्रॉर ने हमेशा की तरह अपनी ठुड्डी सहलाई और कुछ कहने की तैयारी की।
तभी मिस जॉय पोकेमोन सेंटर से बाहर निकली और चिंता से पूछा, क्या तुम तीनों ठीक हो? अगले ही पल मानव रूप में एक भूरे रंग की त्वचा वाले योर्श ने उसका हाथ थाम लिया। मिस जॉय, आपका देवदूत जैसा चेहरा देखकर मेरे सारे घाव भर गए। काश मैं भी। बैंग, यानशियाओ का पोकेबॉल अपने आप खुल गया और बनियाई एक काली परछाई में बदल गया और ब्रॉ को लात मारकर दूर फेंक दिया। मिरो, उसने ताली बजाई, अपने पोकेबॉल में वापस गई और परछाइयों में गायब हो गई। ग्रिमोइरे, बदमाश का दाहिना हाथ जो पॉइजन टैकल छोड़ने के लिए तैयार था, हवा में ही जम गया। उसके गालों से 2 बुलबुले निकले। ग्रिमोइरे गॉड, ओह ऐश, डॉन, तुम यहाँ हो? यानशियाओ ने सहजता से अभिवादन किया। हम जैसे ही दोनों ने जवाब दिया, चारों कोनों पर लगे जेट इंजनों से संचालित एक विशाल धातु का पिरामिड उनकी ओर तेजी से बढ़ा और थोड़ी दूर एक खुले मैदान में धीरे धीरे उतर गया। लगभग एक ही समय पर पोकेमोन सेंटर के पिछवाड़े में मौजूद यानशियाओ, ऐश और शिंजी ने ऊपर देखा। यह बैटल पिरामिड है। प्रीवियस अध्याय 371 पिरामिडों के विरुद्ध युद्ध। नेक्स्ट सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, नॉवल राइटिंग सॉफ्टवेयर, वायलेंस और अब्यूज, इन्फिनिट लूप नॉवेल्स, हिस्ट्री, फिल्म एडेप्टेशन न्यूज़, राइटर्स रिसोर्सेज, आइसबर्ग मिस्ट्री नॉवेल्स, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल V0.81, यानामी एनालोगो, टोमाटोमटियल, एवटा, गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश, अध्याय 372 शिंजी का बदला बनाम देवताओं का युग। बूम, विशाल युद्ध पिरामिड एक जोरदार गर्जना के साथ जमीन पर गिरा, जिससे सबका ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया। कुछ ही क्षण बाद पिरामिड के किनारे एक धातु का दरवाजा खुला और हरे रंग के मिलिट्री ओवरकोट पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति अपने साथियों के साथ बाहर आया। उससे एक अधिकारपूर्ण आभा निकल रही थी जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कांटो युद्ध मोर्चे का सबसे शक्तिशाली नेता पिरामिड फराओ शिंजी। श्रीमान शिंजी, ऐश ने हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया। अरे नौजवान, तुम हो, बहुत दिनों बाद मिले। ऐश ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने आखिरकार आपसे वीरता का प्रतीक प्राप्त कर लिया। याद करके कितना भावुक हो जाता हूँ। शिंजी ने बगल में देखा। ये देखकर आश्चर्यचकित था कि ऐश, जिसे वह पहले तुच्छ समझता था, ने वास्तव में शिंजी को हरा दिया था। श्रीमान शिंजी, बहुत दिनों बाद मिले। रेजी भी आगे बढ़ा और झुककर अभिवादन किया। वह भी उस वरिष्ठ के प्रति असीम सम्मान रखता था जिसने उसे सहचर्यकार सिखाया था। वाह, यहाँ तो कई जाने पहचाने चेहरे हैं। कामिशिरो ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा, फिर हल्के से सिर हिलाया। लगता है तुम्हें अपना रास्ता मिल गया है। जी हाँ, आपके मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ। रायजी से थोड़ी देर बात करने के बाद कामिशिरो ने यानशियाओ की ओर देखा। ये डॉक्टर यान होंगे? मैंने मंदिर के दिव्य बालक से सुना था कि आप मेरे साथ मंदिर का भ्रमण करना चाहते हैं। यानशियाओ ने सिर हिलाया। जी हाँ, मैं यहाँ काफी समय से इंतजार कर रहा हूँ। तो चलिए चलें। 1 मिनट रुकिए। शिंजी अचानक आगे बढ़ा और उनकी बातचीत में दखल दिया। कामिशिरो, मुझे याद है, तुम रेजी के छोटे भाई हो, है ना? तुम्हें मैं याद हूँ। शिंजी का चेहरा थोड़ा उत्साहित था। उसने अपने दाहिने हाथ में एक पोकेबॉल पकड़ी हुई थी जो उसकी छाती से सटी हुई थी। मैं यहीं तुम्हारे साथ पोकेमोन की लड़ाई लड़ना चाहता हूँ। ऐश चौंक गया। क्या? शिंजी और श्री कामिशिरो के बीच लड़ाई? तभी दूर से एक डोडरियो श्रृंखला पास आया। सकुरा और ली शुतुरमुर्ग की पीठ से कूद गए। ऊर्जावान लड़की ने अपने हाथों को अपनी छाती पर रखते हुए कहा, वाह, ये बैटल पिरामिड है। ये बहुत बड़ा है। नमस्कार, मैं कांटो क्षेत्र का अग्रणी हूँ। ब्रेन, पिरामिड फराओ, गॉडेरा। शाओ सोंग, नमस्कार श्री गॉडेरा, मैं शाओ सोंग स्नोपीक सिटी की जिम लीडर हूँ। यह मेरा अच्छा दोस्त ली है, वेलस्टोन सिटी का जिम लीडर। ली, श्रीमान गॉडेरा, मैं आपके नाम का बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूँ। क्या आप मुझसे युद्ध करना चाहेंगे? गॉडेरा थोड़ी देर रुके, फिर जोर से हंसे। हाँ, लगता है यहाँ काफी दिलचस्प लोग इकट्ठा हुए हैं, लेकिन अभी मुझे इस नौजवान की चुनौती का जवाब देना होगा। बोलते हुए उन्होंने शिंजी की ओर देखा। उसकी निगाहें सचमुच मोहक हैं। रेजी, शिंजी, अचानक चुनौती क्यों? मैं वो करना चाहता हूँ जो मेरा भाई नहीं कर सका, बस इतना ही। ऐश आगे बढ़ा। श्री कामिशिरो, हम भी मैच देखना चाहेंगे, क्या ये ठीक रहेगा? कामिशिरो ने शिंजी से पूछा, क्या ये ठीक रहेगा नौजवान? हाँ, शिंजी ने सिर हिलाया, फिर यानशियाओ की ओर मुड़ा। मैं आपको वो भी दिखाना चाहता हूँ जो मैंने पिछले कुछ दिनों में तैयार किया है। क्या? यानशियाओ को उम्मीद नहीं थी कि वह उससे मदद मांगेगा। अकाने ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, इस लड़के ने बहुत सारी ऊर्जा अपने अंदर दबा रखी है। कुछ देर बाद समूह पिरामिड में प्रवेश कर गया। शिंजी और कामिशिरो अखाड़े के दोनों ओर तैनात थे। शियाओ गैंग रेफरी के मंच पर चढ़ गया। श्री कामिशिरो, मुझे रेफरी बनने दीजिए। कोई जरूरत नहीं, शिंजी ने कामिशिरो की ओर मुड़ते हुए झल्लाकर कहा। लड़ाई के नियम है 6 बनाम 6 की पूरी ताकत से लड़ाई, कोई प्रतिस्थापन नहीं। जिस टीम के सभी पोकेमोन लड़ने में असमर्थ होंगे वह हार जाएगी। कैसा रहेगा? कामिशिरो के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। कोई बात नहीं। हालांकि शिंजी बहुत ताकतवर है, फिर भी श्री कामिशिरो को हराना उसके लिए लगभग नामुमकिन है ना? शियाओ सोंग ने दर्शक दीर्घा से कहा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। रेजी अखाड़े में शिंजी को देखता रहा, चुप रहा। शिक्षक यान, आप क्या सोचते हैं? लुलिना, जो अब तक चुप थी, ने पूछा। जीतना शायद नामुमकिन है, लेकिन स्कोर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानशियाओ ने होठों पर मुस्कान लिए कहा। अपनी प्रशिक्षण के तहत इस दुनिया का छोटा तसुंडेरे मूल कहानी की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली है। उसे एनीमे की तरह 6-0 से हार नहीं माननी चाहिए। जल्द ही लड़ाई शुरू हो गई। पहले मैच में दोनों टीमों ने रेगिरॉक और मैग्मोटो को मैदान में उतारा। जेनेसिस का रेगिरॉक लेवल 76 का था, जो एलीट 4 के सबसे ताकतवर पोकेमोन इन्फिनेप से भी अधिक शक्तिशाली था, जबकि शिंजी का मैग्मोटो केवल लेवल 62 का था। शिंजी ने तुरंत मैग्मोटो को हटाकर उसकी जगह लेवल 60 का गैस्ट्रोडॉन रख दिया। लगता है शिंजी ने बहुत मेहनत की है, इस तरह उसे फायदा मिल सकता है। यानशियाओ ने टिप्पणी किए बिना नहीं रह सकी। सिर्फ एक साधारण बदलाव से इतना बड़ा फर्क पड़ जाता है? ऐश ने हैरानी से पूछा। यानशियाओ मुस्कुराए। ऐश से यही उम्मीद थी, जो अपने बेपरवाह और विस्फोटक अंदाज के लिए जाना जाता है। टीम के रणनीतिज्ञ ब्रॉ ने सिद्धांत समझाया। रेजिरॉक एक रॉक टाइप पोकेमोन होने के नाते फाइटिंग, ग्राउंड, रॉक और इलेक्ट्रिक टाइप के खिलाफ प्रभावी है। गैस्ट्रोडॉन का ग्राउंड वाटर टाइप कॉम्बिनेशन इन चारों टाइप के खिलाफ कारगर है। इतना ही नहीं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो गैस्ट्रोडॉन के पास वह मूव होना चाहिए, यानशियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा।
अगले ही पल शिंजी ने आदेश दिया, गैस्ट्रोडॉन सैंड हेल का इस्तेमाल करो, इससे रेजिरॉक फंस जाएगा। यान शियाओ की आंखों में चमक आ गई। रेजिरॉक ताकतवर है, लेकिन ये यूटर्न जैसे आसान स्विचिंग मूव्स नहीं सीख सकता और इसमें ग्रास टाइप कवरेज की कमी है। ब्रॉ अचानक समझ गया, मैं समझ गया। इस तरह शिंजी एक साथ मिलकर एक ही बिंदु पर हमला कर सकता है। फिर लड़ाई एक भयंकर दौर में प्रवेश कर गई। शांग ने रेगिरॉक के 200 डिफेंस स्टैट का इस्तेमाल करते हुए पहले हमला किया। शिंजी ने गार्ड से पलटवार किया, बड़ी मुश्किल से हमले को रोका, फिर अपना तुरुप का पत्ता दिखाया। पेन शेयरिंग दोनों खिलाड़ियों के संयुक्त एचपी को बराबर बराबर बांट देता है। यह मूव वन हिट किल टेक्निक और डेस्टिनी बॉन्ड्स की तरह एक रैंक पार करने के बाद पूरी तरह से प्रभावी नहीं रहता, लेकिन फिर भी इसने रेगिरॉक को काफी नुकसान पहुंचाया। कामिशिरो ने भौहें चढ़ाईं और तुरंत अपना अंतिम हमला किया, रेगिरॉक हाइपर बीम। एक धधकती हुई सफेद किरण निकली, जिसकी भीषण ऊर्जा से दर्शक अनजाने में थोड़ा पीछे झुक गए। एक चैंपियन स्तर के मॉन्स्टर की शक्ति लगभग चैंपियन स्तर के गैस्ट्रोडॉन की क्षमताओं से परे थी। बूम, भयंकर विस्फोट से पूरा पिरामिड बुरी तरह कांप उठा। लेकिन धुएं के बीच से शिंजी की शांत आवाज आई, विदाई का तोहफा। यान शियाओ को छोड़कर बाकी सब हैरान रह गए। एक सफेद पट्टी धीरे धीरे बाहर निकली और गैस्ट्रोडॉन ने अपनी बची हुई जीवन शक्ति से रेगिरॉक के अटैक और स्पेशल अटैक को 2 स्तर नीचे कर दिया। ये तो फोकस सैश है। शियाओ कियान ने देखते ही उस चीज को पहचान लिया जिसे वह बेच रही थी। यान शियाओ ने प्रशंसा में अपनी जीभ चटकाई, मेरे पहले शिष्य से यही उम्मीद थी। दर्द बांटने और ठीक करने का यह मेल, साथ ही फोकस सैश की एचपी को लॉक करने की क्षमता, वाकई कमाल है। छी, शिंजी ने अखाड़े में आह भरी। उसके हाथ में पहले से ही दूसरा पोके बॉल था। सब कुछ उसकी योजना के अनुसार चल रहा था। शिंजी, कृपया मेरा समर्थन करें, मेरी नई किताब भी तैयार हो रही है। पोकेमोन पर ही संभवतः 2 किताबें एक साथ प्रकाशित होंगी, कृपया इसका इंतजार करें। प्रीवियस अध्याय 372 शिंजी का बदला बनाम देवताओं का युग। नेक्स्ट सेटिंग्स, टॉप बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, पीपल और सोसाइटी, ई बुक रीडर डिवाइस, मूवीज व नॉवेल्टी बुक कवर्स, ऑडियो बुक सब्सक्रिप्शन सर्विस, हिस्ट्री, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल V0.81। यानामी एनालोगो टोमाटोमटियल। एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 373 6 वोल्ट 6 समझौता। लाल और सफेद गेंदें हवा में उछाली गईं और शिंजी ने अपनी घड़ी में जड़ा हुआ इवोल्यूशन की स्टोन दिखाया, एग्रोन मेगा इवोल्यूशन। एग्रोन चांदी के कवच में लिपटा एक विशाल आकृति इंद्रधनुषी रोशनी के बीच प्रकट हुआ। उसके एक ही वार से मैदान थोड़ा कांप उठा। मेगा एग्रोन लेवल 64 एलिट 4 मिड टियर। क्षमता फिल्टर प्रतिद्वंदी के उत्कृष्ट मूव से होने वाले नुकसान को 25% तक कम करता है। आयरन गार्ड का प्रयोग करो। रेगिरॉक के थोड़े समय के लिए स्तब्ध रहने का फायदा उठाते हुए शिंजी ने तुरंत बूस्ट सक्रिय कर दिया। यान शियाओ को शिंजी से मेगा एग्रोन जैसा तुरुप का पत्ता मिलने की उम्मीद नहीं थी। एग्रोन का मूल रक्षा स्तर 230 है। आयरन गार्ड जोड़ पाउंड्स का संयोजन चैंपियन स्तर के रेगिरॉक के लिए भी विनाशकारी साबित होगा। हालांकि एज ऑफ गॉड्स को यूं ही पिरामिड फराव नहीं कहा जाता था। उसने तुरंत स्लीप और स्लीप टॉक के संयोजन से पलटवार किया। स्लीप का उपयोग करके उसने अपनी पूरी एचपी बहाल कर ली, जबकि स्लीप टॉक से उसने हमलों के लिए अपनी ही क्षमताओं का इस्तेमाल किया। इससे शिंजी को कुछ समय के लिए काफी परेशानी हुई। हालांकि शिंजी घबराया नहीं। आयरन वॉल को 6 परतों की शारीरिक सुरक्षा तक बढ़ाते हुए उसने सैंड हेल का उपयोग करके रेगिरॉक को जकड़ कर रखा और उस पर ताबड़तोड़ हमले किए। इसी दौरान शिंजी के स्लीप टॉक से संयोगवश एक रेलगन निकल आई, जिससे एग्रोन लकवाग्रस्त हो गया। दोनों पक्षों के बीच खींचतान और भी भयंकर हो गई। अंततः शिंजी की रणनीति बेहतर साबित हुई। एग्रोन के तीसरे हमले ने रेगिरॉक के महत्वपूर्ण अंग पर सटीक प्रहार किया और उसे गिरा दिया। बूम, जियोरेगी जमीन पर गिर पड़ा और अखाड़ा शांत हो गया। सभी की निगाहें धीरे धीरे शिंजी की ओर मुड़ गईं। कामिशिरो ने सिर हिलाया, शानदार रणनीति नौजवान, तुमने अपनी खुद की लड़ने की शैली विकसित कर ली है। असली सरप्राइज तो अभी बाकी है, शिंजी ने बेपरवाही से जवाब दिया। रीस द्वारा देखे गए इस दृश्य ने उसके लंबे समय से सुप्त प्रशिक्षक बनने के जज्बे को जगा दिया। वह पहले भी इतना ही दृढ़ था, लेकिन अब लड़ाई जारी रही। कामिशिरो ने घोस्ट टाइप डिस्नोया को मैदान में उतारा, जिसका लेवल 74 काफी शक्तिशाली था। घोस्ट टाइप पोकेमोन बेरोकटोक होते हैं और फाइटिंग टाइप के हमलों से अप्रभावित रहते हैं, जो एक स्पष्ट लाभ है। हालांकि एग्रोन रोर का इस्तेमाल करो। डिस्नोयर जो ट्रिक रूम का धीमा उपयोग करता है, उसे अपना हमला करने का मौका भी नहीं मिला था कि सोची समझी रोर से वह वापस अपने पोकेबॉल में आ गया। उसकी जगह रेजिस्टील बर्फीले नीले रंग का टाइटन आ गया। रेजिस लेवल 76 चैंपियन इंटरमीडिएट। यही तो शिंजी चाहता था। बिना किसी झिझक के उसने सैंड हेल बाइंड का इस्तेमाल किया और लेवल 6 फिजिकल डिफेंस बूस्ट के साथ हमला किया। हालांकि एक पॉइंट गंवाने के बावजूद जनरेशन ने हार नहीं मानी। जहां फिजिकल अटैकर रेगिरॉक पूरी तरह से फिजिकल डिफेंस वाले एग्रोन का सामना नहीं कर सका, वहीं स्पेशल अटैकर रेजिस भी उतना ही बेबस था। रेजिस फोकस ब्लास्ट एस। रेजिस ने एक साथ दोनों हाथों में बड़े बड़े फाइटिंग टाइप एनर्जी बॉलर्स बनाए और उन्हें हल्के से घुमाया। 2 फोकस ब्लास्ट हवा के झोंकों को चीरते हुए उसकी ओर तेजी से बढ़े। बूम, बॉस्कोडोरा दहाड़ा। उसका हमला बुरी तरह नाकाम रहा और वह जमीन पर गिर पड़ा। फुफकार, शिंजी ने झुंझलाहट में फुफकारा। बॉस्कोडोरा को वापस बुलाते हुए उसकी जगह एक गेंद फेंकी। मैमथ, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। फ्लेमथ्रोवर का इस्तेमाल करो। आग का एक प्रचंड स्तंभ हवा में उठा, जिससे अखाड़े का तापमान बढ़ गया। ये साफ था कि शिंजी ने मैग्मॉथ को बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया था। यान शियाओ ने सिर हिलाया, रेजिस एक खास टैंक है। कामिशिरो के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। रुको, निशाना साधो और रेलगन का इस्तेमाल करो। बूम, आग ने रेजिस को घेर लिया, लेकिन वह ज्यादातर सुरक्षित लग रहा था। फिर उसने अपने स्नाइपर स्कोप को मैग्मॉथ के माथे पर निशाना साधा और बिजली का एक गोला दागा। रेलगन पावर 120 शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय ऊर्जा से युक्त एक हमला, जो प्रतिद्वंद्वी को लकवाग्रस्त करने की गारंटी देता है, लेकिन धीमा और चकमा देने में आसान है। लॉक ऑन होने के बाद विद्युत चुंबकीय तोप का वार निश्चित था। मैग्मॉथ बिना किसी प्रतिरोध के हवा में उड़ गया, लकवाग्रस्त हो गया। ऑरा बुलेट्स। कामिशिरो ने लगातार हमला जारी रखा और 2 और उच्च स्तरीय ऑरा बुलेट्स दागे। मैग्मॉथ के खड़े होने से पहले ही उसे फिर से दूर फेंक दिया गया, जिससे वह तुरंत बेहोश हो गया और उसके केवल 75 एचपी बचे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। शिंजी गिरे हुए मैग्मॉथ को देखता रहा, पीछे हटने में हिचकिचा रहा था। उसकी आंखों में अनिश्चितता थी। क्या हुआ बच्चे, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे हराना चाहते हो, जिसे तुम्हारा भाई भी नहीं हरा सका? कामिशिरो की पहली पंक्ति उच्च स्तरीय ताने से भरी थी।
यही कारण है कि तुम्हारा भाई तुम्हें नहीं हरा सका, इसलिए इस लड़ाई का महत्व है। शिंजी ने मुट्ठी भींच ली। कामिशिरो के शब्दों से उसकी भावनाएं पूरी तरह से हिल गई थीं। सब खत्म हो गया। यान शियाओ ने अपनी आंखें बंद कर लीं। हम शायद 6 के बदले 2 का सौदा कर सकते थे, लेकिन अब शायद इसका नतीजा 1-6 होगा। अखाड़े में शिंजी अभी भी वर्षों से दबी भावनाओं को बाहर निकाल रहा था। आपने कहा था कि हमें अपनी अनूठी शैली में लड़ना चाहिए। मेरा भाई आपके द्वारा दिए गए कार्य को पूरा नहीं कर सका, वह हार गया। लेकिन मैं अलग हूँ। मैं अपने विश्वासों से और मजबूत बनूंगा। मैं अपनी लड़ने की शैली से तुम्हें हराऊंगा। शिंजी की आवाज़ दृढ़ थी। उसकी आंखों में अटूट दृढ़ संकल्प उसकी सामान्य बुद्धिमत्ता पर भारी पड़ रहा था। गलत, शिंजी चिल्लाया उसे रोकते हुए। तुम अतीत और अपने भाई से बंधे हो। क्या तुम समझते भी हो कि तुम पोकेमोन के साथ क्यों लड़ रहे हो? तुम क्यों मुकाबला कर रहे हो? छी! शिंजी ने तिरस्कारपूर्वक अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। अपने काम से मतलब रखो। उसने अपने मैग्मोटर को वापस बुलाया। इलेक्टिविर, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। पूरी शक्ति से ब्रिक ब्रेक का प्रयोग करो। इलेक्टिविर आगे बढ़ा, लेकिन उसका सामना एक अभेद्य हाइपर बीम से हुआ। बूम! बीम तेजी से गुजरी और इलेक्टिविर गिर पड़ा। इसके बाद शिंजी के बचे हुए 2 पोकेमोन टोटेरा और ओरसारिन, जिनका इस्तेमाल उसने शिंजी के स्टील टाइप रेजिस्टील के खिलाफ करने का इरादा किया था, अब मुकाबले से बाहर हो गए। कुछ औपचारिक हमलों के बाद वे रेजियाइस की 2 आइस बीम से आसानी से हार गए। जैसा कि यान शियाओ ने अनुमान लगाया था, स्कोर 1-6 रहा। और अब क्या तुम्हारी भावनाओं ने फिर से तुम्हारी युद्ध शैली को बिगाड़ दिया है? कामिशिरो की आवाज़ बैटल पिरामिड में गूंजी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। शिंजी काफी देर तक चुप रहा, फिर कामिशिरो को प्रणाम किया। आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। मुझे लगता है कि अब मैं और समझ गया हूँ। बोलने के बाद उसने लड़ाई देख रहे रेजी, ऐश और यान शियाओ से नजरें मिलाईं, फिर अपने हाथों को जेब में डाले अकेला चला गया। 1 मिनट रुको। रेजी तुरंत उसके पीछे भागा। शिंजी, क्या हम इस मौके का फायदा उठाकर ऐश के साथ एक जबरदस्त लड़ाई लड़ सकते हैं? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। शिंजी ने ऐश की तरफ देखा और बिना झिझक के सिर हिलाया। ठीक है। ऐश का क्या? रेजी ने पूछा। बिल्कुल, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कभी भी। ऐश का लड़ने का जज्बा तुरंत जाग उठा। लेई, ठीक है, तो चलिए 3 दिन बाद लेक विजडम में 6-6 का जबरदस्त मुकाबला तय करते हैं। बाकी लोग भी इसी वक्त बाहर आ गए। यान शियाओ ने कहा, यह तो दिलचस्प लग रहा है। शियाओ जी, क्या तुम मेरे साथ 6-6 का मैच खेलोगे? अरे बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन एक ही समय में 2 6-6 मुकाबले कैसे हो सकते हैं? शियाओ जी ने अपनी उंगलियों पर गिनती गिनते हुए थोड़ा परेशान होकर कहा। यान शियाओ ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम्हारे पुराने साथी अभी भी हैं? चलिए उनका इस्तेमाल करके एक मजबूत टीम बनाते हैं। हम बिल्कुल सही। ऐश की आंखें चमक उठीं। चारिज़ाद तुमसे मुकाबला करने के लिए जरूर उत्साहित होगा, यान शियाओ। और ज्यादा उत्साहित होते हुए उसने तुरंत फैसला किया, तो फिर बात पक्की। पास में सुन रहे शिंजी ने उसकी तरफ देखे बिना नहीं रह सका। यान शियाओ पर कड़ी नजर रखते हुए वह अच्छी तरह जानता था कि यान शियाओ बिना किसी फायदे के कुछ नहीं करता। यान शियाओ का ऐश को चुनौती देना या तो इसलिए था क्योंकि ऐश की ताकत उसके पोकेमोन के बराबर थी, या फिर इसलिए कि ऐश के पास सच में कोई ऐसा किरदार था जिसे वह चुनौती देना चाहता था। अब तो साफ लग रहा था कि यही दूसरा कारण है। तो फिर 5 दिन बाद लेक विजडम में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है। ढलते सूरज के नीचे तीनों लड़कों ने 5 दिन का वादा किया। ... एक नियति की प्रतिद्वंद्विता। 8वीं पीढ़ी की लड़ाई। प्रीवियस अध्याय 373 6 वोल्ट 6 समझौता। नेक्स्ट सेटिंग्स। टॉप बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, ऑडियो बुक सब्सक्रिप्शन सर्विस, रैप और हिप हॉप, ई-स्पोर्ट्स नॉवल मर्चेंडाइज, नॉवेल्टी बुक कवर्स, फैंटेसी नॉवल सीरीज, आइसबर्ग मिस्ट्री नॉवेल्स, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल V0.81। यानामी एनालोगो, टोमाटोमटियल, एवटा, गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 374 अगली बार मक्खियों को कम शोर के साथ मारेंगे। शेंडाई से अगली सुबह स्नोपीक मंदिर की छानबीन करने की सहमति मिलने के बाद यान शियाओ और शियाओ कियान एक साथ वाइड लेक के किनारे बने इग्लू में लौट आईं। शाम की हल्की हवा से झील की सतह पर लहरें उठ रही थीं, जिससे पेड़ों की चोटियों से बर्फ गिर रही थी। यान शियाओ अचानक रुक गई। क्या हुआ? शियाओ कियान ने पूछा। यान शियाओ की नजर इग्लू के सामने बर्फ पर पड़ी। वहां कई अस्त व्यस्त पत्ते न थे, आकार में भिन्न भिन्न, लेकिन सभी पर एक ही पैटर्न था, सामान्य बूट। कोई यहाँ आया था, यान शियाओ ने कहा। उसकी आंखें ठंडी चमक रही थीं और वह सीधे जंगल की ओर देख रही थी। चीवी, छिपना तुम्हारा तरीका नहीं है। ताली 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 ताली। उसके होंठों से ये शब्द निकले ही थे कि घने जंगल से तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। गैलेक्टिक टीम की वर्दी पहने एक लाल बालों वाली महिला ताली बजाते हुए बाहर निकली। प्रसिद्ध डॉक्टर, यान से यही उम्मीद थी। उनकी निगरानी क्षमता मेरे सबसे कुशल टीम सदस्यों से भी कहीं बेहतर है। होक्सिंग। यान शियाओ की निगाहें एक पल के लिए उसके चेहरे पर टिकी, फिर उसके पीछे खड़े दर्जनों गैलेक्टिक टीम सदस्यों की ओर मुड़ी। एक मामूली गैलेक्टिक टीम अधिकारी अकेले यहाँ आकर मुझे परेशान करने की हिम्मत कैसे कर सकती है? मैं अपने आप में ही काफी हूँ। बॉस को खुद दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। होक्सिंग ने अपनी ठुड्डी थोड़ी ऊपर उठाई और हाथ हिलाया। इसके बाद एक तेज गूंज सुनाई दी और उनके पीछे जंगल से एक दर्जन से ज्यादा सशस्त्र हेलीकॉप्टर निकले और यान शियाओ और होक्सिंग को घेर लिया। जमीन पर मौजूद गैलेक्टिक टीम सदस्यों ने भी धीरे से उनके चारों ओर एक घेरा बना लिया। बेकार लोग, चाहे कितने भी आ जाएं, बेकार ही हैं, यान शियाओ ने बेपरवाही से कहा। उनका हाथ पीठ पीछे पोकेबॉल की ओर बढ़ रहा था। होक्सिंग, उसे मौका मत दो। लेजर पिंजरा छोड़ो। एक दर्जन हेलीकॉप्टरों ने तुरंत अपनी लेजर तोपें फैला दी और हवा में केंद्रित होकर 100 मीटर के दायरे में एक पारदर्शी लेजर घेरा बना लिया। उनसे निकलने वाली बिजली की लपटों के कारण पास आना नामुमकिन था। यान शियाओ ने भौहें उठाईं। बैंग। होजिंग के बगल में एक जोरदार धमाके की आवाज गूंजी। आग। जोरोक चुपचाप प्रकट हुआ और हौंकते हुए यान शियाओ के पास लौट आया। होजिंग के पीछे एक वीविल धीरे धीरे प्रकट हुआ। चांदनी में उसके नुकीले पंजे ठंडी चमक रहे थे और उसका क्रूर चेहरा डरावना था। वीविल लेवल 77 चैंपियन एडवांस्ड। उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। यान शियाओ चौंक गया, फिर उसे समझ आया कि क्या हो रहा है। होजिंग इस बार पूरी तैयारी के साथ आया था। हमला करो, होजिंग चिल्लाया और टीम गैलेक्टिक के सैनिकों ने अपने पोकेमोन छोड़ दिए। टीम गैलेक्टिक के पोकेमोन का मानक संयोजन पूह, क्रोबेंक और जुबेट एक बड़े क्षेत्र में फैल गया, जिससे पिंजरा भरा हुआ सा लगने लगा। यान शियाओ ने एक पोकेबॉल फेंकी। हाइपर वॉइस का इस्तेमाल करके इन्हें खत्म करो।
मेलोइटा, इंडीडी, ओलिविया और जोरॉक चारों पोकेमोन चारों दिशाओं में मुड़ गए और उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे छोड़ी। कमजोर टीम, जिसके सदस्य जिम लीडर से भी कमजोर थे, पल भर में हार गई। हम ये देखकर कि उसके साथी यान शियाओ को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, हुआओजिंग ने एक पोके बॉल फेंकी। वीविल, क्रोबैट और क्रोबाइट, हमला करो। वूश, 3 चैंपियन स्तर के पोकेमोन की आभा पलक झपकते ही आ गई। क्रोबैट लेवल 78 एडवांस चैंपियन, क्रोबाइट लेवल 77 एडवांस चैंपियन। एक पल में ही यान शियाओ ने विरोधियों की जानकारी देखी और उसका दिल थोड़ा बैठ गया। लगता है रेड सन ने अपनी पूरी टीम होक्सिंग के हवाले कर दी है। लेकिन यह अभी भी काफी नहीं है। यान शियाओ के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने शियाओकियान को अपने पीछे छिपा लिया और चारों लग्जरी बॉलर्स हवा में उछाल दी। वूश, यान शियाओ के वस्त्र बिना हवा के लहराने लगे, उसके लंबे बिना कटे बाल लहराने लगे और बॉन्डलिंग धीरे से जुड़ गया। बनी, स्लेकिंग, सिल्वाली और बेवेयर 4 पोकेमोन अपनी पोके बॉलर से बाहर उछल पड़े। गरज, स्लेकिंग ने सबसे पहले गरज मारी, जिससे सभी कम लेवल के पोकेमोन वापस अपनी पोके बॉलर्स में चले गए। यहाँ तक कि उनके साथियों ने भी उस कान फाड़ देने वाली गरज को महसूस किया। एक गरज से मैदान साफ हो गया। मेरो, प्रकाश का इंद्रधनुष नीचे उतरा और बनी, जो अब मेगा रूप में थी, ने उड़ते हुए घुटने से किक मारी, जो सीधे पहले आने वाले वीविल से टकराए। बैंग, दोनों बराबरी पर थे और पीछे हट गए। वूश, सुनहरी डिस्क को यान शियाओ ने घुमाया और फेंक दिया और उसका सिल्वाली तुरंत इलेक्ट्रिक टाइप में बदल गया। क्रैक, आकाश से बिजली गिरी, उसके शरीर के चारों ओर घूमती हुई और अभूतपूर्व बल के साथ क्रोबैट की ओर बढ़ी। बहुगुण आक्रमण, स्क्वीक, क्रोबैट चीखा, उसके चारों पंखों में धातुई चमक आ गई। अपने स्टील के पंखों से हमले को सीधे रोकने के बाद उसने चक्कर लगाया और अपने पीछे खड़े यान शियाओ पर 4 विशाल हवाई वार किए। वूश, यान शियाओ की रक्षा कर रहा स्लेकिंग क्रोधित हो गया। उसने अपनी लोहे की मुट्ठी भींची और हवा का एक जोरदार झोंका उठा, जिसने चैंपियन स्तर के हवाई वारों को सीधे चीर दिया। वूश, हवा का झोंका अपनी गति बनाए रखता रहा और आसपास के सैनिकों, बर्फ और यहाँ तक कि वनस्पतियों को भी बिखेरता चला गया। पल भर में यान शियाओ और शियाओकियान के कुछ मीटर के दायरे की जमीन पूरी तरह से साफ हो गई। उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। हुआओजिंग की आंखें चौड़ी हो गईं। कितनी भयानक शक्ति सिर्फ एक मुक्के की ताकत से चैंपियन स्तर की शक्ति पैदा कर सकती है। हालांकि उसकी तुलना में क्रिम्सन सन के साथियों के पास कहीं अधिक श्रेष्ठ युद्ध कौशल था। इस संघर्ष से मची अफरा-तफरी का फायदा उठाते हुए क्रो लीडर पहले ही किनारे की ओर चक्कर लगा चुका था। उसका ब्रेव बर्ड अटैक चुपचाप इकट्ठा हो रहा था और हवा के एक झोंके के साथ आगे बढ़ रहा था। किट, भालू के आवरण वाले उस आकृति ने अपना सिर झुकाया और एक हाथ से खुद को सहारा दिया। धड़ाम, तेज हवा से यान शियाओ और शियाओकियान के कपड़े फड़फड़ाए और फिर आक्रामक दिखने वाला कौवा नेता एक ही मुक्के से उड़कर लेजर पिंजरे पर जोर से जा गिरा। बूम, बिजली से मिश्रित लेजर ने एक और विस्फोट कर दिया। उसने काली गैस छोड़ी और उसका जला हुआ शरीर असहाय होकर जमीन पर गिर पड़ा। यान शियाओ ने शियाओकियान के कपड़े समेटे। पत्नी, क्या तुम ठीक हो? नहीं, मैं ठीक हूँ। शियाओकियान ने सिर हिलाया, वह अभी भी कांप रही थी। ये देखकर यान शियाओ ने गंभीर भाव से भालू जैसे दिखने वाले उस जीव को थपथपाया। अगली बार जब तुम मक्खी मारो तो शांत रहना, समझे? बच्चे, भालू देवता ने गंभीरता से सिर हिलाया। होक्सिंग। सैनिक, यान शियाओ ने उनके कांपते हुए चेहरे देखकर प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, तो अभी भी लड़ना चाहते हो? होक्सिंग कुछ नहीं बोली, बल्कि उसने 3 पोके बॉल निकाली। बूम बूम बूम। उसके सामने 3 आकृतियां प्रकट हुईं। एक मैग्नेटोन हवा में यूएफओ की तरह तैर रहा था, एक नोजगेट जिसकी बड़ी लाल नाक और लाल बाल थे, और एक हाउंडूम जो सफेद हड्डियों से ढका हुआ था। मैग्नेमाइट लेवल 78, नोजगेट लेवल 77, हाउंडूम लेवल 79। यान शियाओ के सवाल का जवाब होक्सिंग ने तुरंत कार्रवाई से दिया। चैंपियन स्तर की पूरी टीम, यह क्षेत्रीय चैंपियन के बराबर एक भयानक संयोजन था। मैग्नेमाइट सबसे पहले प्रकट हुआ, उसके शरीर से बिजली निकली, बिजली की लपटें फैलती गईं और पल भर में पूरे पिंजरे को घेर लिया। बूम बूम, यान शियाओ की कमर पर 2 और पोके बॉल खुल गईं और उर्सारिंग और ब्लिसी एक साथ प्रकट हुए। लाइट स्क्रीन और प्रोटेक्ट का तेजी से इस्तेमाल किया गया और ओलिविया के पीछे से कवर देने के कारण सभी साथी पूरी तरह से सुरक्षित थे। यान शियाओ को हरा न पाने पर होक्सिंग घबरा गया। तुम सब एक साथ हमला करो। हाउंडूम पोकेमोन ने एक दूसरे को देखा और अपने अपने खास हमले किए। फ्लेम थ्रोवर, स्टोन एज, एयर स्लैश, थंडरबोल्ट और आइस शॉट, 5 हमले मिलकर एक ऊर्जा किरण बने और नीचे गिरे। ईश्वरीय आक्रमण के समान भयानक शक्ति के कारण झील का पानी उग्र रूप से उफान पर आ गया। सिल्वरली, कृपया मेरा समर्थन करें, धन्यवाद। प्रीवियस अध्याय 374। अगली बार मक्खियों को कम शोर के साथ मारेंगे। नेक्स्ट, सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल विशून्य 0.81। यानामी एनालोगो, टोमाटोमटियल। एवटा, गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 375 जीवन और मृत्यु, चाहे कुछ भी हो। लाल ज्वालाएं, धूसर चट्टानें, हवा के ब्लेड, विद्युत चाप और बर्फ की नुकीली चोटियां, 5 तत्वों की शक्तिशाली ऊर्जाओं ने यान शियाओ की दृष्टि को रोशन कर दिया। यान शियाओ की नज़र में यह संयुक्त हमला किसी देवता स्तरीय लक्ष्य को भी चुनौती देने में सक्षम था। हालांकि इस विधि से हमें हराना, मुझे डर है कि हम अभी इससे बहुत दूर हैं। यान शियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके होठों पर एक जबरदस्त आत्मविश्वास झलक रहा था, जो वहां मौजूद उसके सभी साथियों में भर रहा था। उसके पीछे शियाओकियान की आंखों में चमक आ गई और उसकी छाती के सामने जुड़े हुए हाथ धीरे से ढीले पड़ गए। ब्लिसी, मैक्स गार्ड का इस्तेमाल करो। उसकी कलाई से एक लाल प्रकाश निकला और क्षितिज से लाल बादल उमड़ पड़े। ब्लिसी ने तुरंत डायनामाक्स किया। उसके सामने एक षड्भुजाकार अर्धपारदर्शी प्रकाश ढाल बन गई और प्रकाश की एक संयुक्त किरण उस पर जा गिरी। धमाका, पल भर में धरती जोर से कांप उठी और चारों ओर का लेजर पिंजरा झिलमिला उठा, मानो ढह ही गया हो। आखिरकार कंपन शांत हुआ और धूल बैठ गई। हीबी, चीज एग ने अपना डायनामाक्स बैरियर वापस खींच लिया और अपने सामान्य रूप में लौट आया, मानो उसे कोई चोट न आई हो। हॉक्सिंग का मुंह खुला रह गया। उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि यान शियाओ ने इतने शक्तिशाली हमले को सिर्फ एक चीज एग से रोक दिया। तस तस, लगता है आज इन्होंने ठीक से खाया नहीं। इतनी कमजोर शक्ति, जैसे गुदगुदी हो। यान शियाओ हंसी और लगातार अपने शब्दों से विरोधियों को उकसाती रही। गरज, हाउंडू मुक्सावे को सहन नहीं कर पाया और मुख्य समूह से दूर कूदकर एक विशाल आग का गोला छोड़ गया। हे, हॉक्सिंग ने उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वूश, बेवेयर पलक झपकते ही हाउंडूम के नीचे प्रकट हुआ और उसका थूथन पकड़ लिया। बूम, आग का गोला फटा और हाउंडूम की आंखों की रोशनी क्षण भर के लिए गायब हो गई।
जबरदस्ती करो। यान शियाओ के शब्द किसी न्यायाधीश के आदेश की तरह थे। गार्गोयल पहने हुए उसने अपना दाहिना हाथ घुमाया और मांस का एक भयानक बवंडर खड़ा कर दिया। हाउंडूम उसमें फंस गया, बच नहीं सका और यान शियाओ के क्षेत्र की ओर फेंका जाने के लिए मजबूर हो गया। बनी, उब्रब, चलो हवाई रिले करते हैं। मिलो। बनी ने हल्के से सिर हिलाया और अगले ही पल हाउंडूम के रास्ते के सामने प्रकट हो गया। एक जोरदार पैर से उसने उड़ते हुए घुटने से लात मारी और हाउंडूम को जमीन पर पटक दिया। काची, उब्रब ने अपनी बेली ड्रम का इस्तेमाल करते हुए जोरदार दहाड़ लगाई और फिर हथौड़ों की तरह अपने हाथ जमीन पर पटके। बूम, जमीन 3 बार हिली और दरारें होक्सिंग के पैरों तक फैल गईं, जिससे उसकी आंखें फड़कने लगीं। सामने खड़े उस विशालकाय पोकेमोन को देखकर उसे अचानक पीछे हटने का मन हुआ। खासकर उस अजय भालू को देखकर जो सबसे आगे खड़ा था, उसके मन में एक अभूतपूर्व भय पैदा हो गया। भागने की कोशिश काम नहीं आएगी। यान शियाओ ने उसकी ओर देखते हुए अपने विचार जाहिर किए। उसकी कमर से 3 लाल किरणें निकलीं और ब्रेवेरी और पिज़ियोड ईवे के साथ हवा में उड़ गए और धीरे से होक्सिंग को बीच में घेर लिया। बनी और जोरोक ने भी अविश्वसनीय गति से चुपचाप अपनी जगह ले ली और पूरे लेजर केज को घेरने वाला एक मानसिक क्षेत्र जियाओ के नियंत्रण में तेजी से चमकने लगा। धड़ाम, उसके ठुड्डी से पसीना टपक कर जमीन पर बिखर गया। हुआओशिंग ने सहज ही चारों ओर देखा। यान शियाओ के व्यापक ध्वनि हमले से दर्जनों सैनिक गिर पड़े थे, जिनमें से अधिकतर मारे जा चुके थे। बचे हुए सैनिक इधर उधर बिखरे और घबराए हुए थे, लगभग पूरी तरह से अस्त व्यस्त। अपने सामने खड़े शांत युवक को देखकर हुआओशिंग का झुका हुआ हाथ थोड़ा कांप उठा। उसने इतने कम समय में ही युद्ध का रूप पलट दिया। होशिंग महोदय, रॉकेट और लेजर तोपे तैनात हैं, कृपया फायरिंग की पुष्टि करें। हुआओशिंग की कमर पर लगा संचार यंत्र अचानक बज उठा और उसके दिल को थोड़ी राहत मिली। तेज सर्चलाइट चालू करें। जी महोदय। 1 दर्जन से अधिक हेलीकॉप्टरों से सर्चलाइटें एक साथ यान शियाओ और उसके साथी पर चमकी। यान शियाओ ने आंखें सिकोड़ लीं और अपने हाथ से शियाओ कियान की आंखों को तेज रोशनी से बचाया। यान शियाओ, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि वज्रमोती और श्वेत जैड मोती मुझे सौंप दो। आखिर मिसाइलें भेदभाव नहीं करती। हुआओ जिंग ने जोरदार आदेश दिया। कोशिश करो, देखते हैं मिसाइल का वारहेड ज्यादा शक्तिशाली है या मेरा गुस्सा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हुआओ जिंग गुस्से से हंसा। फायर करो, एक बार में 3 से ज्यादा फायर मत करना, धीरे धीरे उसकी ताकत कम करो। मैं इस घमंडी लड़के को जिंदा पकड़ लूंगा। वूश, आसमान से 3 मिसाइलें बरसीं। उनकी गति तेज नहीं थी, लेकिन कोई भी उनकी विस्फोटक शक्ति को कम आंकने की हिम्मत नहीं करता था। मिसाइलें बिना किसी रुकावट के लेजर केज से गुजर गईं और सीधे यान शियाओ की ओर बढ़ गईं। शियाओ, ओलिविया, मैजिक फ्लैश, पिज़ियोड, स्टॉर्म का इस्तेमाल करो। बूम, मैजिक फ्लैश की तीव्र रोशनी से मिसाइलें पहुंचने से पहले ही फट गईं और उनके टुकड़े तूफान में उड़ गए। यान शियाओ ने ओलिविया के पीछे शियाओ के यान को ढाल बनाकर विस्फोट के झटकों से बचा लिया। रुको मत, फायरिंग जारी रखो। वूश वूश वूश। दूसरे कोण से 3 और मिसाइलें दागी गईं। पोकेमोन ने फिर से वही रणनीति अपनाई और उन्हें समय से पहले ही विस्फोटित कर दिया। वूश वूश, बूम बूम बूम। एक पल के लिए वाइड्रेक के ऊपर का आकाश आतिशबाजी की तरह धमाका कर उठा। पोकेमोन द्वारा सुरक्षित होने के कारण यान शियाओ और शियाओ कियान सुरक्षित थे, लेकिन वे हुआओ जिंग की गोलाबारी के घेरे को तोड़ने के लिए संघर्ष कर रहे थे। यहाँ तक कि अगर लंबे कान वाले खरगोश, भालू पहने पोकेमोन और अन्य अपनी गति का उपयोग करके भागने में कामयाब भी हो जाते, तो उन्हें तुरंत वीविल और अन्य पोकेमोन द्वारा रोक लिया जाता और उन्हें अपनी सीमा में वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ता। यान शियाओ ने मिलोइटा और शियाओ ऐसे मानसिक हमलों का उपयोग करके पिंजरे को अंदर से तोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन अक्सर पिंजरे के नष्ट होने के बाद उसकी ऊर्जा तुरंत पुनः प्राप्त हो जाती थी। स्पष्ट रूप से लगभग 1 दर्जन हेलीकॉप्टरों में न केवल पर्याप्त गोला बारूद था, बल्कि बड़ी संख्या में ऊर्जा पुनःपूर्ति उपकरण भी थे। होशिंग और उसकी सेना के लिए यान शियाओ को यहाँ फंसाने के लिए इतना ही काफी था। बूम, एक और धमाका हुआ और यान शियाओ को गुस्सा आ गया। हालांकि वह इस तरह की लड़ाई से डरता नहीं था, लेकिन लगातार हमले झेलना उसे पसंद नहीं था। प्रिय, तुम इन्हें यहीं रोके रखो। यान शियाओ ने शियाओ कियान के सिर पर थपथपाया और पलक झपकते ही गायब हो गया। शियाओ कियान बाकी लोगों की आड़ में खड़ी हुई और कई पोके बॉल फेंके। मिल्की टैंक, सबका नेतृत्व करो और हमलों से बचाव करो। जी डॉट डॉट डॉट। घेरे के बाहर होशिंग बीच बीच में तोपखाने की गोलाबारी वाले इलाके पर नजर डालता रहा। उसके होठों पर साफ तौर पर घमंड झलक रहा था। इस बार मैं बॉस की उम्मीदों पर जरूर खरा उतरूंगा। क्या सच में? मुझे लगता है कि तुमने रेड सन को निराश करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी है। उसके कानों में उस जानी पहचानी आवाज ने हुआओशिंग को थर्रा दिया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, एक हाथ ने उसकी गर्दन पकड़ ली। तस तस, लगता है टीम गैलेक्टिक की एग्जीक्यूटिव हुआओशिंग कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वास में है। यान शियाओ ने उसके कान में फुसफुसाया। तुम यहाँ कैसे आ गई? हुआओशिंग ने यान शियाओ को कोहनी मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन गाम्सकान के विशाल पंजे ने उसे रोक दिया और एक ही विद्युत चुंबकीय तरंग से वह गिर पड़ी। छोड़ो ये सब, उनसे कहो कि हमला करना बंद करें और नाकाबंदी हटाएं, वरना मैं तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हुआओशिंग ने यान शियाओ को घूर कर देखा, मानो वह उस आदमी को, जिसने बार बार उसके मिशन बर्बाद किए थे, अपने दिमाग में हमेशा के लिए बसाना चाहती हो। पा, ऐसा सोचना भी मत, मैं तुम्हें अपने साथ नीचे खींच लाऊंगी, चाहे मैं यहाँ मर ही जाऊं। अपनी आखिरी ताकत से उसने कम्युनिकेटर को दबाया, पूरी शक्ति, बिना कोई सवाल पूछे। प्रीवियस अध्याय 375 जीवन और मृत्यु, चाहे कुछ भी हो। नेक्स्ट, सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, इन्फिनिट लूप नॉवेल्स, अर्बन फिक्शन जॉनरा, एल्व्स, फेरीज, फैंटेसी बुक्स, ई-स्पोर्ट्स नॉवल मर्चेंडाइज, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल V0.1 यानामी एनालोगो टोमाटोमटियल एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश अध्याय 376। चलिए मैं आपको कुछ आतिशबाजी दिखाता हूँ। यान शियाओ ने कम्युनिकेटर छीनकर जमीन पर फेंक दिया और उस पर पैर रखकर लेजर केज को चकनाचूर कर दिया। लेकिन तभी ऊपर मंडरा रहे लगभग 1 दर्जन हेलीकॉप्टरों की लेजर तोपों की रोशनी से जगमगा उठे और मिसाइलें गोलियों की तरह बरसने लगी। तुम्हें धिक्कार है, पागल औरत, यान शियाओ ने गाली दी। हे, हुआओशिंग ने कड़वी हंसी हंसते हुए क्षितिज की ओर देखा। चीरी स्वामी हुआओशिंग, यह मिशन पूरा हो सकता है। उसकी बात अनसुनी करते हुए यान शियाओ ने ऊपर से आती रोशनी और मिसाइलों को देखा। उसकी रीढ़ की हड्डी में से हरन दौड़ गई। एक खुश की आवाज के साथ वह अपनी जगह से गायब हो गया और सीधे शियाओ कियान के ऊपर प्रकट हुआ, जिसे पिज़ियोड ने पकड़ लिया था। उसका लंबा कद रात की हवा में थोड़ा सा हिल रहा था और शियाओ कियान का दिल जमीन पर गिर पड़ा। यान शियाओ, नीचे आओ। मैं नीचे नहीं उतर सकता, जान, चलो मैं तुम्हें कुछ आतिशबाजी दिखाता हूँ।
यान शियाओ पीछे मुड़ा, मुस्कुराया और अंगूठा ऊपर किया। फिर दृढ़ता से मुड़कर उसने अपनी पूरी मानसिक शक्ति का प्रयोग किया। दोस्तों, मेरी मदद करो। बस उसकी कलाई पर मास्टर ब्रेसलेट जोर से कांपने लगा। जेड क्रिस्टल, इवोल्यूशन की स्टोन और मैक्स ब्रेसेस एक साथ सुनहरी रोशनी से चमक उठे और सीधे आकाश में चले गए। गरज, स्लेकिंग ने सबसे पहले दहाड़ा। हवा के झोंके से उसका शरीर बड़ा हो गया, दोनों मुट्ठियां आगे बढ़ीं और विशाल हिमखंड चकनाचूर हो गया। बूम 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 बूम। बर्फखंड की सतह पर अनगिनत मिसाइलें फटी, बर्फ के टुकड़े झील में गिरे और ऊंची ऊंची लहरें पैदा कर दी। मैक्स आइस के इस हमले ने आधिकारिक तौर पर युद्ध की शुरुआत कर दी। शक्तिशाली मुक्कों की बौछार, तेज गति से गोता लगाना और विनाशकारी प्रहार, कान फाड़ देने वाली दहाड़ और विनाशकारी अंतिम प्रहार, अंतहीन अंधकार का आकर्षण, चमकीले रंगों का चकाचौंध भरा प्रदर्शन, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगलने वाला एक ब्लैक होल। पोकेमोन ने एक के बाद एक कई जेड मूव्स का इस्तेमाल किया, आकाश में मिसाइलों और लेजर तोपों से टकराते हुए, फिर एक के बाद एक सशस्त्र हेलीकॉप्टरों को बेरहमी से उड़ाते और नष्ट करते हुए। यान शियाओ का शरीर सीधा खड़ा था, फिर झुक गया, फिर एक घुटने पर बैठ गया और अंत में पूरी तरह से पिटजियोर की पीठ पर टिक गया। उस थोड़े समय में शक्ति के विस्फोट ने उसकी ताकत को बुरी तरह से कम कर दिया। उसकी सहनशक्ति और ऊर्जा पर दोहरा प्रहार उसके शरीर के लिए भी असहनीय था, जिसे कई पौराणिक पोकेमोनों का आशीर्वाद प्राप्त था। दहाड़, मोटोस्पी ने एक ड्रैगन की दहाड़ लगाई, उसकी ड्रैगन छाया ने आकाश को हिला दिया और वह अंतिम हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ गया। जेड मूव, अल्टीमेट ड्रैगन शेक्स द हेवंस। बूम। हेलीकॉप्टर पूरी तरह से बेबस था और पल भर में टुकड़ों में बिखर गया। ये देखकर यान शियाओ को आखिरकार राहत मिली, उसकी तनावग्रस्त नसें तन गईं। धिक्कार है, उन्हें इतनी परेशानी उठानी पड़ी, ये बहुत थकाने वाला है। फिर वह पिटजियोर की पीठ पर गिर पड़ी। पति। तभी शियाओ के यान की चीख उसके कानों में गूंजी और यान शियाओ के सोते हुए चेहरे पर एक शांत मुस्कान आ गई और वह बुदबुदाई, आतिशबाजी। कितनी खूबसूरत थी। खूबसूरत और कुछ मत कहो, बस आराम करो। शियाओ के यान ने यान शियाओ की बाहों में खुद को फेंक दिया और आंसू रोकने की कोशिश करने लगी। फूल जिंग, जिसका शरीर बिजली से कांप रहा था और जो जमीन पर गिर पड़ी थी, उस अफरा तफरी और जमीन पर कराते हुए साथियों को देखती रही। उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस लड़के ने ये सब कैसे कर लिया। किट, भालू की पोशाक पहने काले चेहरे वाला एक लड़का पास आया। वीविल और बाकी 3 पोकेमोन खतरे को भांपते हुए अपने साथियों के साथ भाग निकले, जिनमें उनके 2 बुरी तरह घायल दोस्त भी शामिल थे। हालांकि लोबक और जोरोक ने पहले ही उन्हें रास्ते में रोक लिया था। मिरो, लोबक के आदेश पर अलग अलग रंगों के कई हमले एक साथ किए गए। वीविल और बाकी पोकेमोन ने इन हमलों को सीधे झेला, जिससे उन्हें और चोटें आईं। क्रोज हेड का लगभग एक पंख टूट गया, वीविल का बायां पंजा टूट गया और उनके टैंक नोजगेट की आधी नाक गायब हो गई। इसके बावजूद 6 चैंपियनों की अदम्य शक्ति ने उन्हें रात के अंधेरे में गायब होने में मदद की। काची, दुश्मनों को गायब होते देख और सारिंग सबसे पहले जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद बेवे को छोड़कर बाकी सभी पोकेमोन भी जमीन पर गिर पड़े। तथाकथित घेराबंदी तो बस एक आखिरी कोशिश थी। लक्ष्य था उन कई चैंपियनों को डराना जो बेहतरीन फॉर्म में थे, अन्यथा परिणाम अकल्पनीय होते। कुछ ही देर बाद ऑफिसर जेनी और जॉय की सुरक्षा टीम और मेडिकल टीम मौके पर पहुंची और यान शियाओ को भी स्ट्रेचर पर लिटाया गया। टीम गैलेक्टिक के सभी अवशेषों और बचे हुए सदस्यों की सूची बनाकर अधिकारी जेनी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जैसे ही यान शियाओ ने अपनी आंखें बंद की, उत्तर पूर्व में पहाड़ों से एक जोरदार गर्जना गूंजी। बूम, पलक झपकते ही आसमान में लपटें उठने लगी और जमीन जोर से कांप उठी। यह स्नो पीक टेंपल है। यान शियाओ की पहले से तकी हुई आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। डिंग, होस्ट ने सीमित समय के लिए रैगिंगीग्स का क्रोध नामक क्वेस्ट शुरू कर दिया है, कृपया क्वेस्ट पैनल देखें। डिंग, पौराणिक पोकेमोन कैप्चर रैगिंगीग्स नामक विशेष क्वेस्ट में बदलाव हुआ है, कृपया क्वेस्ट पैनल देखें। हाँ, समय को देखते हुए पोकेमोन हंटर जे को मंदिर में सो रहे रैगिंगीग्स पर जल्द ही हमला करना चाहिए। बिना सोचे समझे यान शियाओ ने खुद को उठने के लिए मजबूर किया और स्ट्रेचर से उतरने का इरादा किया। लेकिन इससे पहले कि वह हिल पाता, नन्हे मुन्ने हाथों ने उसके कंधों पर दस्तक दी। यान शियाओ, तुम क्या कर रहे हो? ऊपर देखते हुए यान शियाओ ने आंसुओं से भरी खूबसूरत आंखें देखीं। पत्नी, मुझे पत्नी मत कहो, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। तुमने मेरी भावनाओं का जरा भी ख्याल रखे बिना ही साहसिक यात्रा पर निकल पड़े। शियाओ कियान की आवाज थोड़ी भारी थी और चिल्लाते हुए उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यान शियाओ चुप रहा। वह जानता था कि इस समय आत्मविश्वास जताने से वह और ज्यादा चिंतित हो जाएगी। उसने अपने होंठ सिकुड़े और धीरे से अपना हाथ उसके सिर पर रखा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, हम बाद में चलेंगे। बाद में भी जाओगे तो भी तुम्हें जाने की इजाजत नहीं है। शियाओक्सी ने मुंह बनाया, जो देखने में अजीब तरह से प्यारी लग रही थी। हम ठीक है फिर। यान शियाओ के पास सहमत होने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने दूर जल रही जंगली आग पर चिंता से नजर डाली, फिर आज्ञाकारी होकर स्ट्रेचर पर लेट गया और उसे इलाज के लिए पोकेमोन सेंटर ले जाया गया। एम्बुलेंस में यान शियाओ ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सिस्टम पैनल खोला, जहां 2 नए कार्य दिखाई दिए। सीमित समय के लिए रैगिंगीग्स का प्रकोप। विवरण, स्नो पीक मंदिर में एक कीमती गोले के रूप में सो रहा रैगिंगीग्स अपने 3 रक्षक स्तंभों के नष्ट होने के बाद हंटर जे द्वारा जगाया गया। परिणाम स्वरूप वह उग्र हो गया है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर रहा है। आवश्यकता, कृपया मेजबान को रैगिंगीग्स के क्रोध को शांत करने और सभी घुसपैठियों को हराने में मदद करें। पुरस्कार, रैगिंगीग्स के प्रति बढ़ी हुई आत्मीयता, स्लो स्टार्ट एबिलिटी एनहांसमेंट कैप्सूल। अद्वितीय पौराणिक पोकेमोन कैप्चर रैगिंगीग्स। विवरण, गहरी नींद में सो रहा रैगिंगीग्स एक दुर्घटना के कारण जाग गया है। होस्ट से अनुरोध है कि वह एक निर्धारित समय में मिशन पूरा करे और 3 टोकन बर्फ, चट्टान और इस्पात का उपयोग करके क्षतिग्रस्त गार्जियन पिलर का पुनर्निर्माण करे और स्नो पीक में शांति बहाल करे। पुरस्कार, रैगिंगीग्स की स्वीकृति, कैप्चर का अवसर। अतिरिक्त पुरस्कार, सफलतापूर्वक कैप्चर करने पर इसकी टैलेंट वैल्यू की अधिकतम सीमा 720 हो जाती है। हे, ये तो कुछ बुरा हो गया, यान शियाओ ने मन ही मन सोचा, शियाओ कियान को थोड़ी मासूमियत भरी नजरों से देखते हुए। मिल्कीवागी को अब उस पर जरा भी भरोसा नहीं रहा। लगता नहीं कि वो अपना ये कारनामा उससे छुपा पाएगा। उम्मीद है शिंजी और बाकी लोग थोड़ी देर और टिक पाएंगे। यान शियाओ ने आह भरी और आंखें बंद कर लीं। वो सचमुच बहुत थक गया था। आपके समर्थन के लिए मुझे एक उपहार, एक सकारात्मक समीक्षा या किसी किताब का सुझाव दे तो अच्छा होगा। धन्यवाद। प्रीवियस अध्याय 376। चलिए मैं आपको कुछ आतिशबाजी दिखाता हूँ। नेक्स्ट, सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, मूवीज, बुक सब्सक्रिप्शन बॉक्स, अर्बन फिक्शन जॉनरा, ई बुक रीडर डिवाइस।
Esports novel merchandise. History. Discord about blog. सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमोटोमटियल V0.81 यानामी एनालोगो टोमोटोमटियल एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश अध्याय 377 बड़े दूध टैंक का बदला बैटल पिरामिड श्री कामेशिरो कुछ भयानक हुआ है। बड़ी संख्या में पोकेमोन शिकारी स्नोपीक टेंपल पर हमला कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि वे सो रहे रेगिंगीज को जबरदस्ती जगाने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो फुटेज में मिस मिको घबराकर बोलती हैं क्या। कामेशिरो का चेहरा बदल जाता है और वह तुरंत अपने सहायक को पिरामिड सक्रिय करने का आदेश देते हैं। घबराओ मत, मैं अभी आ रहा हूँ। अच्छा वूश पिरामिड रात के आकाश में उत्तर पूर्व दिशा की ओर तेजी से उड़ गया। उस जोरदार आवाज ने पोकेमोन सेंटर के सभी लोगों को अपने कमरों से बाहर निकलकर ऊपर देखने के लिए मजबूर कर दिया। डॉन, ये बैटल पिरामिड है। श्री कामेशिरो इतनी रात को क्या कर रहे हैं? पहाड़ की ओर देखो, ब्रॉर अचानक चिल्लाया। ये तो स्नो पीक टेंपल जैसा लग रहा है। ऐश की आंखें चमक उठी। चलो देखते हैं। उसने अपना स्टारअप छोड़ा और पहाड़ों की ओर दौड़ पड़ा। ऐश रुको। डॉन और ब्रॉर ने एक दूसरे को देखा और उसके पीछे चल दिए। शिंजी जो अंदर में अभ्यास कर रहा था एक कदम आगे बढ़ाने ही वाला था कि उसने एक एम्बुलेंस को आते देखा। यानशियाओ को स्ट्रेचर पर वार्ड में ले जाया जा रहा था। क्या हुआ? शिंजी ने भौहें चढ़ाते हुए अपना कदम पीछे खींचा और वार्ड की ओर मुड़ा। वार्ड के दरवाजे पर उसकी मुलाकात अकाने से हुई जो दबे पांव दरवाजा बंद करने की कोशिश कर रही थी। तुम चुप रहो। उसे देखकर अकाने ने तुरंत चुप रहने का इशारा किया। यानशियाओ घायल है और बहुत कमजोर है, उसे आराम की जरूरत है। शिंजी ने अस्पताल के कमरे में शांति से सो रहे यानशियाओ को शीशे से देखा। उसे इस हालत में किसने पहुंचाया होगा? टीम गैलेक्टिक ने। अकाने ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। क्या वह ताकतवर था? हाँ, 6 उच्च स्तरीय चैंपियन, 1 दर्जन से ज्यादा हमलावर हेलीकॉप्टर, सभी उस पर एक साथ हमला कर रहे थे। अकाने ने कहा। उसका कोमल शरीर थोड़ा कांप रहा था। उस पर वह केवल असहाय होकर देख सकती थी कि यानशियाओ ने अकेले ही सभी बमों का सामना किया। हालांकि वह अंततः गंभीर चोट से बच गया, लेकिन आतिशबाजी दिखाते हुए उस लड़के की मुस्कुराती हुई तस्वीर उसके मन में एक डर भर देती है। अगर वह सचमुच विस्फोट में मर गया होता तो वह क्या करती? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। शिंजी चुप रहा। अगर वह होता तो शायद इस स्थिति में उसके पास चुपचाप भाग जाने के अलावा कोई चारा नहीं होता। शिंजी, क्या तुम मेरे लिए यानशियाओ का ख्याल रखोगे? वह अब और जोखिम नहीं उठा सकता। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। पहली बार शिंजी को इस लड़की से एक जानलेवा खतरा महसूस हुआ जिसने अपनी आकर्षक कदकाठी के अलावा उस पर कोई छाप नहीं छोड़ी थी। ठीक है। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद उसने धीरे से सिर हिलाया। धन्यवाद। अकाने ने उसे प्रणाम किया और पीछे मुड़े बिना चली गई। तुम क्या करने जा रही हो? उसका बदला लेने जा रही हूँ। उस रात जब यानशियाओ गहरी नींद में सो रहा था उसका लाइव स्ट्रीम अचानक फिर से चालू हो गया और इस बार स्क्रीन पर एक बेहद प्रभावशाली गुलाबी आंखों वाली लड़की दिखाई दी। एक वैश्विक हस्ती होने के नाते यानशियाओ को कभी पता नहीं था कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी अपनी क्षमता या कोई विशेष लाभ नहीं बल्कि उसकी भयानक लोकप्रियता थी जो पहले ही किसी भी क्षेत्रीय चैंपियन को पीछे छोड़ चुकी थी और उसके अनुरूप शक्तिशाली प्रभाव था। जल्द ही उसी रात 10 बजे एक साधारण सी पोस्ट सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग टॉपिक्स की सूची में 20वें नंबर पर पहुंच गई। फिर महज 5 मिनट के भीतर इसने पिछले 19 ट्रेंडिंग टॉपिक्स को पीछे छोड़ते हुए तेजी से पहला स्थान हासिल कर लिया। इसका विषय इसके शीर्षक जितना ही सरल था। टीम गैलेक्टिक के किसी सदस्य को मारने पर 500,000 RMB का इनाम, नेताओं और अधीनस्थों को 100 गुना इनाम मिलेगा। पोस्ट करने वाला, मैं दिशाहीन रोने वाला नहीं हूँ। एक साधारण सी पंक्ति और एक लाइव वीडियो ने इसकी महत्ता को स्पष्ट कर दिया। टीवी स्टेशन, रेडियो, लघु वीडियो, वेबसाइटें, यहाँ तक कि सड़क किनारे के रेस्तरां, लगभग एक ही समय में हर उपलब्ध सूचना माध्यम पर यह संदेश आ गया। अरे बाप रे, प्रति व्यक्ति 500,000। क्या ये सच है? बिल्कुल, मैंने अभी लाइव स्ट्रीम देखी। लगता है टीम गैलेक्टिक ने टीचर यान को घेर लिया है और वह घायल हो गए हैं और उनकी पत्नी बहुत गुस्से में है। क्या टीचर यान घायल हो गए? धिक्कार है। टीम गैलेक्टिक ने मेरे टीचर यान से पंगा लेने की हिम्मत कैसे की? मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। जोर से नारा लगाओ, मैं तैयार हूं और जाने के लिए तैयार हूं। यह इनाम के लिए नहीं है, बस टीचर यान का गुस्सा निकालने के लिए है। बिल्कुल, वेलस्टोन सिटी में जो भी अभी सांस ले सकता है यहाँ आ जाओ। पोकेमोन सेंटर के प्रवेश द्वार पर इकट्ठा हो जाओ। इटर्नल सिटी में इकट्ठा हो जाओ। सेलिब्रेशन सिटी में इकट्ठा हो जाओ। ब्लैकबोर्ड सिटी में इकट्ठा हो जाओ। होम सिटी में इकट्ठा हो जाओ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। टीचर यान स्नोपीक सिटी में है। मैं गार्डों की पूरी टुकड़ी का इंतजाम करूंगा। वह कोस्टल सिटी के गोल्डन सैंड्स क्लब में है। अभी अपनी पैंट ऊपर खींचो, मुझे एक शिकार दिलाओ वरना मेरा हिसाब भी नहीं होगा। मैं अलोला क्षेत्र से हूँ। क्या अभी भी समय पर वहां पहुंचना संभव है? होइंग क्षेत्र से भी यही सवाल है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हालिया होने ही वाली थी कि पूरा सिनोह क्षेत्र इस खबर से हिल गया। अन्य क्षेत्रों से सिनोह जाने वाली सभी उड़ानें तुरंत पूरी तरह बुक हो गईं और टिकट मिलना बेहद मुश्किल हो गया। कुछ लोग और इंतजार न कर पाने के कारण सैकड़ों उड़ने वाले पोकेमोन के दस्ते किराए पर लेकर रातों रात सिनोह की ओर रवाना हो गए। इसका कारण बस इतना था कि ये सब उस व्यक्ति पर अपना गुस्सा निकालने के लिए है जिसने उन्हें ज्ञान, आनंद, रणनीति और उपकरण दिए। पूरी दुनिया में देखें तो किसी और के पास इतना भयावह प्रभाव नहीं है। एक आह्वान पूरी दुनिया को हिला देता है। रिपोर्ट। अकारी के दफ्तर का दरवाजा जोर से खुला और संदेशवाहक अंदर घुस आया। उसके पास पहुंचने से पहले ही वह जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा घबराया हुआ था। क्या बात है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? अकारी के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। बॉस, लॉर्ड वोक्सिंग का मिशन नाकाम हो गया है और वह बुरी तरह घायल होकर लौटे हैं। अकारी के चेहरे पर हैरानी की एक झलक दिखी, लेकिन उन्होंने तुरंत खुद को संभाला। यानशियाओ कहाँ है? यानशियाओ भी बुरी तरह घायल हो गया है और फिलहाल स्नोपीक सिटी पोकेमोन सेंटर में ठीक हो रहा है। लेकिन क्या? लेकिन टीम गैलेक्टिक के लिए ऑनलाइन इनाम घोषित किया गया है और अब लाखों ट्रेनर सिनोह के हर कस्बे में हमारी तलाश में जमा हो गए हैं। कहा जा रहा है कि किसी भी सदस्य को 500,000 में चुराया जा सकता है। धमाका। उसके बोलने से पहले ही बाहर से एक धमाके की आवाज सुनाई दी। जेनशिन बाहर से अंदर भागा आया। बॉस, ये तो बहुत बुरा हुआ। जिस टीम मेंबर को हमने अभी पकड़ा था उसे यातना देकर कबूलनामा करवाया गया जिससे उसने अड्डे का पता और आपकी पहचान बता दी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चिली कुछ पल चुप रहा। शोध डेटा और मुख्य कर्मियों को लेकर मेरे साथ पीछे हट जाओ।
जी डॉट 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 चिरी जब घबराया हुआ था उसी दौरान इस इनाम अभियान की सूत्रधार शियाओकियान एक उड़ने वाले वाहन में स्नोपीक मंदिर की ओर उड़ रही थी। शियाओजी और उसके 2 साथी भी उसके साथ थे जो रास्ते में मिलने के बाद उसे लिफ्ट दे चुके थे। यहाँ तक कि यान शियाओ ने शियाओकियान को मिशन के बारे में नहीं बताया था, लेकिन उसने अपने उद्देश्य का संकेत जरूर दिया था। इसलिए शियाओकियान ने उसके बेहोश होने का इंतजार करते हुए सबसे पहले मंदिर पहुंचने की योजना बनाई। वह उसे चौंकाना चाहती थी, ठीक वैसे ही जैसे उसने पहले भी कई बार किया था। प्रीवियस अध्याय 377 बड़े दूध टैंक का बदला। नेक्स्ट सेटिंग्स टॉप बुक कैटलॉग ग्लॉसरी रिप्लेसमेंट बुकशेल्फ हिस्ट्री न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट डिस्कवर मोर एल्व्स फेरीज फैंटेसी बुक्स फिल्म अडेप्टेशन न्यूज़ ट्रांसलेशन अकेडमिक जीनियस रिसोर्सेज एजेंट थ्रिलर बुक्स प्लेइंग कार्ड्स नॉवल डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल V0.81 यानामी एनालोगो टोमाटोमटियल एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश अध्याय 378 रैगिंग गिग्स ब्रेकिंग न्यूज़ मशहूर व्यवसायी रेडसन असल में दुष्ट टीम गैलेक्टिक संगठन का सरगना है जिसने बार बार डायमंड और व्हाइट ऑर्ब्स पर हमले और चोरी की योजना बनाई है। ट्रेनर्स की सामूहिक कार्रवाई के बदौलत पुलिस ने टीम गैलेक्टिक के 331 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। समझा जाता है कि टीम गैलेक्टिक के 100 से भी कम सदस्य बचे हैं। अज्ञात कारणों से सिनोह भर में गैलेक्टिक की इमारतों में रात भर आग लगी रही। हालांकि प्रत्येक स्थान के निवासियों को पहले ही चेतावनी मिल गई थी, इसलिए कोई खास संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ और कोई हताहत नहीं हुआ। पोकेमोन सेंटर में शिंजी अपने फोन पर आधी रात की खबरें देख रहा था, तभी उसकी नजर अस्पताल के बिस्तर पर सो रही आंशियाओं पर पड़ी। वह बुदबुदाए बिना नहीं रह सका। तुम चैन से सो रहे हो जबकि तुम्हारी वजह से बाहर सब कुछ उलट पुलट हो गया है। डॉट 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 रिपोर्ट लॉर्ड जे शिंजी बैटल पिरामिड में है और उसके पीछे एक अज्ञात उड़ने वाला वाहन है। आकाश किले पर एक अधीनस्थ ने सूचना दी। जे की टुड्डी थोड़ी सी हिली। अपने आदमियों को पूरी ताकत से उनका मुकाबला करने के लिए भेजो। बाकी सब मेरे साथ मंदिर में आओ। जी साहब। हवाई किले से छोटे उड़ने वाले वाहन निकले और देखते ही देखते 100 से अधिक लोगों की एक सेना बन गई। स्केवर्ड बर्ड मैग्नेटॉन और मिररमैन भी एक एक करके निकले, टिड्डियों के झुंड की तरह फैल गए। एक सचमुच भयानक दृश्य। जे एक सैलामेंस पर सवार होकर अपने अधीनस्थों के साथ जमीन पर उतरा। यहाँ एक ठोस चट्टान की दीवार थी जिस पर मानव निर्मित गुफा में रहस्यमय प्रतीक खुदे हुए थे। चट्टान की दीवार में एक छोटा सुनहरा मंदिर बना हुआ था जिसके अंदर एक गहरा मार्ग सीधे जाता था। मंदिर के प्रवेश द्वार पर बड़े बड़े पत्थर जमीन पर बिखरे पड़े थे जिन पर जले हुए निशान साफ दिखाई दे रहे थे। ये मंदिर के संरक्षक कबीले द्वारा छोड़े गए सीलबंद पत्थर के द्वार के अवशेष थे जिसे जे ने अपने आदमियों को विस्फोट करके खोलने का आदेश दिया था। चलो चलें, जे चिल्लाया और गुफा में आगे आगे चलने लगा। डॉट 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 हमला करो। आसमान में उड़ रहे छोटे विमान से उप कप्तान ने आदेश दिया। सैकड़ों पोकेमोन के मुंह से हमलों की बौछार शुरू हो गई जिससे मजबूत बैटल पिरामिड भी धीमा पड़ गया और जोर से कांपने लगा। मास्टर कामिशिरो, वे अपनी भारी संख्या का इस्तेमाल करके हमें आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं। उनके सहायक ने चिल्लाकर कहा। तुम यहीं रुको और मोर्चा संभालो, मैं उन्हें संभाल लूंगा। कामिशिरो ने अपनी सीट बेल्ट खोलते हुए और बाहर निकलने की तैयारी करते हुए कहा। तभी पिरामिड के पीछे से एक विशाल क्रूज मिसाइल दागी गई और पोकेमोन शिकारियों के झुंड के बीच फट गई। बूम! दर्जनों पोकेमोन और विमान मार गिराए गए। कामिशिरो स्तब्ध रह गए। यह क्या था? उसी क्षण बैटल पिरामिड की संचार स्क्रीन पर अकाने, ऐश और अन्य लोगों की आवाजें सुनाई दी। श्री कामिशिरो, घुसपैठ करने की चिंता न करें, हम आपकी रक्षा करेंगे। ठीक है। कामिशिरो वापस बैठ गए और पिरामिड का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। विमान उनके ठीक पीछे पीछे चल रहे थे। 2 मशीनगनों से गोलियों की बौछार हो रही थी और मिसाइलें और लेजर तोपें ठंडी होते ही तुरंत फायरिंग करने लगी। दिशाओं का ज्ञान न होने के कारण शियाओकियान को दमनकारी फायरिंग का कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन उसे ठीक से पता था कि रोशनी कहाँ है और उसने वहीं क्लिक किया था। खासकर अब जब यान शियाओ अस्पताल के कमरे में थी तो वह दबी हुई गुस्से से भरी हुई थी और उसने जॉयस्टिक और कंट्रोलर को जोर से पटका। माथे पर पसीना लिए शाओगैंग ने कहा, मुझे लग रहा है कि मिस शाओकियान आज कुछ ज्यादा ही खतरनाक हैं। शाओगैंग के होंठ हल्के से फड़फड़ाए। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। शाओकियान की ऊर्जा का लाभ उठाते हुए शाओजी ने स्टारप्टर और ब्रिस्को के साथ साथ पिकाचू और पिपल को भी अनुभव हासिल करने के लिए भेजा। पलक झपकते ही कमजोर शिकारियों का समूह तितर बितर हो गया। बैटल पिरामिड ने एक ड्रिफ्ट का इस्तेमाल करके घेरा तोड़ दिया और शाओकियान को ले जा रहा उड़ने वाला वाहन जोर से नीचे गिरा। सभी लोग बाहर भागे और शिंजी ने हाथ उठाकर चिल्लाया, जल्दी अंदर चलते हैं। वह पहले ही मंदिर की पुजारिन से मिल चुका था। उनके मार्गदर्शन में समूह आसानी से मंदिर में घुस गया। हालांकि पास पहुंचने से पहले ही गुफा से एक धमाका हुआ। बूम! अरे नहीं, अगर रक्षक स्तंभों को जबरदस्ती नष्ट कर दिया गया तो तबाही मच जाएगी। मंदिर की पुजारिन ने चिंता से भरी आंखों से कहा। रक्षक स्तंभ? जियाओजी ने संदेह व्यक्त किया। ये 3 स्तंभ सोए हुए रेगिंगीग्स की रक्षा कर रहे हैं। किंवदंती है कि ज्वालामुखी विस्फोट के बाद रेगिंगीग्स ने रेगिरॉक, आइस और स्टील के साथ मिलकर प्राचीन जंगलों और विशाल बर्फ के मैदानों की रक्षा की, जिससे अंततः स्नोपीक सिटी का निर्माण हुआ। बाद में तीनों रेगिरॉक को प्राकृतिक ऊर्जा की रक्षा के लिए अन्य क्षेत्रों में भेज दिया गया और रेगिंगीग्स एक चमकदार गोले में परिवर्तित हो गया जो यहाँ कभी कभार ही सोता है। जाने से पहले रेगिरॉक ने रेगिंगीग्स की रक्षा के लिए 3 रक्षक स्तंभ छोड़ दिए। इसलिए अगर रक्षक स्तंभ नष्ट हो गए तो रेगिंगीग्स बेकाबू हो जाएगा। ये सुनकर शिंजी ने बिना किसी झिझक के 3 पोके बॉल फेंके। रेगिस, रेगिरॉक, रेजिस्टील, हमारे लिए रास्ता साफ करो। रेजिस, रेजिरॉक, रेजिस्टील। तीनों रेजिरॉक सबसे आगे आगे चल रहे थे। पोकेमोन शिकारियों को खदेड़ते हुए मंदिर में घुस गए। हॉल के बीचों बीच एक पारदर्शी नीला गोला एक गड्ढे में धंसा हुआ था। उसके चारों ओर बर्फ और चट्टान के खंभे नष्ट हो चुके थे, केवल आखिरी स्टील का खंभा ही खड़ा था। जे रुको, ऐश चिल्लाया। हम्फ! जे ने ठंडी सांस ली और हाथ हिलाया। सैलामेंडर ने ड्रैगन पल्स का इस्तेमाल किया और आखिरी स्टील के खंभे को भी नष्ट कर दिया। तीनों दिग्गज टाइटन्स के हमले बहुत देर से पहुंचे। जे के ड्रेपियन और एरियाडोस ने उन्हें रोक दिया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। ये परेशान करने वाले कीड़े। जे ने जमीन पर मन चमकते गोले को देखते हुए बुदबुदाया, यह अभी तक जागा क्यों नहीं? सैलामेंस, फ्लेमथ्रोवर का इस्तेमाल करो। बूम! तीव्र लपटों ने गोले को घेर लिया। जैसे ही यह हस्तक्षेप करने वाला था, अचानक हॉल में एक भयंकर शक्ति का वास हो उठा। रेगी, नीली रोशनी की एक चमक से पूरा अखाड़ा भर गया और विशालकाय रेगी गिगस मैदान के केंद्र में प्रकट हुआ। उसकी विशाल हथेली में ऊर्जा संघनित हुई और विनाशकारी प्रकाश की 2 किरणें निकलीं।
धमाका, पूरी गुफा जोर से कांप उठी और जमीन हिलने से बड़े बड़े पत्थर नीचे गिर पड़े। जे ने स्थिति को निराशाजनक देखकर चुपचाप पीछे हट गया। ये जगह शायद बहने वाली है, हमें यहाँ से निकलना होगा। शिंजी ने तीनों टाइटन्स को रास्ता साफ करने का आदेश दिया और समूह घबराकर प्रवेश द्वार की ओर भागा। जैसे ही जे अपने सैलामेंस पर सवार होकर गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, अचानक एक काली लहर उमड़ी और सैलामेंस ने ड्रैगनफ्लाई को उगलकर उसे नष्ट कर दिया। अगर तुम्हें भागना है तो पहले तुम्हें मुझसे पार पाना होगा। शियाओ कियान गुफा के बाहर खड़ी थी, उसकी कोमल आवाज में एक ठंडी सी चमक थी। उसके सामने जोरॉक, मिल्टेंग और उर्सारिन तैयार खड़े थे। उसने जे के भागने की आशंका का पहले ही अंदाजा लगा लिया था और प्रवेश द्वार को रोकने के लिए सबसे पहले पहुंच गई थी। तुम हो? जे ने आंखें सिकोड़ लीं। यान शियाओ के हाथों लगभग मरते मरते बची आयरन आइलैंड ने यान शियाओ के बारे में पूरी तरह से छानबीन की थी और स्वाभाविक रूप से शियाओ के यान को पहचान लिया था। बूम! उनके पीछे एक और धमाका हुआ और जे का चेहरा और भी गंभीर हो गया। एक बेकाबू रेगिंगीज का वह सीधे सामना नहीं कर सकती थी। सैलामेंडर, हाइपर बीम! जे ने एक जोरदार हमला किया और गुफा को तोड़ने की कोशिश की। डार्क ब्लास्ट, अर्थक्वेक, ब्लड मून! शियाओ कियान ने संक्षिप्त आदेश दिए और तीनों एलीट 4 लेवल पोकेमोन ने एक साथ हमला किया, जिससे जे को फिर से पीछे हटना पड़ा। टैप टैप टैप! ऐश और बाकी लोगों के कदमों की आहट सुनाई दी और जे का सब्र आखिरकार टूट गया। कोष्टक जारी रहेगा, कृपया मुझे कुछ मदद दे, धन्यवाद। प्रीवियस अध्याय 378 रेगिंगीज। नेक्स्ट सेटिंग्स, टॉप बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, फैंकी रैंडम नॉवेल्स, हिस्ट्री, एजेंट थ्रिलर बुक्स, वॉर और कॉन्फ्लिक्ट, अर्बन फिक्शन जॉनरा, फिल्म अडैप्टेशन न्यूज़, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल V0.81 यानामी एनालोगो टोमाटोमटियल एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश अध्याय 379 डेको की असली ताकत। तुमने यही चाहा था। जे ने अपना हाथ उठाया और अचानक पेट्रीफाई रे छोड़ दी। रे अविश्वसनीय रूप से तेज थी और लगभग पलक झपकते ही शियाओक्सी तक पहुंच गई। न्यो! मिल्टेंग ने तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए अपना खुर उठाकर शियाओक्सी के लिए हमले को रोक दिया। क्रैक क्रैक क्रैक! उसके हाथ से पेट्रिफिकेशन तेजी से फैल गया और कुछ ही सेकंड में मिल्टेंग पूरी तरह से पत्थर बन गया। मिल्टेंग! शियाओक्सी का दिल जोर से धड़कने लगा। लेकिन जे की दूसरी पेट्रीफाई रे फिर से चल चुकी थी। वूश! आग! जोरॉक ने अपने पंजे से रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने पेट्रीफाई रे की शक्ति को कमाका। उसके शैडो क्लॉ ने कुछ ऊर्जा सोख ली, लेकिन उसका पूरा दाहिना हाथ भी पत्थर बन गया। पिकाचू, थंडरबोल्ट! जे हमला जारी रखना चाहती थी, लेकिन पीछे से बिजली का एक तेज झटका आया, जिससे उसे कुछ देर के लिए पीछे हटना पड़ा। रेगिरोक, स्टोन एज, रेगिस, आइस बीम, रेजिस्टील, आयरन हेड! देवताओं के युग के 3 महान टाइटन्स ने जे पर एक जोरदार हमला किया। एरियाडोस, ड्रैपियन, प्रोटेक्ट का इस्तेमाल करो, सलामेंस! इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, अचानक उसके पीछे एक तेज गुलाबी रोशनी चमकी। शियाओक्सी की जेड रिंग सुनहरी रोशनी से जगमगा रही थी, उसके वस्त्र बिना हवा के लहरा रहे थे। जेड मूव, क्यूट स्टार फ्लाइंग क्रैश! काकी उरुसा धारते हुए एक उल्कापिंड में बदल गई और सलामेंस की ओर बढ़ गई। बूम! दो तरफा हमले में फंसकर जे एक भीषण विस्फोट की चपेट में आ गया, जिससे ऊपर की चट्टान की दीवार टूटकर गिर पड़ी। हालांकि इससे पहले कि कोई चैन की सांस ले पाता, अचानक एक भयानक साया प्रकट हुआ। एक बैंगनी काले रंग की प्रकाश ढाल उठकर सभी हमलों को सोख लेती है। सफेद बाल, काला लबादा और रहस्यमयी नीली आंखें, एक दैवीय आभा अचानक पूरे क्षेत्र में फैल गई। डॉन स्तब्ध रह गई। ये डाकराई है। ऐश ने अपनी मुट्ठियां भींच ली, उसने उसे पहचान लिया। ये वही डाकराई था जिसने टाइम टावर पर उन पर हमला किया था। लगता है अब तुम बिल्कुल बेकार हो, तुम यह आसान सा काम भी नहीं कर सकते। डाकराई साय से बाहर निकला और जे की ओर देखा। जे ने सिर झुकाकर समझाया, माफ कीजिए महोदय, प्रतिद्वंद्वी बहुत शक्तिशाली था। शक्तिशाली? तुम्हारा मतलब इन तीनों से है, या उस एक से जो बाद में बेकाबू हो गया? पत्थर में बदलने वाली किरण चलाते हुए भी इतना अक्षम, तुम मेरे किस काम के हो? डाकराई ने ठंडी चीख के साथ कहा। डाकराई ने अचानक एक ब्लैक होल बनाया और उससे काले गोलों की बौछार छोड़ी जो पूरे इलाके में फैल गई और तीनों महान टाइटन्स अकाने के जोरॉक और लूना को गहरी नींद में सुला दिया। फिर उसने एक हाथ से डार्क पल्स इकट्ठा किया और उसे सीधे पास आ रहे रेगिंगीज पर छोड़ दिया। बूम! बेकाबू रेगिंगीज तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। उसके सामने की आंख जैसी रोशनी थोड़ी मंद पड़ गई। 2 साधारण हमलों से स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में आ गई और डाकराई के प्रकट होने के 10 सेकंड से भी कम समय बीता था। वहां मौजूद हर कोई डर से कांप रहा था, हिलने से भी डर रहा था। लेकिन एक अपवाद है, पिकाचू, थंडरबोल्ट, पिकाचू! चुप रहो! डाकरों के बगल में एक तेज रोशनी चमकी और लेटियोस प्रकट हुआ। उसने अपनी एक सुपर पावर का इस्तेमाल करके पिकाचू के खास बिजली वाले हमले को रोक दिया और साथ ही अपनी बची हुई ऊर्जा से घायल रेगिंगीज को काबू में कर लिया। चलो चलें! डाकराई की ऊर्जा तीव्र हुई और उसने डाकराई और जे को जमीन से ऊपर उठा लिया। रेगिंगीज को नियंत्रित कर रही लेटियास उनके ठीक पीछे पीछे चल रही थी। जैसे ही वे गुफा से बाहर होने वाले थे, जे ने अचानक अकाने की ओर देखा, जो उसे घूर रही थी। तुमने बड़ों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी, धिक्कार है। इतना कहकर उसने बिना कुछ कहे अपना हाथ उठाया और चुपचाप एक पत्थर में बदलने वाली किरण इकट्ठा हो गई। डाकराई के चेहरे पर थोड़ा सा भाव बदला और उसने जे को रोकने के लिए हाथ उठाया, लेकिन कोई उससे तेज था। तुम ही हो जो मरने के लायक हो। लड़के की आकृति अचानक प्रकट हुई और उसने जे के चेहरे पर एक थप्पड़ मारा। इस थप्पड़ के कारण जे की पत्थर में बदलने वाली किरण अपने लक्ष्य से चूक गई। अकाने अपने सामने खड़े लंबे कद के व्यक्ति को खाली निगाहों से देखती रही। वह भी वही फटा हुआ युद्ध कवच पहने हुए था, लेकिन जब तक वह वहां था, सुरक्षा का वह आश्वस्त करने वाला एहसास उसे किसी भी परिस्थिति में सहारा देने के लिए काफी था। अच्छी रहो, यही धैर्य से इंतजार करो। यान शियाओ ने अपना सिर घुमाया और शियाओ कियान को देखकर मुस्कुराया। जब वह वापस मुड़ा तो उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी। अगर वह एक पल भी देर करता, आधा पल भी, तो शियाओ कियान की जान खतरे में पड़ जाती। यद्यपि उसके पास शुद्धिकरण कौशल था, लेकिन उसकी प्रेमिका का दुश्मन की तलवार से लगभग मरते मरते बचना उसके क्रोध को और भड़का रहा था। मेरे गृहनगर की एक कहावत है, तुमने अपनी मौत खुद चुन ली है। यान शियाओ ने जे को घूरते हुए लापरवाही से कहा। उसकी कमर पर बंधी पोकेबॉल खुल गई और उसके बगल में 15 पोकेमोन प्रकट हुए। उनकी शक्तिशाली आभा हवा में फैल गई। यहाँ की लड़ाई में शामिल होने के लिए यान शियाओ ने बाकी सब बातों की परवाह किए बिना पहले ही अपने पोकेमोन पर रेयर कैंडीज का इस्तेमाल कर लिया था। अब वे पूरी तरह से ठीक हो चुके थे, उनके स्तर और क्षमताएं पहले से भी कहीं ज्यादा थीं।
जे ने ठंडी आवाज में कहा। वह सामान्य रूप से चुप था। डाकराय आगे बढ़ा। यान शियाओ, कुत्ते को पीटते समय भी उसके मालिक का ख्याल रखना चाहिए। तुम शायद अभी मुझे छू भी नहीं सकते। हे, यान शियाओ के होठों पर मुस्कान आ गई। डाकराय, तुम कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वास में हो, है ना? उसका लहजा अचानक बदल गया। आज मैं उसे यहीं रोक कर रखूंगा, तुम क्या करोगे? वूश, उसके सिर के ऊपर से सुनहरी मानसिक ऊर्जा निकली और तुरंत बॉन्डलिन बन गया। एक व्यक्ति और 15 पोकेमोन इस समय आकाश को चीरती हुई एक तेज तलवार की तरह थे। उनकी जबरदस्त आभा ने डाकराई को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। डाकराई की आंखों में हैरानी की चमक थी। पिछली बार जब वे मिले थे तब यान शियाओ इतना शक्तिशाली नहीं था। यान शियाओ की बढ़ती ताकत ने उसे पहले ही एक बड़ा खतरा महसूस करा दिया था। जब ऐसा है तो चलो कोशिश करते हैं। डाकराई ने हाथ उठाकर 2 पोकेबॉल फेंकते हुए कहा। 2 पोकेमोन चुपचाप रोशनी से बाहर निकले। एक था सुनहरे पंखों वाला ज़ैप्डोस और दूसरा था स्टील के कवच में लिपटा और लावा से ढका हुआ हीट्रेन। ज़ैप्डोस लेवल 83 निम्न स्तरीय लेजेंडरी। विवरण: ज़ैप्डोस बिजली के नियमों का भरपूर लाभ उठाते हुए अपनी प्रजाति में असाधारण रूप से प्रतिभाशाली है। हीट्रेन लेवल 84 मध्यम श्रेणी का पौराणिक जीव। विवरण: माउंट फियर्स पर सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला हीट्रेन, जिसके शरीर में प्राचीन उच्च तापमान वाला लावा समाहित है। टीम की संरचना काफी जटिल है। यान शियाओ ने अपनी आंखें सिकुड़ी। दुर्भाग्यवश मुझे आज हर हाल में जीतना ही होगा। बस उसकी कलाई पर मास्टर का ब्रेसलेट चुपचाप चमक उठा। उसकी तीव्र रोशनी सीधे आकाश की ओर चली गई। यान शियाओ ने अपनी बाहें मोड़ी और शुरुआत से ही निर्णायक हमला किया। बीए फुल पावर इन पैरेलल बर्स्ट फिस्ट। बीए ने मुक्कों की बौछार कर दी। हर मुक्का तोप के गोले जैसा था जिसने तुरंत उस क्षेत्र को घेर लिया जहां डाकराई स्थित था। डार्क होल रे। डाकराई ने फिर से वही रणनीति अपनाई और सभी मुक्कों को सोखने के लिए एक डार्क होल बनाया। इसके पीछे ज़ैप्डोस का थंडरस्ट्राइक, हीट्रेन का लावा स्टॉर्म और लेटियोस का ड्रैगन पल्स एक साथ छोड़े गए। गरजते बादल, लावा और अथाह ड्रैगन शक्ति ने पल भर में यान शियाओ की दृष्टि को घेर लिया और फुल पावर इन पैरेलल बर्स्ट फिस्ट को पूरी तरह से कुचलकर नष्ट कर दिया। 3 द्वितीय श्रेणी के पौराणिक पोकेमोन का संयुक्त हमला सचमुच अकल्पनीय था। प्रीवियस अध्याय 379 डेको की असली ताकत। नेक्स्ट सेटिंग्स। टॉप बुक कैटलॉग ग्लॉसरी रिप्लेसमेंट बुकशेल्फ हिस्ट्री न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट डिस्कवर मोर फैंटेसी नॉवल सीरीज एल्व्स फेरीज फैंटेसी बुक्स आइसबर्ग मिस्ट्री नॉवेल्स नॉवल राइटिंग सॉफ्टवेयर नॉवल्टी बुक कवर्स डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल V0.81 यानामी एनालोगो टोमाटोमटियल एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश अध्याय 380 जब मैं अपनी प्रभावशाली आभा प्रकट करूंगा तो आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे? हवा से यान शियाओ के बाल लहरा रहे थे लेकिन उसके चेहरे पर एक जोशीली चमक दिखाई दी। इस दिव्य हमले का सामना करते हुए उसके मन में एक अजीब सी उत्सुकता थी। चैंपी ओलिविया, अब तुम्हारी बारी है। यालुनो चांसी। दोनों पोकेमोन एक साथ आगे बढ़े और दूसरों द्वारा सक्रिय की गई प्रकाश की दीवारों के साथ ही उनकी प्रोटेक्ट क्षमता भी सक्रिय हो गई। बूम, चकाचौंध कर देने वाली रोशनी से यान शियाओ की आंखें चौंधिया गईं। अगले ही पल बर्फ पर हरा रंग फैलने लगा। ओलिविया की ड्रॉप सीड क्षमता ने घास का मैदान बना दिया था। ये इसे भी झेल सकते हैं। पीछे से देख रहे शिरो आश्चर्यचकित रह गए। हालांकि उर्सारिन के हमले ने हमले के कुछ हिस्से को रोक दिया था, फिर भी यह अविश्वसनीय था। ये लड़ाई भगवान स्तर के विरोधियों के बीच थी और वह भी थोड़ा काम गया। शक्ति सोख लो, अंडा दो। यान शियाओ के शांत शब्द गूंज उठे। दोनों पोकेमोन ने अपने अपने रिकवरी मूव्स का इस्तेमाल किया और उनकी खोई हुई शक्ति वापस आ गई। ईवी ने विष का भी प्रयोग किया जिससे बाद में उसकी काफी सेहत वापस आ जाएगी। डाको, उसके 3 शक्तिशाली हमले भी उसकी रक्षा पंक्ति को प्रभावी ढंग से भेद नहीं पाए। मुझे समूह युद्धों से कभी डर नहीं लगता। यान शियाओ ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, फिर हाथ हिलाकर आदेश दिया, बनी स्लेकिंग जाओ। वूश, सुनहरी रोशनी से जगमगाती छड़ी फेंकी गई और स्लेकिंग ने उसे पकड़ लिया जिसने अपनी ऊर्जा एकत्रित कर ली थी। उसके पैरों के नीचे एक ट्रिक रूम खुल गया और हवा में उसका शरीर फूल गया। क्षितिज से लाल बादल तेजी से आ रहे थे। पलक झपकते ही उसने अपना डायनामाक्स पूरा कर लिया। डाको, यान शियाओ का दिल गर्व से भर गया। हिम्मत है तो यह मुक्का खाओ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। डाको ने पहाड़ जैसे विशालकाय बंदर की ओर देखा। उसका चेहरा गंभीर था। हा, स्लेकिंग मैक्स फेरी का इस्तेमाल करो। गर्जना, आसमान से 3 विशाल सुनहरे पंचकोण उतरे और पल भर में पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। तारों की रोशनी से कड़कती बिजली आसमान की ओर बढ़ी और पहाड़ की चोटी को पूरी तरह से संभल कर दिया, जिससे रात का आसमान दिन के उजाले की तरह जगमगा उठा। बूम, पहले से ही टूटा हुआ मंदिर पूरी तरह से नष्ट हो गया और ऐश और बाकी लोग शक्तिशाली धमाके से जमीन पर गिर पड़े। काफी देर बाद धूल छट गई और डाकराई और जे डाकराई की सुरक्षा में हवा में तैर रहे थे। साफ तौर पर हमले से पहले ही वे हट गए थे। लेकिन बाकी तीनों इतने भाग्यशाली नहीं थे। देखो, ट्रिक रूम में स्लेकिंग के पास पूरी पहल होती है। 130 की शक्ति वाली मैक्स फेरी स्लेकिंग के चेस्ट अटैक और ह्यूज पावर से और भी शक्तिशाली होकर 1040 की चौंका देने वाली शक्ति तक पहुंच जाती है। हीट्रेन ने फेरी टाइप्स के खिलाफ अपनी 4 गुना सुपर इफेक्टिवनेस के कारण हमले को झेल लिया, लेकिन उसकी ऊर्जा अनियमित थी जो स्पष्ट रूप से उसके घायल होने का संकेत दे रही थी। ज़ेडज़ार्ट ने रूस का उपयोग करके किसी तरह खुद को संभाला, लेकिन अब वह पहले जैसा शक्तिशाली प्राणी नहीं रहा था। जहां तक लेटियोस की बात है, जो फेरी टाइप्स के खिलाफ सुपर इफेक्टिव था, हालांकि उसका लेवल कम नहीं था, लेकिन उसका शरीर घावों से भरा हुआ था और उसका बायां हाथ बेजान लटका हुआ था, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता था कि उसे गंभीर चोट लगी थी। अपनी असली शक्ति दिखाओ। थंडर, लावा स्टॉर्म, मेटियोर शावर, डार्क पल्स। डाकराई ने एक और जोरदार हमला किया, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो यान शियाओ वहां नहीं था। अरे, वह अचानक मुड़ गया। यान शियाओ किसी को पता चले बिना ही रेगिंगीज के बगल में प्रकट हो गया था। उसके हाथों में 3 टोकन बर्फ, चट्टान और स्टील धीरे धीरे ऊपर उठे और रेगिस के शरीर में समा गए। मंदिर के भीतर प्रकाश के स्तंभ, बर्फीले नीले, चट्टानी भूरे और परिष्कृत स्टील अचानक हवा में उठे और नष्ट हुए तीनों रक्षक स्तंभों को नया रूप दे दिया। रेगिस की आंखों का लाल रंग फीका पड़ गया और वह फिर से खड़ा हो गया। रेगिंगीग्स, धन्यवाद यान शियाओ। तीनों टोकनों के माध्यम से रेगिंगीग्स ने यान शियाओ की उसके प्रति दयालुता को समझा। मैं पहले इन पोकेमोन से निपटूंगा, फिर तुमसे। डाकरॉड ने चारों भयानक हमलों को देखा और उसका भाव और भी घमंडी होता चला गया। क्या ऐसा है? यान शियाओ ने कंधे उचकाए। स्लेकिंग, तुम खुद कर लो।
वूश, विशालकाय वानर ने अपनी छाती पीटते हुए एक कदम आगे बढ़ाया और बाहें मोड़कर चारों द्वितीय श्रेणी के देवताओं के घातक प्रहार को रोकने का प्रयास किया। धमाका, एक जोरदार धमाका हुआ और डाकराई ने व्यंग्य करते हुए कहा, रथ को रोकने का व्यर्थ प्रयास। हालांकि उसकी मुस्कान तुरंत गायब हो गई, क्योंकि स्लेकिंग के सिर से एक शुद्ध सफेद पट्टी लटक रही थी। एक शक्तिशाली आभा। ठीक है, अब मेरी बारी है। मैक्स लाइटनिंग। चटक, ज़ैप्डोज़ द्वारा अभी अभी संघनित गरजते बादल का उपयोग अब स्लेकिंग कर रहा था और 10 लोगों को घेरने के लिए पर्याप्त मोटी बिजली का एक भयानक बोल्ट आकाश से नीचे गिरा और एक कान फाड़ देने वाली गर्जना के साथ फट गया। गड़गड़ाहट, पहाड़ की चोटी, जो पहले से ही समतल थी, अब एक विशाल गड्ढे में बदल गई थी। इस बार डाकराई भी नहीं बच पाया, चारों दिग्गज पोकेमोन बिजली से घिर गए। रैगिंगीग्स, हाइपर बीम का इस्तेमाल करो, बाकी सब पूरी ताकत से हमला करो। यानशियाओ ने लापरवाही से हाथ हिलाकर आदेश दिया। उसकी कलाई पर लगा जेड क्रिस्टल तेजी से घूमने लगा और अलग अलग रंगों की रोशनी की किरणें चमक उठीं। रैगिंगीग्स ने अपनी भुजाएं उठाईं और 2 शक्तिशाली हाइपर बीम छोड़े। धमाका, रंग बिरंगी रोशनी की किरणें केंद्र में टकराईं, जिससे धरती दहला देने वाला विस्फोट हुआ और जमीन में बना गड्ढा कई गुना चौड़ा हो गया। आवाज, एक छोटी सी डार्क पल्स निकली और सीधे यानशियाओ की छाती पर निशाना साधा। टक, सिल्कली ने आयरन हेड से हमला किया, लेकिन तुरंत ही उसे पीछे धकेल दिया गया, जिससे यानशियाओ का खतरा टल गया। हवा में ही नाइटमेयर ऑपरेशन तेजी से गुजरा और डाकरोप ने अपने 3 बुरी तरह घायल पोकेमोन को वापस बुला लिया। उसका रूप धीरे धीरे गायब हो गया। मैं तुम्हें इस बार छोड़ देता हूँ, लेकिन अगली बार तुम इतने भाग्यशाली नहीं रहोगे। ये कहकर डाकरोप जाने की तैयारी करने लगा, लेकिन अगले ही पल उसके बगल में खड़ी जे को एक हाथ ने गर्दन से पकड़ लिया। मैंने कहा था उसे आज यहीं रुकना ही होगा। यानशियाओ ने अपनी बात पूरी की, हर शब्द स्पष्ट रूप से बोलते हुए, और अचानक जोरोक की ताकत से जे को अंधेरे से बाहर खींच लिया। तुम। डाको की आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन इससे पहले कि वह कोई धमकी दे पाता, यानशियाओ की परछाई से जोरोक के पंजे बाहर निकल आए। वूश, पंजे नीचे की ओर वार करने के लिए गिरे, लेकिन पूरी तरह चुप गए। यानशियाओ, तुम ज्यादा देर तक इतना नहीं पाओगे, तुम्हारा बुरा सपना शुरू होने वाला है। हा हा हा। डाको की आवाज आकाश में गूंजी, धीरे धीरे दूर होती गई और अंत में पूरी तरह गायब हो गई। छी, बड़े ही सख्त बनने का नाटक कर रहे थे, लेकिन तुम दबाकर भाग गए। यानशियाओ ने घृणा से थूका। बाहरी तौर पर तो वह तिरस्कारपूर्ण लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही भाव झलक रहे थे। डाकरोप ने जिन 2 पोकेमोन के बारे में नहीं बताया था, वे कौन थे? उसे कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन अभी यानशियाओ की सबसे बड़ी इच्छा थी जे को, इस दुष्ट पोकेमोन शिकारी को, सजा देने की। धड़ाम, यानशियाओ ने जे को जमीन पर पटक दिया। यानशियाओ ने उसके हाथ पर लगे लॉन्चर पर पैर रखकर उसे कुचल दिया और जोर से मरोड़ दिया। जे चीखी, उसकी बेजान आंखों में डर झलक रहा था। जाओ रैगिंगीग्स, ऐश और शाइनिंग से माफी मांगो, फिर मेरी पत्नी के सामने घुटने टेक कर बैठो जब तक वह तुम्हें माफ न कर दे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जे थोड़ी देर रुकी, थोड़ी हैरान थी। तुम मुझे नहीं मारोगे? तुम्हें मारना मजेदार होगा क्या? यानशियाओ ने होंठ सिकोड़े। तुम्हें कानून के अनुसार सजा मिलेगी। पहले मुझे खुश करने के लिए कुछ बार मेरे सामने झुकना, फिर अंदर जाकर गोली खा लेना, समझी? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जे कुछ पल चुप रही, फिर जमीन पर घुटने टेक दिए, पूरी तरह निराश। उसके नजरिए से भयानक टिकाऊ भी यानशियाओ को नहीं हरा सका था, इसलिए उसके बचने का कोई चांस नहीं था। इतनी इज्जत के साथ जाना भी उसके लिए मंजूर था। डॉट 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 कृपया समर्थन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीवियस अध्याय 380। जब मैं अपनी प्रभावशाली आभा प्रकट करूंगा तो आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे? नेक्स्ट, सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमोटोम टीएल 0.81। यानामी अन्ना।